इस वीडियो में मैं आप लोगों को जावा प्रोग्रामिंग स्टार्टिंग से लेके एंड तक बताऊंगा, गारंटीड। इनफैक्ट इस वीडियो में मैं आप लोगों को वो सारी एग्जैक्ट टेक्निक्स बताऊंगा जिनकी मदद से मैं एक सफल, सक्सेसफुल और प्रॉफिटेबल जावा प्रोग्रामर बन पाया। बिना टाइम को वेस्ट करते हुए मैं यहाँ पर आप लोगों को गूगल क्रोम ब्राउजर में लेकर जाऊंगा और गूगल क्रोम ब्राउजर में ले जाकर आप लोग टाइप करें इंस्टॉल जावा जेडीके और हमको जेडीके इंस्टॉल करनी है। यहाँ पर मैं सेलेक्ट करूंगा पहला गूगल सर्च वाला लिंक जो oracle.com की तरफ से ये आ रहा है, इसको आप क्लिक करें और यहाँ पर आप जेडीके अपने प्लेटफॉर्म के लिए डाउनलोड कर दें। आप लोग विंडोज़ में हो सकते हैं, मैक में हो सकते हैं, फिर लिनक्स में हो सकते हैं, जहाँ भी है। मैं विंडोज़ में हूँ इसलिए मैं विंडोज़ के लिए जेडीके डाउनलोड कर रहा हूँ। अब नई टैब को खोलते हुए जितनी देर में ये जेडीके डाउनलोड हो रहा है मैं करूँगा क्या, एक आईडीई इंस्टॉल करूँगा जिसका नाम इंटेलीजे है। अब आप कहेंगे ये क्या मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ? जो भी मैं अभी जेडीके डाउनलोड करके बैठा हूँ वो सिर्फ जावा की डेवलपमेंट किट है। मुझे अपने कोड को राइट करने के लिए एक दूसरे सोर्स कोड एडिटर की ज़रूरत है, एक आईडीई की ज़रूरत है जिसमें मैं आराम से अपना जावा कोड टाइप करूँगा और वो आराम से मुझे सजेशंस देगा और मुझे एकदम एक अच्छा इन्वायरमेंट देगा जिसमें मैं बैठकर आराम से अपने कोड को अच्छे से एडिट कर सकूं और एफिशिएंटली एडिट कर सकूं। आगे बढ़ने से पहले चाहूँगा कि आप लोग इस वीडियो को लाइक करके नीचे अपना नाम और आप लोग कहाँ से हैं ये मुझे कमेंट करके बता दें। इससे होगा ये कि अगर मैं आने वाले टाइम में कोई भी रिसोर्स या चीट शीट जावा की लेकर आऊँगा तो आप लोग को डायरेक्टली मैं रिप्लाई करके कमेंट के आप तक वो पहुँचा दूंगा। तो यहाँ पर इंटेलीजे आइडिया का सर्च मारने के बाद मैं यहाँ पर इनकी वेबसाइट पे जाऊँगा और कम्युनिटी एडिशन यहाँ से डाउनलोड कर लूँगा। कम्युनिटी एडिशन ही डाउनलोड करें क्योंकि इनका एक पेड वर्जन भी होता है, लेकिन कम्युनिटी एडिशन जो है फ्री वाला वो मोर देन इनफ रहेगा अगर आप लोग एक जावा प्रोग्रामर हैं तो। जब मैंने जावा सीखना स्टार्ट किया था तो मेरे दिमाग में बहुत सारे बज़वर्ड्स घूमते रहते थे। कोई कुछ बोलता था, कोई कुछ बोलता था और मैं सोचता था कि कहाँ से स्टार्ट करूँ सीखना। लेकिन आज की तारीख में मैं एक सफल जावा और एंड्रॉयड डेवलपर बन गया हूँ और मैं काफ़ी टाइम से अब एंड्रॉयड ऐप्स बना रहा हूँ और जावा बहुत अच्छी तरह से सीख चुका हूँ। और आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए मैं इसीलिए लेकर आया हूँ ताकि आप लोग भी जावा को एक सरल तरीके में और एक आसान सिंपल तरीके में सीख सकें। एक गलती जो मैं करता था वो ये थी कि मैं बहुत ही अर्ली स्टेज में, जब मैं एक बिगिनर था, सब कुछ सीखने की कोशिश करता था कि जावा कैसे चलता है, क्या चीज़ कैसे काम करती है, अंदर जाके बाइट कोड कैसे रन करता है। मैं कहूँगा कि आप सबसे पहले अपना पहला जावा प्रोग्राम लिख लें और सबसे पहले समझ लें कि ये लैंग्वेज क्या है और किस तरह क्या चीज़ लिखी जाती है और उसके बाद हम लोग जो है इन सब चीज़ों को भी देखेंगे। तो यहाँ पर आप लोग ये जो दो चीज़ें हमने अभी डाउनलोड की हैं इसको सबसे पहले हम इंस्टॉल करेंगे और उसके बाद अपना पहला जावा प्रोग्राम लिखेंगे। सो गाइस, अगर मैं अब आप लोगों को अपना डाउनलोड फोल्डर दिखाऊं तो उसमें दो चीज़ें आप लोगों को दिख रही होंगी जो कि हमने अभी भी डाउनलोड करी हैं। एक तो इंटेलीजे आइडिया हम लोगों ने डाउनलोड करा है और एक हम लोगों ने डाउनलोड किया है जावा का ये जेडीके। तो इस जेडीके को खोल लेते हैं। डबल क्लिक करना विंडोज़ में अगर आप हो मेरी तरह, नहीं तो मैक वगैरह के लिए हो तो उसका इंस्टॉलेशन भी एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड रहता है। मैं यहाँ पर विंडोज़ के लिए इसको इंस्टॉल कर रहा हूँ और आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा कैसे इसको करना है। तो मैंने इसको सिर्फ डबल क्लिक करके खोला है और येस पे क्लिक कर दिया है। अब ये खुलेगा, जावा का इंस्टॉलर लेकर आएगा मेरे सामने और जावा का इंस्टॉलर जैसे ही सामने लाएगा हम लोग जावा को इंस्टॉल कर लेंगे। तो ये थोड़ा सा कभी कभी टाइम ले लेता है खुलने में, जैसे कि आप देख रहे हो। तो ये कह रहा है कि दिस सॉफ्टवेयर हैज़ ऑलरेडी बीन इंस्टॉल्ड ऑन ए कंप्यूटर, वुड यू लाइक टू री इंस्टॉल। क्योंकि मेरे पास जावा का एक पुराना वर्जन ऑलरेडी था तो मैं कहूँगा हाँ यार, मैं री इंस्टॉल करना चाहता हूँ। लेकिन अगर आप लोग पहली बार जावा इंस्टॉल कर रहे हैं तब आप लोग को ये मैसेज नहीं दिखेगा, आप लोग डायरेक्टली इस जेडीके को इंस्टॉल कर पाएंगे। अब अगेन वो मेरा पुराना वाला जो जावा है उसको रिमूव कर रहा है, सो मैं इसके लिए वेट करूंगा। तो ये अब कह रहा है कि कॉन्फ़िगर किया जा रहा है आपका जावा स्टैंडर्ड एडिशन। एसई का मतलब होता है स्टैंडर्ड एडिशन। तो मैं यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा और उसके बाद यहाँ पर ये डिफ़ॉल्ट लोकेशन इसकी है प्रोग्राम फाइल्स जावा और जेडीके। ये इसको आप याद रख लेना कि कहाँ पर ये इंस्टॉल कर रहा है। मैंने याद कर लिया कि ये प्रोग्राम फाइल्स जावा और जेडीके 12.0.2 में इंस्टॉल हो रहा है। तो मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा और ये थोड़ा सा टाइम लेता है इंस्टॉल होने में। इसका टाइम आपको इंस्टॉल करने के लिए देना पड़ेगा। सो गाइस, मैंने इसको फास्ट फॉरवर्ड कर दिया और जो मेरा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट है जावा की जेडीके वो इंस्टॉल कर लिए मैंने। क्लोज पे मैं क्लिक करूंगा और ये मेरा जो जावा है अब इंस्टॉल हो चुका है। सो गाइस, अब हम लोग करेंगे क्या कि जावा का कोड लिखने के लिए इंटेलीजे आईडीई को इंस्टॉल करेंगे। अब अगेन मुझे मालूम है कि आप लोग ये खुद इंस्टॉल कर सकते हैं, बट मुझे आप लोगों को करके दिखाना है। मुझे आप लोगों को ये दिखाना पड़ेगा कि इसको कैसे इंस्टॉल करना है। तो आप लोग को प्रॉम्प्ट मिलेगा विंडो में कि आप लोग क्या इसको इंस्टॉल करना चाहते हैं। आप उसको एक्सेप्ट करें, नेक्स्ट पे क्लिक करें, नेक्स्ट पे क्लिक करें और इसको नेक्स्ट करके बस इंस्टॉल कर लेना है और ये अपना काम जो है कर लेगा। मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा जल्दी से, थोड़ा सा टाइम ये लेता है बट मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड करके आप लोग को दिखाऊंगा।
सो ये जो IntelliJ IDEA है गाइस इंस्टॉल हो चुका है। अब मैंने थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया, थोड़ा सा टाइम लिया इसने इंस्टॉल होने में। मैं यहाँ पर क्लिक करके कि रन कर दो IntelliJ IDEA और फिनिश पे क्लिक कर दूंगा। उससे होगा ये कि जो IntelliJ IDEA है ये मेरे लिए खुल जाएगा। अब अगेन ये आपके कंप्यूटर पे डिपेंड करता है कितनी जल्दी खुल रहा है। कभी कभी टाइम लेता है पहली बार खुलने में, तो थोड़ा सा पेशेंस आपका यहाँ पर बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। तो डू नॉट इम्पोर्ट सेटिंग्स पे अगर आप पहली बार इसको यूज़ कर रहे हैं, इस पर क्लिक करके आप ओके पे क्लिक कर दें और ये जो IntelliJ IDEA है ये स्टार्ट हो जाएगा। अब अगेन आप कोई भी IDE इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप बिगिनर हैं तो आप ये IntelliJ IDEA इस्तेमाल करें, ये मेरी सजेशन रहेगी आप लोगों के लिए। स्किप रिमेनिंग एंड सेट डिफ़ॉल्ट्स पे क्लिक करते हुए हम आगे बढ़ेंगे और IntelliJ IDEA जो है प्रिपेयर हो रहा है हमारे लिए। जावा की एकदम बेहतरीन IDE है ये IntelliJ IDEA। मैं आप लोगों को दिखाऊंगा क्यों, और आप लोग इसको इस्तेमाल करोगे तो खुद ब खुद आप लोगों को पता चल जाएगा। तो ये खुल रहा है, थोड़ा सा टाइम लेता है, मैं इसका टाइम दे रहा हूँ खुलने का। और जैसे ये खुलेगा पहला काम जो हम करने वाले हैं वो ये है कि हम इसमें एक नया प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो ये क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट आपको दिख रहा है, इससे बिना डरे आप इस पर क्लिक करें, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे ये आप लोगों को कुछ इस तरह की एक विंडो दिखाएगा। अब देखो यहाँ पर प्रोजेक्ट SDK में 12 ऑटोमेटिकली आ गया। देखो 12.0.2 हमने डाउनलोड किया था। एक चीज़ यहाँ मेंशन करना चाहूँगा, अगर आने वाले टाइम में नए वर्जन आ जाते हैं जावा के तो आप लोग उसको डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें और एकदम 99% चीज़ें एकदम सेम रहती हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट सेम रहते हैं, इसलिए आप इस ट्यूटोरियल को फॉलो कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर करूँगा क्या कि यहाँ पर जावा पे मैंने क्लिक किया है, सब कुछ मैं ऐसे के ऐसे ही रखूँगा। मैं खामोशी के साथ नेक्स्ट पे क्लिक कर दूँगा और मैं बिल्कुल भी कोई चीज़ नहीं छेड़ूंगा। बस मैं यहाँ पर क्रिएट प्रोजेक्ट फ्रॉम टेम्पलेट करके कमांड लाइन ऐप पे अपने आप चेक हो जाएगा, नेक्स्ट पे क्लिक कर दूँगा। ये चीज़ आप लोग समझें और अपने प्रोजेक्ट को एक नाम दे दें। मैं अपने प्रोजेक्ट को नाम दे रहा हूँ कोड विद हैरी। आप भी इसको यही नाम दे सकते हैं, नहीं तो आप अपना नाम दे सकते हैं और कुछ भी आप दे सकते हैं नाम, उस पर उससे कोई फ़र्क नहीं है। अब यहाँ पर क्या होता है कि बेस पैकेज का नाम ये पूछ रहा है मुझसे, इसने मुझे प्रोजेक्ट का नेम इसने पूछा मुझसे, मैंने इसको प्रोजेक्ट का नेम दे दिया कि मुझे कोड विद हैरी रखना है। प्रोजेक्ट लोकेशन की जो फाइल्स आप बनाओगे वो कहाँ पर रखी जाएंगी वो मैंने इसको बता दी। अब यहाँ पर ये बेस पैकेज का नाम मुझसे पूछ रहा है, com.company लिखा हुआ है, लेकिन मैं कहूँगा कि आप यहाँ पर com.code with हैरी मैं लिखूँगा। अगर आपकी कोई वेबसाइट है आप उल्टा करके उसको लिख दें। अगर मान लो आप बना रहे हैं मान लो google.com के लिए तो com.google आप लिखें, या फिर आप लोग बना रहे हैं अगर code.com के लिए तो com.code लिखें। यानी कि रिवर्स डोमेन आप लोग इस तरह पैकेज का नाम दे सकते हैं। अब यहाँ पर ये चीज़ ज़्यादा मैटर अभी नहीं करेगी, इसलिए हम फिनिश पे क्लिक करेंगे क्योंकि हम अभी जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं जावा को सीखना। तो फिनिश पे मैंने क्लिक किया, ये सारी चीज़ें मेरे लिए सेटअप कर देगा और सेटअप करते ही ये लोडिंग कंपोनेंट्स मॉड्यूल्स और ये मेरे लिए विंडो को फायर कर देगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कभी कभी स्लो कंप्यूटर में टाइम ले लेता है, मैं फिर बता रहा हूँ और मैं ये बात रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि पेशेंस कभी कभी नहीं रहता है लोगों को और वो बंद कर देते हैं, उन्हें लगता है हैंग हो गया, जबकि हैंग नहीं हुआ होता है। मेरे कंप्यूटर में SSD है, थोड़ा फास्ट है कंप्यूटर, जल्दी हो रही हैं चीज़ें, आप लोग को स्लो दिख सकती हैं। क्लोज पे आप क्लिक कर दें, यहाँ पर टिप्स आप ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आप लोग को सारी टिप्स जो है देने वाला हूँ। तो आप अगर यहाँ पर देखें नीचे इंडेक्सिंग लिख कर आ रहा है, ये अपना कुछ काम कर रहा है, यहाँ पर आप इसको टाइम दें। और जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि मैं फाइल में जा सकता हूँ, यहाँ पर कुछ कोड आप लोग को दिख रहा है, अभी सिर्फ आप इतना देख रहे हैं। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अगर प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से विंडो खुल जाएगी। देखो मैं इसको यहाँ से कुछ इस तरह से इतना बना सकता हूँ, इस पर फिर से क्लिक करूँगा तो ये बंद हो जाएगा, खोलूँगा तो ये फिर खुल जाएगा। अब मैं यहाँ पर आप लोगों को ये फोल्डर स्ट्रक्चर तो बाद में दिखाऊंगा, लेकिन फाइल में ले जाना चाहता हूँ और सेटिंग्स में ले जाना चाहता हूँ और आप लोग को दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ से आप कौन कौन सी सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर अपीयरेंस एंड बिहेवियर की सेटिंग है, तो अपीयरेंस एंड बिहेवियर पे मैंने क्लिक किया तो अपीयरेंस एंड बिहेवियर की जो सेटिंग है वो मैं चेंज कर पाऊँगा। फिर एडिटर की सेटिंग्स चेंज कर पाऊँगा, वर्जन कंट्रोल, काफ़ी चीज़ें हैं इसमें। मैं आप लोगों से कहूँगा कि आप लोग इसको एक्सप्लोर करें। तो मैं यहाँ पर अभी करके रहा हूँ, आप लोग देख रहे हैं अपीयरेंस एंड बिहेवियर आ गया है, यहाँ पर की मैप है, एडिटर है। तो मैं करूँगा क्या कि ये जो एडिटर यहाँ पर लिखा हुआ है इस पर क्लिक करूँगा, इसको खोलूँगा, इस पर ट्रायंगल पे क्लिक करके और यहाँ पर जनरल में जाऊँगा और यहाँ पर आप एक ऑप्शन देख रहे हैं चेंज फॉन्ट साइज विद कंट्रोल प्लस माउस व्हील, इस पर मैं चेक कर दूंगा और इसको अप्लाई करके ओके कर दूंगा। आप बाकी सेटिंग्स भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, लेकिन हम बढ़ेंगे सीधे जावा की तरफ। अब हम जावा सीखेंगे और मैं अगर कंट्रोल दबा के
अपने माउस का स्क्रॉल अगर मैं, और ये फंक्शनैलिटी मेरे लिए बहुत काम की है, क्योंकि होगा क्या कि मैं आप लोगों को यहाँ पर जूम करके दिखा सकता हूँ कोड। आप लोग भी अगर बड़ा छोटा करना चाहें कोड अपना तो इससे कर सकते हैं। तो अब मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाऊंगा कि आप लोग इस पर अगर क्लिक करेंगे, यहाँ पर ये जो फोल्डर स्ट्रक्चर है आपका बेसिकली वो मैं दिखा रहा हूँ आपको। तो यहाँ पर एक डॉट आइडिया फाइल दिख रही है आपको, जो कि इंटेलिजेंट आइडिया ने बनाई है। आपको इससे कोई मतलब नहीं रहना चाहिए, इसको आप छोड़ दें। इसके बाद डॉट एसआरसी नाम से एसआरसी नाम से एक फोल्डर है जिसके अंदर आपका जो पैकेज है वो है। तो com.code-with-harry हमारा जावा का पैकेज है। अब पैकेज होता है कलेक्शन ऑफ क्लासेस हमने हमारी जो क्लास है उसके अंदर बहुत सारे मेथड्स होते हैं। अगेन ये सब चीज़ें मैं आप लोगों को अभी बताऊंगा। मैं कहूँगा कि आप लोग बिल्कुल भी इसकी टेंशन अभी ना लें। अब इस पैकेज को अगर मैं खोलूँगा तो इसमें सिर्फ एक क्लास है मेन। तो ये मेन डॉट जावा जो है ये हमारी मेन क्लास है, और सिर्फ एक ही क्लास हमने अभी तक बनाई है, ज़्यादा हमने नहीं बनाई है। तो हम यहाँ पर करेंगे क्या कि यहाँ पर अपना कोड लिखेंगे। और मैं अभी आप लोगों से बस इतना कहना चाहूँगा कि आप लोग सब कुछ भुलाकर सिंपली यहाँ पर लिखें सिस्टम, और जैसे आप लोग यहाँ पर कैपिटल सिस्टम लिखेंगे .out.println लिखें, और उसके बाद हेलो वर्ड लिख दें। तो मैं यहाँ पर हेलो और यहाँ पर वर्ड लिख दूंगा, सेव कर लूँगा इसको कंट्रोल-S करके। जावा में आप लोग को सेमीकोलन लगाना पड़ता है। देखो यहाँ पर ये क्या बता रहा है, ये कह रहा है कि सेमीकोलन एक्सपेक्टेड, मैंने लगा दिया सेमीकोलन। अब मैं करूँगा क्या, यहाँ पर ऊपर ये रन बटन दिख रहा है आपको, ऊपर ये जो दिख रहा है इस पर क्लिक कर दें आप, और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे ये बिल्ड करेगा, और उसके बाद ये आपका ये जो जावा का प्रोग्राम है इसको रन करके दिखा देगा नीचे। कभी कभी स्लो सिस्टम्स में ये स्टेप टाइम ले लेती है। मैं बार बार ये बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि लोग पेशेंस खो देते हैं। आप लोग को टाइम देना पड़ेगा, और उसके बाद जब आप 2-3 बार चला लेंगे प्रोग्राम तो पानी की तरह चलेगा एकदम, अनटिल अनलेस आपके पास कोई पुरानी 2000 या फिर 1990 की पीसी नहीं है, बिल्कुल सही चलेगा आपका कंप्यूटर। अब देखो यहाँ पर कह रहा है कि रनिंग आफ्टर टास्क, ये बता रहा है कि ये क्या कर रहा है। और आप लोग देखो यहाँ पर आपको हेलो वर्ड लिख कर आ गया। अब कंट्रोल स्क्रॉल करके मैं ये जो मेरी आउटपुट वाली विंडो है इसमें भी जूम इन जूम आउट कर सकता हूँ। हेलो वर्ड यहाँ पर लिख कर आ चुका है, और हम लोग यहाँ पर जब भी प्रोग्राम रन करेंगे तो यहाँ पर आउटपुट देखेंगे। तो ये मैं आप लोगों को बात जो है पहले से बता देना चाहता हूँ। तो आपने कॉन्ग्रेचुलेशंस पहला जावा का प्रोग्राम लिख दिया है, लेकिन दिस इज़ नॉट द एंड, दिस इज़ द बिगिनिंग। हमने अभी जस्ट स्टार्ट किया है, तो अभी काफ़ी चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं। बट यहाँ तक अगर आप लोग आ गए तो एक बड़ा अचीवमेंट, अपने आप को आप पीठ पे शाबाशी दे लीजिए। अब चलो आगे बढ़ते हैं और जावा को और एक्सप्लोर करते हैं। सो गाइस, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं बिट्स एंड पीसेस ऑफ जावा प्रोग्राम की, कि जो जावा प्रोग्राम है इसमें क्या चीज़ क्या है। अभी जो पैकेज है, ये पैकेज का नाम है। मैंने आप लोग को पैकेज के बारे में बताया कि इसमें क्लासेस होती हैं। आप एक पैकेज में बहुत सारी क्लासेस को ऑर्गेनाइज करते हैं। इसके बाद क्लास आप लोग देख रहे हैं, पब्लिक क्लास मेन, ये क्लास का नाम है। अब आप कहेंगे क्लास क्या होता है। क्लास एक ब्लूप्रिंट होता है। अभी के लिए आप कुछ ऐसा समझ लीजिए कि क्लास के अंदर हमारे पास बहुत सारे मेथड्स होते हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं अपने कोड को रन करने के लिए। अभी सिर्फ एक बहुत ही लेम लैंग्वेज में आप ऐसे समझ लीजिए, जो हमारी क्लास का नाम है वो हमारे प्रोग्राम का नाम भी होना चाहिए। जैसे आप देख रहे हो मेन यहाँ पर भी है, मेन यहाँ पर भी है। इसके बाद एक मेन मेथड होता है, और मेन मेथड क्या है, वो है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। इन शब्दों का मतलब बताता हूँ। और इसके बाद हमने यहाँ पर कहा है स्ट्रिंग आर्क्स। अभी इसको आप भूल जाइए, ये कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स के लिए। अभी हम स्ट्रिंग आर्क्स को भूल जाएंगे, ऐसे कैसे ही लिख देंगे। उसके बाद जो मेन कोड है हमारा वो हम यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं। तो ये जो टेम्पलेट हमने बनाई थी उसने हमें बताया है राइट योर कोड हेयर। वो कह रहा है कि यहाँ पर आप कोड लिखें system.out.println, जहाँ पर हमने लिख कर रन किया। और ये करता क्या है कि JDK को यूज़ करता है हमारा जावा डेवलपमेंट किट को इस्तेमाल करके, और जावा हमारा प्रोग्राम रन करता है। और उसके बाद इंटेलिजेंट आइडिया जिम्मेदारी लेता है हमारा कोड को रन करने की, बिल्ड करने की, कंपाइल करके सब कुछ सेट करके हमें यहाँ पर आउटपुट दिखाने की। ये गारंटी लेता है कौन, ये जिम्मेदारी कौन लेता है, इंटेलिजेंट आइडिया। इसीलिए हमने इसको इस्तेमाल किया। तो इंटेलिजेंट आइडिया कहता है कि देखो भाई, मुझे जावा नहीं पता क्या है, मेरे पास जावा नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ जावा में तुम्हारे इस कोड को रन करके तुम्हें आउटपुट दिखाने में। तो आप लोग कहते हैं ठीक है इंटेलिजेंट आइडिया, तुम इस काम में लग जाओ। और जावा तो अपना काम करता ही है, लेकिन क्या है कि जावा थोड़ा सा नटखट आदमी है। वो करता क्या है कि वो कमांड लाइन में आप लोग को करने को देता है, आप लोग कमांड लाइन में काफ़ी कुछ कर सकते हैं। लेकिन इंटेलिजेंट आइडिया कहता है कि देखो, मैं जाऊँगा जावा से अच्छे से कोड देकर रन करवा के लाकर आपको यहाँ पर प्रस्तुत करूँगा, और यहाँ पर जब प्रस्तुत करूँगा तब आप लोग आराम से यहाँ रन बटन दबाएंगे, बाकी काम तो मेरा होगा और आपको यहाँ आउटपुट मिलेगा। तो आप कहेंगे इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं हो सकती है कि तुम जाते हो जावा के पास और रन करवा के लाते हो प्रोग्राम यहाँ पर। तो
हम लोग यहाँ पर अब करेंगे क्या, देखेंगे। अब देखो मैंने यहाँ पर ये जो राइट योर कोड हेयर लिखा था, आपका एक सवाल होगा कि ये रन क्यों नहीं हुआ, राइट योर कोड हेयर रन क्यों नहीं हुआ। आपने हैरी भाई पब्लिक के बारे में, स्टैटिक वॉइड मेन के बारे में आपने कहा कि बताऊंगा, लेकिन आपने ये नहीं कहा कि राइट योर कोड हेयर के बारे में बताऊंगा। इसके बारे में भी बताऊंगा अभी। पब्लिक का मतलब होता है कि ये क्लास कोई भी एक्सेस कर सकता है, यानी कि ये पब्लिक है, ये एक्सेस मॉडिफायर्स होते हैं जिसके बारे में मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा। स्टैटिक का मतलब होता है कि ये जो मेथड है ये इस क्लास का अपना मेथड है, ये इंस्टेंसेस का मेथड नहीं है। अब क्लास होती है एक ब्लूप्रिंट जिनकी मदद से आप लोग बहुत सारे ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। जैसे कि आप कुछ ऐसा समझ लो कि एक टेम्पलेट होती है, आपने एक टेम्पलेट बना दिया और उस टेम्पलेट में लोग चीज़ें फिल करते हैं। जैसे मान लो आप जाते हैं किसी कंपनी में और वहाँ पर सारे एम्प्लॉयज़ का एक फॉर्म है, जो भी ज्वाइन करता है उसको भरना पड़ता है। तो उसमें नेम वगैरह सब कुछ लिखा हुआ है, एक टेम्पलेट है, नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, एज, जेंडर, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, तो इसको टेम्पलेट बोलते हैं। तो क्लास भी एक उसी तरह की टेम्पलेट होती है और उसमें आप लोग उससे ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं। तो जो बंदा एक फॉर्म भर रहा है वो उसका एक ऑब्जेक्ट हो गया। जैसे मान लो रमेश ने फॉर्म भरा, रमेश एक ऑब्जेक्ट हो गया उस क्लास का। फिर मान लो शुभम ने भरा फॉर्म, शुभम एक ऑब्जेक्ट हो गया उस क्लास का। फिर मान लो रेणुका ने भरा, रेणुका जो हुई वो एक ऑब्जेक्ट हो गई उस क्लास की। तो इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग ऑब्जेक्ट बना सकते हैं क्लास का। अब स्टैटिक का मतलब ये है कि ये किसी एक ऑब्जेक्ट का नहीं है, ये क्लास का मेथड है, ये मेथड है क्लास का। अब इसके बारे में आप ज़्यादा फोकस ना करें, बस इतना ही समझ लें। वॉइड का मतलब है कि ये फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं करता है। अब ये रिटर्न वैल्यू क्या होती है फंक्शन की, वो भी बताऊंगा। तो अभी मैंने आप लोगों को तीनों चीज़ों में यही बोल दिया कि वो भी बताऊंगा आगे, लेकिन कुछ बात ही ऐसी है, बस मैं थोड़ा इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ आपको। उसके बाद मेन का मतलब है, ये मेन मेथड है, आपके प्रोग्राम का फ्लो यहाँ से स्टार्ट होगा। अब इसके बाद ये ब्रैकेट जो है ये सिंटेक्स है जावा का, कि एक मेथड है, उसका नाम लिख दिया आपने, वो क्या लेता है, जो रिटर्न वैल्यू होती है वो क्या देता है। जो एक मेथड होता है वो कुछ लेकर कुछ देता है। जैसे मान लो आप दुकान पे जाते हैं, वो आपसे 10 का नोट लेकर आपको एक दूध का पैकेट देता है या फिर बिस्किट का पैकेट देता है। तो बिस्किट का पैकेट हो गई रिटर्न वैल्यू, और जो 10 का नोट उसने लिया वो हो गया आर्ग्यूमेंट्स। अब ज़रूरी नहीं है कि आर्ग्यूमेंट्स देना ही देना है फंक्शन को, कुछ कभी कभी फ्री में भी मिल जाती हैं। कभी लंगर वगैरह लगा हुआ है तो आप जाते हैं, देते कुछ नहीं है, खा के आ जाते हैं। मंदिर वगैरह में जाते हैं कभी आप, और वहाँ पर जो है खाना वाना बना है तो आप जाते हैं, खाना खा के आ जाते हैं। वहाँ पर आपको कुछ देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो उसकी जो कोई भी वो क्या है, पैरामीटर्स नहीं लेता, तो इन्हें पैरामीटर्स बोलते हैं। ठीक है, तो फंक्शन कुछ लेकर कुछ देता है, जो वो देता है वो क्या चीज़ है, वो यहाँ पर वॉइड है, यानी कि हम ये कुछ नहीं देता है। कहीं कहीं आप कभी कभी आप मंदिर में जाते हैं और बिना किसी इंटेंशन के कि मुझे कुछ मिलेगा, आप सिर्फ वहाँ पर चंदा देकर आ जाते हैं, तो आप वहाँ पर कुछ आर्ग्यूमेंट्स देते हैं और रिटर्न में कुछ नहीं लेते हैं। आप देते हैं, आप कहते हैं ठीक है मैं ये देता हूँ इस मंदिर की ग्रोथ के लिए, और उसके बाद आप वापस आ जाते हैं। तो इस तरह से एक फंक्शन की रिटर्न वैल्यू हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, वो कुछ पैरामीटर्स ले भी सकता है, नहीं भी ले सकता है। तो इस तरह से हम लोग जो है इसके बारे में भी और आगे बात करेंगे। अब इस लाइन की बात कर लेते हैं, राइट योर कोड हियर की। ये कमेंट है। कमेंट का मतलब क्या होता है, कमेंट का मतलब होता है कि अगर ये 2 डंडे लगा दिए ना मैंने, ये फॉरवर्ड स्लैशेस 2, तो इसके बाद इस लाइन में जो भी लिखा है इसको कोई मतलब ही नहीं है। मैं यहाँ पर हैरी लिख दूँ, या फिर मैं यहाँ पर शुभम लिख दूँ, या रोहन लिख दूँ, या फिर विक्रांत लिख दूँ, कुछ भी मैं लिख दूँ, यहाँ पर कुछ भी लिख दूँ, इसको कोई मतलब नहीं है। ये कहेगा कि जी मैं तो इस लाइन को इग्नोर करता हूँ क्योंकि डबल फॉरवर्ड स्लैश लगे हुए हैं। अब इसकी ज़रूरत क्या है, इसकी ज़रूरत है प्रोग्रामर को इंस्ट्रक्शंस देने की। जैसे मान लो आपने कुछ कोड लिखा है, यहाँ पर 10 साल के बाद कोई दूसरा बंदा इसको संभालने वाला है, तब आप यहाँ पर लिख दोगे कि जी ये जो लाइन है इसको मिटाना मत, ये काम करती है, तो अगला बंदा समझ जाएगा। तो ये सिंगल लाइन कमेंट। अगर मैं ये 2 डंडे हटा दूंगा, सेव करके रन करूँगा, तो ये कहेगा कि जी एरर मिलने वाला है आपको गारंटी के साथ। तो ये बिल्ड कर रहा है, बिल्ड फेल हो जाएगा और आपका बिल्ड नहीं हो पाएगा। अब देखो यहीं पर इसने मुझे एरर दे दिया, ये क्या कर दिया जी आपने, कह रहा है इंटेलिजेंट आइडिया, ये तो मैं जानता ही नहीं हूँ क्या है। अब क्या है कि बिल्डिंग कभी कभी थोड़ा टाइम ले लेती है और इसीलिए टाइम ले रहा है। तो मैं क्या करूँगा कि देखो यहाँ पर ये कह रहा है पार्सिंग जावा, और ये देखो ये एरर इसने मुझे दे दिया कि ये आपने क्या कर दिया हैरी भाई, ये एक सेमीकोलन चाहिए था मुझे। अपने हिसाब से आपको एरर दे रहा है, ये अपने हिसाब से आपको आपकी गलती बताने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो गलती ये थी कि हमने यहाँ पर जो कमेंट था उसको हमने जो डबल उसके फॉरवर्ड स्लैशेस थे उसके बिना लिख दिया था। तो ये था हमारा कमेंट। अब system.out.println एक फंक्शन होता है जो कि आपको जो भी आप प्रिंट करना चाहते हैं यहाँ पर वो करने में मदद करता है। तो मैं इसको रन करूँगा अगर, तो होगा क्या, सिंपली ये जो system.out.println के अंदर जो कुछ भी है वो रन हो जाएगा। अब अगर मैं ये डबल कोट्स ना लगाऊँ तब ये एक स्ट्रिंग नहीं रहेगी।
अब आप लोग स्ट्रिंग के बारे में अभी थोड़ी देर में समझोगे स्ट्रिंग क्या होती है, तो मैं उस पर अभी आऊँगा 1 मिनट में। लेकिन अभी आप बस इतना समझ लो कि कोई भी अगर आप ऐसे के ऐसे एज इट इज़ देखना चाहते हो चीज़ों को, तब आप लोग को यहाँ पर डबल कोट लगाना ही पड़ेगा। अब यहाँ पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं प्रोग्रामिंग के बारे में। हो सकता है कुछ लोगों की ये पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, तो प्रोग्रामिंग एक तरीका होता है कंप्यूटर से बात करने का। आपके कंप्यूटर में हार्डवेयर है, आपके कंप्यूटर में कंप्यूट पावर है, आपका प्रोसेसर बहुत तेज़ी के साथ वो काम कर सकता है जो आप नहीं कर सकते, जो इंसान नहीं कर सकता। तो उस काम को करने के लिए हम प्रोसेसर को, कंप्यूटर की कंप्यूट पावर को लेवरेज करते हैं और हम कोशिश करते हैं कि हम जो काम इंसान अच्छा करता है, जैसे कि थिंकिंग, लॉजिक बिल्डिंग, वो सब इंसान ज़्यादा अच्छा करता है, वो करके ये जो काम है ये कंप्यूटर को आउटसोर्स कर दें कि जी अगर मुझे 1 लाख बार 2 नंबर को जोड़ना है अलग अलग, तो तुम करो वो, तो ये कुछ सेकेंडों में कर देगा। तो इसीलिए मैं प्रोग्राम लिखता हूँ, मैं कहता हूँ ये करो, ये करो, ये करो, ये करो। लेकिन कंप्यूटर से बात करने के लिए हम हिंदी भाषा इस्तेमाल नहीं कर सकते, इंग्लिश तो कर ही नहीं सकते, और मतलब प्लेन इंग्लिश यूज़ नहीं कर सकते कि डू दिस डू दैट, क्योंकि जो हमारी ह्यूमन लैंग्वेज होती है, जो नेचुरल लैंग्वेज होती है, वो बहुत वेग होती है। उसमें क्या होता है कि आप किस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हो, कैसे बोल रहे हो। अगर आपने किसी से बोला इधर आ, तब वो थोड़ा गुस्सा हो सकता है, वो कहेगा क्या भाई आप इतनी गुस्से में कैसे बात कर रहे हैं। और अगर आपने किसी से ऐसे कह दिया हे इधर आ, तो क्या होगा कि वो समझेगा कि ओ मुझे कितने प्यार से बोला जा रहा है। तो जो ह्यूमन लैंग्वेज है वो कंप्यूटर को समझाना बहुत मुश्किल हो जाती है। तो होगा क्या कि system.out.println ये इस भाषा का समझ लो एक शब्द है, और ये जो भी हम लिख रहे हैं ये कंप्यूटर की भाषा है। इस भाषा का नाम है जावा, जो कि कंप्यूटर समझता है, और हम इसको लर्न कर रहे हैं ताकि हम कंप्यूटर से बात कर सकें, कंप्यूटर को बता सकें कि हम क्या चाहते हैं। और कंप्यूटर बहुत वफादार होता है, जो बोलते हैं उसको वो करके देता है। आपने बोला 2+1 तो वो 3 ही देगा। आप किसी इंसान से 2+1 बोलेंगे तो वो शायद आपको 4 बता दे, लेकिन कंप्यूटर कभी आपको 4 नहीं बताएगा। तो कंप्यूटर कभी झूठ नहीं बोलता है। इंसान बोल सकता है झूठ, इंसान गलती कर सकता है, कंप्यूटर कभी गलती नहीं कर सकता। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर कंप्यूटर को इस्तेमाल कर रहे हैं। अब बढ़ते हैं आगे जावा की तरफ, और हम करेंगे क्या, यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करेंगे समझना जावा में वेरिएबल्स क्या होते हैं। सो गाइस, आपके घर में कभी भी कोई सब्जी आती है, फिर दाल आती है, फिर मसाला आता है, तब उसको आप अपने किसी एक कंटेनर के अंदर डाल देते हो। और अगर आपको पानी स्टोर करना है तब आप बाल्टी के अंदर डाल देते हो। अब आप लोग बोलोगे कि जावा के इस ट्यूटोरियल में मैं ये सब बातें आपको क्यों बता रहा हूँ। देखो होता क्या है कि जावा में वेरिएबल्स होते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर मैं आप लोगों को एक कॉमेंट लिखूँ वेरिएबल्स, और यहाँ पर मैं लिखूंगा कि अब ये चीज़ इग्नोर हो जाएगी क्योंकि एक कमेंट है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर लिखूंगा क्या, मैं यहाँ पर आप लोगों को बताऊंगा कि जावा में किस तरह के डब्बे होते हैं। अब जैसे मान लो कि आप लोग को अगर वाटर स्टोर करना है तो आपको बकेट का इस्तेमाल करना है। अगर आप लोग को बकेट का इस्तेमाल करना है, अगर आप लोगों को यहाँ पर, अब मैं आप लोगों को मल्टी लाइन कॉमेंट बता देता हूँ क्या होता है। अगर आप कुछ इस तरह लिखोगे और उसके बाद आप कुछ इस तरह ऐसे लिखोगे, तब क्या होगा कि ये मल्टी लाइन कॉमेंट बन चुका है एक, ठीक है। और मल्टी लाइन कमेंट का क्या मतलब है कि ये मल्टीपल लाइंस को स्पैन करने वाला कमेंट है, यानी कि इसके और इसके बीचों बीच जो भी मैं लिखूंगा वो इग्नोर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर हम $/ लिखते थे तो वो लाइन इग्नोर हो जाती थी। यहाँ पर इन दोनों के बीचों बीच जो भी लिखा जाएगा वो इग्नोर होगा। तो यहाँ पर जैसे ही ये मैंने चालू करा तो ये इंतज़ार करेगा इसका, और जैसे ये ख़त्म होगा उसके बाद एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा। यानी कि जावा का प्रोग्राम जब कंपाइल होगा इसको मानेगा, इसको मानेगा, इसको मानेगा, इसको नहीं मानेगा क्योंकि एक कमेंट है, फिर इसको मानेगा, और इन दोनों के जो बीच में है उसको नहीं मानेगा क्योंकि एक कमेंट है। तो अगर आप लोगों को वाटर स्टोर करना है तो आप लोगों को बकेट की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप लोगों को मसाला स्टोर करना है तो आप लोगों को बॉक्स की ज़रूरत पड़ती है। लंच अगर आप लोगों को स्टोर करना है तब किसकी ज़रूरत पड़ती है, लंच बॉक्स, एक स्पेशल तरह के बॉक्स की ज़रूरत पड़ती है। उसी तरह होता क्या है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जस्ट लाइक आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है, उसी तरह इन जावा हमारे पास बहुत तरह के कंटेनर्स होते हैं। कंटेनर मतलब कि जो कि डेटा वैल्यू को स्टोर करते हैं। वेरिएबल्स क्या होते हैं, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, वेरिएबल्स आर कंटेनर्स विच स्टोर डेटा वैल्यूज़, यानी कि जो कि डेटा वैल्यूज़ को स्टोर करते हैं। और हमारे पास वेरिएबल तरह तरह के होते हैं। तो मैं यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स देता हूँ, स्ट्रिंग, इंट, फ्लोट, कैर और बूलियन, ठीक है, बूलियन। अब यहाँ पर स्ट्रिंग का मतलब होता है कि कोई भी टेक्स्ट, जैसे कि ये मैं लिख रहा हूँ, मैंने हेलो वर्ल्ड लिखा था, ये एक स्ट्रिंग थी।
और इंट का मतलब होता है कोई नंबर, जैसे कि 3, 4, 5। उसी तरह हमारे पास फ्लोट का मतलब क्या होता है, फ्लोट का मतलब होता है हमारे पास कोई भी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, जैसे कि 1.8, 3.2। फिर कैर का मतलब होता है एक कैरेक्टर। तो अगर आप लोगों को एक कैरेक्टर स्टोर करना है तब आप लोगों को सिंगल कोट के अंदर उस कैरेक्टर को डाल देना है और वो कैरेक्टर स्टोर हो जाएगा। बूलियन ट्रू या फॉल्स, बूलियन का मतलब या तो हाँ या ना, या तो आपको जावा आती है या नहीं आती है, बीच वाली चीज़ मानी नहीं जाती है। या तो आपको पाइथन आती है या नहीं आती है, तो आप नोस पाइथन करके एक बूलियन वेरिएबल बना सकते हो। अब ये सब चीज़ें हम करेंगे, आप लोग ध्यान से बस मेरी बात को सुनते रहो। तो चलो अब हम कर देखते हैं कि किस तरह इन वेरिएबल्स को बनाया जाता है जावा में। और मैं सबसे पहले आप लोगों को करूँगा क्या कि मैं यहाँ पर इसको बंद कर देता हूँ। सबसे पहले तो थोड़ा जूम आउट करता हूँ, यहाँ प्रोजेक्ट लिखा हुआ है ना, वन प्रोजेक्ट, इस पर क्लिक करोगे तो ये भी बंद हो जाएगा। फिर इससे होगा कि मुझे थोड़ी स्पेस मिल जाएगी, यहाँ पर पूरी स्क्रीन आप लोग को अच्छे से दिखे तो ज़्यादा अच्छा है। अब यहाँ पर मैं करूँगा क्या, यहाँ पर लिखा है मैंने वेरिएबल्स के बारे में। अब मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊँगा कि हाउ टू डिक्लेयर वेरिएबल्स, ठीक है, कि वेरिएबल्स को डिक्लेयर किस तरह करना है। तो सिंटैक्स है हमारा कुछ इस तरह से, डेटा टाइप आपको लिखना है, उसके बाद आप लोगों को वेरिएबल नेम लिखना है और उसके बाद आप लोगों को लिखना है इज इक्वल टू वैल्यू। अब ये जो है ये प्लेस होल्डर्स हैं। प्लेस होल्डर्स का क्या मतलब है कि इनकी जगह यहाँ पर हम कुछ लिखेंगे, हम इनको एज इट इज ऐसे लिखेंगे तो एरर मिलेगा ही मिलेगा। तो मैं अभी आप लोगों को करके दिखाऊंगा कि ये किस तरह जो है इस्तेमाल होगा। तो मैं अभी करता गया हूँ कि इसको कर देता हूँ Ctrl+S से सेव, और अब यहाँ पर मैं कमेंट से बाहर आ चुका हूँ, यानी कि अब जो भी मैं लिखूंगा वो वैलिड सिंटैक्स होना चाहिए। इसके और इसके बीचों बीच तो मैं कुछ भी यहाँ पर लिख सकता था क्योंकि ये कमेंट था, लेकिन यहाँ अब मुझे क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ मुझे अब वैलिड सिंटैक्स ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा, मैंने आपको पहला वेरिएबल कौन सा बताया था, स्ट्रिंग बताया था, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा स्ट्रिंग हैरी इज इक्वल टू हैरी। तो मैंने कुछ इस तरह से यहाँ पर लिख दिया। तो ये क्या करेगा, जब मैं लिखूंगा स्ट्रिंग हैरी इज इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर हैरी, डबल कोट्स के अंदर लिखा है, उसका मतलब है कि ये एक स्ट्रिंग है, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि मैं कह रहा हूँ जावा से कि जावा हैरी नाम का एक वेरिएबल बना दो और उस हैरी नाम के डब्बे में एक ये डाल दो हैरी, यानी कि एक स्ट्रिंग डाल दो हैरी। या फिर एक काम करते हैं, इसका नाम नेम भी हो सकता है, डब्बे का नाम नेम है, मैं कहूँगा नेम नामक डब्बे में हैरी डाल दो। तो जावा कहेगा ठीक है जी, मैं स्ट्रिंग वाला डब्बा लूँगा एक, जैसे कि यहाँ पर डब्बे हमारे पास थे, 3 तरह के बकेट था, लंच बॉक्स था और एक बॉक्स था। उसी तरह ये स्ट्रिंग वाला डब्बा लेकर उसमें नेम नामक उस डब्बे का नाम रख देगा नेम और उसमें हैरी डाल देगा। एज सिंपल एज दैट, एक स्ट्रिंग बन गई है जिसका नाम है नेम। अब जब भी मैं अपने प्रोग्राम में आगे नेम लिखूंगा ये समझ जाएगा कि मैं हैरी की बात कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पर इस लाइन को कॉपी करूँ और इस लाइन को यहाँ पर फिर पेस्ट कर दूँ और उसके बाद मैं यहाँ पर सेव करके यहाँ पर हेलो वर्ल्ड की जगह मैं यहाँ पर नेम लिख दूँ, तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ से रन होना स्टार्ट होगा। पहले हेलो वर्ड प्रिंट होगा, फिर नेम के अंदर हैरी आ जाएगा, फिर जहाँ नेम है वहाँ पर क्या हैरी प्रिंट करेगा। तो मैं इसको रन करके आप लोग को दिखाता हूँ। तो ये थोड़ा सा टाइम ले लेता है कभी कभी बिल्ड होने में। तो ये बिल्ड हो रहा है, पार्सिंग जावा लिख कर आ रहा है और ये देखो यहाँ पर ये मेरे लिए रन हो चुका है। देखो यहाँ पर हेलो वर्ड और हैरी यहाँ पर मुझे मिल गए हैं, हेलो वर्ड और हैरी। तो ये यहाँ पर मुझे मिल गया है नेम के अंदर हैरी, और जब मैं प्रिंट कर रहा हूँ नेम को तब मुझे हैरी यहाँ पर मिल गया है। जिस तरह हम लोगों ने यहाँ पर नेम नामक स्ट्रिंग बनाई, उसी तरह हम लोग यहाँ पर और तरह के वेरिएबल्स भी बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं इंट a इज इक्वल टू 45 लिखूँ, या फिर यहाँ पर मैं लिखूँ फ्लोट b इज इक्वल टू 45.2 या फिर 45.22। Ctrl+S से सेव कर दिया। तो a इज इक्वल टू 45 लिखा, तब तो कोई एरर नहीं दिया मुझे आइडिया ने। लेकिन ये अभी यहाँ पर रेड लिख कर क्यों आ रहा है जब मैं फ्लोट b इज इक्वल टू 45.22 करूँगा। मैंने आप लोगों को बताया स्ट्रिंग के अंदर होती है हमारी स्ट्रिंग्स, इंट के अंदर होता है एक इंटीजर नंबर, फ्लोट का मतलब होता है, फ्लोट के अंदर क्या होता है हमारा डेसिमल पॉइंट वाला नंबर, कैर के अंदर एक कैरेक्टर, बूलियन के अंदर ट्रू या फॉल्स। तो ये है तो एक हमारा डेसिमल वाला नंबर। दिक्कत क्या आ रही है, दिक्कत हमारे पास ये आ रही है कि जब भी हम इस तरह का कोई फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल बनाएंगे तो एक f हमें लिखना पड़ता है यहाँ पर कुछ इस तरह से बताने के लिए कि ये एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है।
कंट्रोल एस से सेव करूँगा। अब अगर मैं यहाँ पर system.out.println लिखूँ तो यार मैं तो एक आलसी आदमी हूँ, आपको मालूम ही होगा अगर आप इस चैनल से जुड़े हुए हैं तो system.out.println को लिखने का एक तरीका है साउट, SOUT साउट। तो आप अगर साउट लिख के टैब दबाएं तो आपको system.out.println मिलेगा। लेकिन ये फीचर आपका किसका है? ये IntelliJ का फीचर है, तो ये जावा का कोई फीचर नहीं है, ये IntelliJ IDE आपको सुविधा प्रदान कर रही है। ये कह रही है कि जी आप साउट लिख दो, मैं समझ जाऊंगा आप ये लिखना चाहते हैं और ये मैं आपके लिए लिख दूंगा। तो आप कहोगे थैंक यू IntelliJ, IntelliJ कहेगा कोई नहीं, मेरा तो काम ही है, तो मेरा फ़र्ज़ था, ठीक है। तो मैं यहाँ पर A लिखकर system.out.println के अंदर इसको रन करूँगा और जैसे ही मैं इसको रन करूँगा देखो यहाँ पर ये बिल्ड कर रहा है और बिल्ड करके इसने मुझे आउटपुट दे दिया है हेलो वर्ड, हैरी और 45, यानी कि ये 3 चीज़ें प्रिंट हो गई हैं। हेलो वर्ड यहाँ से प्रिंट हुआ और जो नेम मेरा हैरी था वो यहाँ से प्रिंट हुआ और system.out.println यहाँ पर मेरा प्रिंट हो गया है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं 45 मुझे देखने को मिल रहा है। उसी तरह यहाँ पर मैं बिना टाइम को वेस्ट किए आप लोग को दिखाऊंगा एक मैंने जो ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर बनाया है, एक फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल बनाया है, इसको प्रिंट करके और उसी तरह इज़ एडल्ट नाम का मैं वेरिएबल बना रहा हूँ और मैं इसको फॉल्स कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं इसको प्रिंट करूँगा इज़ एडल्ट, ठीक है। कंट्रोल एस से सेव करूँगा और इसको मैं जैसे ही रन करूँगा तो देखो यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर ये मुझे A, B और इस एडल्ट की वैल्यू को प्रिंट करके दे देगा। अभी यहाँ पर क्या हुआ कि ये बिल्ड कर रहा है और यहाँ पर आ गया है कोई एरर, और एरर क्या आया है कि मैंने ऐसे ही लिख दिया इज एडल्ट इज इक्वल टू फॉल्स। अरे जी आप बताएं तो सही, ये इंट है, फ्लोट है, क्या है? तो मैंने आप लोगों को बताया था इंट, फ्लोट, कैरेक्टर और बूलियन होते हैं, तो मुझे बूलियन लिखना पड़ेगा और यहाँ पर मैंने बू लिखा तो देखो इसने मुझे दे दिया बूलियन। अब मैं रन करूँगा इसको तो ये यहाँ पर एरर मेरा ठीक हो जाएगा। तो 2 तरह से आप लोग को एरर जो है आपको देखने को मिलेंगे, यहाँ पर आप लोग को अपनी गलती सही करने का मौका मिलेगा। एक तो IntelliJ आइडिया ही बता देगा आपको कि जी ये गलत है, तो आप देखोगे यहाँ पर तो आपको यहाँ पर जैसे मान लो मैंने यहाँ पर कुछ ये लिख दिया, मैंने ये लिख दिया कुछ, देखो यहाँ पर आ रहा है रेड लिख कर, ये कह रहे हैं जी DFD क्या है, तो कुछ होता ही नहीं है जावा के अंदर, तो आपने ये कैसे लिख दिया। अब अगर आप मान गए तो आप इसको मिटा देंगे रन करने से पहले, लेकिन अगर आप नहीं माने तो वो फिर जावा आपको एरर देगा। जावा कहेगा कि क्या ले आए भाई मेरे पास, मुझे नहीं मालूम इसको कैसे रन करना है। तो 2 तरह के एरर हैं, एक तो आपको यहीं पे मिल जाएगा। कभी कभी क्या होता है, ये एरर जो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर वो आप लोग को IntelliJ आइडिया में देखने को ही नहीं मिलेगा, और आप लोग जाएंगे जब जावा के अंदर आपका प्रोग्राम जाएगा कंपाइल होके और बाइट कोड में कन्वर्ट होगा, उसके बाद जब रन होगा तब क्या होगा, तब आपको एरर मिलेगा, तब जावा एरर देगा आपको, कहेगा जी यहाँ पर ये गड़बड़ हो चुकी है, सो सॉरी हम इस प्रोग्राम को रन नहीं कर सकते, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। एक वेरिएबल बना के अभी हमने प्रिंट किया है और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ एकदम क्लियर हो गई होगी। एक चीज़ और जो मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा आप लोगों को वो ये है कि मैं यहाँ पर अगर A के साथ साथ X, Y और Z भी यहाँ पर मैं इस तरह इनिशियलाइज कराना चाहूँ तब मैं करूँगा क्या, मैं यहाँ पर लिखूँगा A इज़ इक्वल टू 45, X इज़ इक्वल टू 56, Y इज़ इक्वल टू 67 और इसको सेव करके अगर मैं यहाँ पर A की जगह X को प्रिंट करूँ और इसको सेव करके रन करूँ तब आप लोग को यहाँ पर क्या होगा, X की वैल्यू दिखेगी। यानी कि मतलब ये हुआ कि एक ही लाइन में आप लोग मल्टीपल वेरिएबल्स भी डिक्लेयर कर सकते हैं। अब यहाँ पर जावा में हमने जैसे जिस तरह यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया, आपने देखा हमने A नाम का वेरिएबल बनाया, हमने नेम नाम का वेरिएबल बनाया जिसको कि हमने हैरी की वैल्यू दी। बाय द वे ये जो मैंने एक्सप्रिंट किया था वो यहाँ पर आ गया, अगर आप लोगों ने नहीं देखा हो तो 56। तो हमने नेम नाम का एक वेरिएबल बनाया। अगर मैं यहाँ पर कुछ ऐसे लिख दूँ, नेम इस नाम का वेरिएबल बनाने की कोशिश करूँ तो देखो यहीं पर एक एरर मिल रहा है आपको। आइडिया आप लोग को बोल रहा है कि जी ये क्या कर दिया, ये तो गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है। तो मैं क्या इनको अपने वेरिएबल के नाम में नहीं डाल सकता, और मुझे पता कैसे चलेगा कि किस नाम का वेरिएबल बन सकता है और किस नाम का नहीं। तो वेरिएबल के नाम या फिर आइडेंटिफायर के नाम को कंस्ट्रक्ट करने के लिए कुछ हमारे रूल्स होते हैं कि आप इन रूल्स को फॉलो करते हुए अपने वेरिएबल का नाम रखें। जैसे कि जब एक बच्चे का नामकरण होता है, एक बच्चे का नाम रखा जाता है, तब उसके कुछ रूल्स होते हैं। जैसे कि आप किसी बच्चे का नाम कैमरा नहीं रख सकते, टेबल चेयर नहीं रख सकते, आप किसी बच्चे का नाम $_ नहीं रख सकते। अगर ज़रा सोचें किसी का नाम $_ हुआ तो आपको कैसा लगेगा, उसको कैसे पुकारेंगे, और बड़े होके
उसको कितना बुरा लगेगा कि उसके माँ बाप ने उसका नाम $_% रख दिया। तो उसके क्या होते हैं कि रूल्स होते हैं हर तरह के, जैसे जावा में भी हमारे पास तो रूल्स होते हैं, जैसे कि इंसानों के नाम रखने के रूल्स होते हैं। तो चलते हैं देखते हैं कि वो कौन से रूल्स हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं। रूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग, मैं लिख देता हूँ, रूल फॉर कंस्ट्रक्टिंग नेम ऑफ वेरिएबल्स इन जावा, कि जावा के अंदर हम अगर नामकरण करना चाहते हैं किसी भी वेरिएबल का तो हमें कौन से नियमों को फॉलो करना है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि कैन स्टार्ट विथ, कैन कंटेन इनफैक्ट, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि कैन कंटेन डिजिट्स अंडरस्कोर्स, और उसी के साथ साथ $साइंस भी आप यूज़ कर सकते हैं, और उसी के साथ साथ लेटर्स तो कर ही सकते हैं। अब यहाँ पर इसका नाम स्टार्ट होना चाहिए एक लेटर से, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नेम्स कैन बिगिन विथ, तो मैं इनफैक्ट इसको इसी फॉर्मेट में लिखता हूँ लेटर, ठीक है। मैंने कुछ मिटा तो नहीं दिया, नहीं, तो मैं यहाँ पर इसको इसी फॉर्मेट में लिखूँगा। मैं एक मल्टी लाइन कमेंट लगा लेता हूँ यहाँ पर, मेरे लिए थोड़ा सा कन्वीनियंट रहेगा, और यहाँ पर मल्टी लाइन कमेंट बंद भी हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, मैंने लिखा कैन कंटेन डिजिट्स अंडरस्कोर $साइंस एंड लेटर्स, कि ये इन चारों में से कुछ भी कंटेन कर सकता है। बिगिन, मैं इनफैक्ट शुड ही लिखता हूँ, उसी फॉर्मेट में लिखता हूँ, शुड बिगिन विद द लेटर $, और अंडरस्कोर। अब यहाँ पर डॉलर, उप्स मैंने डॉलर की जगह $% लगा दिया, सॉरी अबाउट दैट, $, और अंडरस्कोर। अब $, और अंडरस्कोर से मैं स्टार्ट नहीं करूँगा किसी भी वेरिएबल के नाम को, और मैं आप लोग को उसका रीज़न जो है ये बताता हूँ कि सिंप्लीफिकेशन, हम लोग सिंपल नाम रखेंगे वेरिएबल्स का, कॉम्प्लिकेटेड नाम नहीं रखेंगे, ठीक है। लेकिन मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि आप रख सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं $, और अंडरस्कोर से, और वो एकदम जो है वैलिड रहेगा जावा में। अब जावा एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, sensitive language, which means that Harry and Harry are two different variables altogether, ठीक है। तो मैं इसको तोड़ देता हूँ, कुछ इस तरह तोड़ देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ कि नंबर भी डाल देता हूँ, ताकि नंबर डालूंगा तो आप लोग को ये कोड तो मिल ही जाना है, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में कोड तो मिल ही जाएगा आप लोगों को, ठीक है। और कुछ भी रहेगा रिसोर्स वगैरह, तो वो अगर आप लोगों ने नीचे कमेंट कर रखा है अपना नाम, और वो मैं आपको दे दूंगा रिप्लाई करके, चीट शीट वगैरह कुछ भी आएगी। बस मैं अभी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें, और उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर आप लोग जावा का जो कंप्लीट कोर्स आने वाला है उसको देखना चाहते हैं। यहाँ से मैं आगे बढ़ूँगा, और यहाँ से आगे बढ़ते हुए मैं करूँगा क्या कि आप लोग को एक और रूल के साथ, एक मिनट, हाँ, एक और रूल के बारे में बताऊँगा। मैंने यहाँ पर 3 के बाद 4 लिखा, और यहाँ पर मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जो हमारा वेरिएबल का नाम है वो, उसमें वाइट स्पेस नहीं हो सकते, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ शुड स्टार्ट, शुड नॉट कंटेन वाइट स्पेसेस, ठीक है, और वाइट स्पेसेस उसमें नहीं हो सकते, ठीक है। और उसी के साथ साथ मैं एक और बात जो है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यू कैन नॉट यूज कीवर्ड्स फ्रॉम जावा। अब ये नहीं कि आपने स्ट्रिंग नाम का ही बना दिया वेरिएबल, आपने सिस्टम नाम का बना दिया वेरिएबल, नहीं, वो आप नहीं कर सकते। तो यूनिक नाम चुने, अच्छे नाम चुने, जैसे मैंने चुना हैरी, सॉरी नेम नाम का चुना मैंने, उसको मैंने हैरी कर दिया, एक स्ट्रिंग बना दी, ABCD चुन लिया मैंने, और यहाँ पर जो है आप इस तरह से कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ देखें आप लोग कि यहाँ पर int a = 45 यहाँ पर लिखा हुआ है, वहाँ का जो a है ये देखो ग्रेड आउट हो गया है, और ये देखो XY जो है, X है जो वो यहाँ पर वाइट है, B वाइट है, A और Y आप लोग को दिखेंगे ग्रे कलर में लिखे हुए हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि A जो है वो अनयूज्ड है। तो यहाँ पर अगर आप लेके जाएंगे अपना माउस, तो ये कह रहा है वेरिएबल A इज़ नेवर यूज्ड। आपने वेरिएबल A को कभी यूज़ ही नहीं किया। तो उसी तरह यहाँ पर Y, आपने वेरिएबल Y को कभी यूज़ ही नहीं किया। तो ये आप लोग को वार्निंग दे रहा है कि अगर आपने यूज़ ही नहीं किया है तो जी बना क्यों रहे हैं आप।
तो उस तरह से आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको हटा सकते हैं देखकर आईडी आपकी मदद कर रहा है पूरी। तो ये थे हमारे वेरिएबल्स जावा में और रूल्स वेरिएबल को बनाने के। थोड़ा सा जूम आउट करूँगा यहाँ पर दिखाने के लिए कि क्या क्या हमने किया है यहाँ पर और क्या सब चीज़ें अच्छी दिखाई दे रही हैं कि नहीं। तो एक क्विक रिवीजन अभी तक हमने यहाँ पर देखा जावा में हम किस तरह क्लास बना सकते हैं, हमने देखा यहाँ पर एक मेन मेथड होता है, फिर उसके बाद हमने यहाँ पर देखा कि पैकेज के अंदर क्लासेस होती हैं, पैकेज क्लासेस का कलेक्शन होता है। लेकिन अगर आप एक बिगिनर प्रोग्रामर है, हमने ये बात की थी कि हम लोग सीधा सीधा यहाँ पर ये वाला जो वॉइड मेन वाला फंक्शन है इसके अंदर कोडिंग करना चालू करेंगे। हमने system.out.println लिखा, देखा कि एक लाइन को प्रिंट करता है जो भी इसको स्ट्रिंग दी जाती है। उसी के साथ साथ हमने यहाँ पर एक स्ट्रिंग बनाई, हमने डेटा टाइप्स के बारे में देखा, हमने कंटेनर्स का फंडा देखा, हमने देखा कि किस तरह हम स्ट्रिंग्स को बना के प्रिंट कर सकते हैं, फिर हमने देखा किस तरह हम लोग इंटीजर, फ्लोट और बूलियन को बना के प्रिंट कर सकते हैं। उसके बाद हमने कुछ रूल्स देखे वेरिएबल को बनाने के। अब यहाँ से आगे की कथा को चालू करते हैं। सो गाइस, अब हम लोग बात करेंगे प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स की। तो हम लोगों ने यहाँ पर कुछ तरह के डेटा टाइप्स देखे। हमने देखा कि हम लोग यहाँ पर इंट, फ्लोट, स्ट्रिंग और बूलियन इस्तेमाल कर सकते हैं जावा के अंदर प्रोग्रामिंग चालू करने के लिए। लेकिन ये कंप्लीट स्टोरी नहीं थी। हमारे पास यहाँ पर जावा में डेटा टाइप्स होते हैं दो तरह के। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 2 टाइप्स ऑफ जावा डेटा टाइप। नंबर 1 होता है हमारे पास क्या, प्रिमिटिव, और दूसरा क्या होता है हमारे पास, दूसरा होता है हमारे पास नॉन प्रिमिटिव या फिर रेफरेंस डेटा टाइप। तो यहाँ पर नॉन प्रिमिटिव और रेफरेंस डेटा टाइप, ठीक है। अब ये दोनों में डिफरेंस क्या है, मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ये चीज़ इसलिए नहीं बताई थी क्योंकि मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता आप लोगों को। मैं आप लोगों को कुछ वो डेटा टाइप देना चाहता था जिनकी वजह से आप लोग कम से कम प्रोग्रामिंग चालू कर सकें, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पर डिटेल में देखते हैं प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव को। तो प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या होते हैं। प्रिमिटिव डेटा टाइप जावा के अंदर वो तरह के डेटा टाइप होते हैं जिनका एक स्पेसिफाइड साइज होता है और आप उस साइज से ज़्यादा प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर डेटा को स्टोर नहीं कर सकते। अब यहाँ पर हम कुछ प्रिमिटिव डेटा टाइप्स की बात करते हैं। मैं यहाँ पर डैश लगा के लिख दूंगा बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, ठीक है। और बाइट होता है हमारे पास 1 बाइट का, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ब्रैकेट लगा के 1 बाइट। और शॉर्ट होता है हमारे पास 2 बाइट्स का, और 1 बाइट होता है एक कैरेक्टर के बराबर की स्पेस को 1 बाइट बोलते हैं। और यहाँ पर इसको 4 बाइट्स लिख देता हूँ। लॉन्ग होता है 8 बाइट का, फ्लोट होता है 4 बाइट का। तो यहाँ पर लिख देता हूँ 8 बाइट्स, फ्लोट होता है 4 बाइट्स, लेकिन डेसिमल वाला नंबर होता है। उसी के साथ साथ डबल होता है। मैं यहाँ पर नीचे आ जाता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ डबल होता है हमारे पास 8 बाइट्स का, और उसी के साथ साथ हमारा बूलियन होता है 1 बाइट का, 1 बिट का। 1 बिट का मतलब कि 0 या 1, 1 बाइट में 8 बिट होते हैं। अब अगेन मैं आप लोगों से ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ पर आप इसको रट लो या फिर आप कंफ्यूज हो जाओ, ये सिर्फ आपकी जानकारी के लिए है। ये कुछ ऐसी जानकारी है जो कि मुझे भी देखनी पड़ जाती है, ये मुझे भी लुकअप करनी पड़ जाती है, जो कि मैं इतने लंबे टाइम से जावा में प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ उसके बावजूद भी मुझे इसको लुकअप करना पड़ता है कि जी इंट कितना बाइट ले रहा है, लॉन्ग कितना ले रहा है, फ्लोट कितना ले रहा है, क्योंकि मैं मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के साथ काम करता हूँ। तो आप लोग इस बात को जो है ध्यान में रखते हुए इसको सिर्फ लाइटली लें, टेक इट ईजी। ये जो बाइट वाली जानकारी है उसको बस ये चीज़ आप ध्यान रखें, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं, ये थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पर प्रिमिटिव टाइप में हम कुछ बना लेते हैं थोड़ा सा, फिर नॉन प्रिमिटिव की तरफ आएंगे। तो अगर मैं यहाँ पर कुछ इस तरह से लिख दूँ, मैं यहाँ पर लिख दूँ बाइट, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ u इज़ इक्वल टू, और मैं 56 लिख लेता हूँ क्योंकि ये 1 बाइट का है, इसीलिए -128 से लेके 127 तक नंबर स्टोर करता है। तो मैं यहाँ पर 156 स्टोर नहीं कर सकता, तो मैं आप लोगों को ये करके दिखाता हूँ। तो मैं साउट लिख के टैब दबाऊंगा और उसके बाद u लिख के कंट्रोल-S करके इसको रन करूँगा, तो लास्ट वाली लाइन में मुझे देखने को मिलेगा मेरा u जो कि 56 है। और क्योंकि ये -128 से लेकर 127 के बीच में है,
इसीलिए ये मुझे सक्सेसफुली शो हो जाएगा। लेकिन अगर मैं 127 से ज़्यादा की वैल्यू को शो करने की कोशिश करूं, यानी कि मैं इसकी रेंज से बाहर निकलने की कोशिश करूं, इसकी सीमाओं से बाहर जाने की कोशिश करूं, तब क्या होगा? तब आप खुद ही देख लो जी क्या होगा। अभी पार्ट्स कर रहा है, जो हमारा नॉर्मल है हमारा ऑपरेशन, वो तो नहीं होगा। देखो यहाँ पर क्या हुआ, ही क्या कह रहा है कि जावा इनकॉम्पैटिबल टाइप्स प्रॉब्लम पॉसिबल लॉसी कन्वर्जन फ्रॉम इनटू बाइट। तो इसने यहाँ पर मुझे एरर थ्रो कर दिया। तो मैं यहाँ पर ऐसा काम ही नहीं करूँगा। मैं यहाँ पर -56 को तो स्टोर कर सकता हूँ, लेकिन 156 को स्टोर नहीं कर सकता। ठीक है, इसी तरह शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, इनके भी जो रेंजेस हैं वो आप लुकअप कर सकते हो इंटरनेट पे। बट अगेन अगर आप लोग को लंबा कोई नंबर स्टोर करना है तो आप लोग क्या यूज़ करें? लॉन्ग यूज़ करें। और उसी के साथ साथ अगर आप लोगों को एक नॉर्मल इंटीजर स्टोर करना है तो इंट यूज़ करें। फॉर एग्जैक्ट वैल्यूज़ आप लोग लुकअप करें इंटरनेट पर। और मैं अगर आने वाले टाइम में जावा की कोई चीट शीट लेकर आऊँगा तो उसमें आप लोग को नीचे मिल जाएगा, अगर आप लोगों ने कमेंट किया हुआ है। इसलिए मैं कहता हूँ कमेंट ज़रूर कर देना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं यहाँ पर लेकर आऊँ। तो इसी के साथ साथ यहाँ पर हमने देखा कि नंबर में हमारे पास जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं, हमारे नंबर वाले प्रिमिटिव डेटा टाइप्स वो दो तरह के होते हैं। एक तो इंटीजर वाले टाइप्स होते हैं। इंटीजर में कौन कौन से थे हमारे? इंटीजर में हमने देखा हमारे पास था बाइट, एक मिनट कहाँ गया, बाइट था, शॉर्ट था, इंट था, ठीक है, और लॉन्ग था। और फ्लोट और डबल हमारे फ्लोटिंग पॉइंट टाइप्स हैं, यानी कि इनमें डेसिमल होता है। ठीक है, तो ये थे हमारे दो तरह के नंबर्स वाले टाइप। ठीक है, स्ट्रिंग हमने ऑलरेडी देख लिया है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। चलो जी बढ़िया। अब मैं अगर डबल नंबर यहाँ पर बनाऊँ, तो मैंने एक डबल नहीं बनाया, तो डबल डी इज इक्वल टू 56 पॉइंट में कुछ ऐसे लिख दूँ, तब ये देखो यहाँ पर क्या हो रहा है। मैंने इसको अगर कुछ इस तरह किया और उसके बाद डी यहाँ पर लिख कर रन कर दिया, तब यहाँ पर क्या होगा? तो यहाँ पर आपने डबल नंबर बना लिया है। अब जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी हम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर लिखते हैं तो एफ लगा देते हैं, मैं कहूँगा कि आप लोग डबल जब बना रहे हैं तो डी लगा दें। यहाँ पर कंट्रोल एस से सेव करेंगे, तो यहाँ पर इसको मैं रन करूँगा, तो एज इट इज़ जैसे ही जो भी मैंने नंबर लिखा है वो बिल्ड होके मेरे पास प्रिंट हो जाएगा। अभी थोड़ा सा टाइम लेता है बिल्ड करने में, तो आप लोग को उसके साथ बियर करना पड़ेगा। ये जैसे ही हो जाता है, इसके बाद हम कैरेक्टर्स देखेंगे, तो ये प्रिंट हो गया जैसे कि आपने देखा। मैं यहाँ पर कैरेक्टर बनाने के लिए कैर लिखूँगा और लिखूँगा ग्रेड इज इक्वल टू ए, यानी कि मैंने सिंगल कोट में लिखा है इसको। और आप लोग जिस तरह देख रहे हैं, मैंने साउट लिखकर ग्रेड लिख दिया है यहाँ पर इसको प्रिंट करने के लिए। कंट्रोल एस से इसको सेव करूंगा और आप देखो यहाँ पर कैर ग्रेड इज इक्वल टू ए मैंने लिखा हुआ है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ग्रेड लिखा हुआ है। अगर मैंने यहाँ पर डबल कोट लगा दिया तो वो एक स्ट्रिंग लिटरल बन जाएगा और वो मानेगा कि एक स्ट्रिंग है एक कैरेक्टर की। मैं नहीं चाहता कि ये मेरे इस कैरेक्टर को एक कैरेक्टर की स्ट्रिंग माने, इसीलिए मैं इसको यहाँ पर रन करूँगा। और जैसे ही मैं इसको यहाँ पर रन करूँगा, आप लोग देखें कैर ग्रेड इज इक्वल टू ए, और ये जो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ग्रेड है वो मुझे यहाँ पर ए शो कर देगा। थोड़ा सा स्लो होता है क्योंकि ये जा रहा है जावा के पास, कंपाइल कर रहा है, बाइट कोड में कन्वर्ट कर रहा है और वापस आ रहा है, उसके बाद भी प्रेटी फास्ट है। मैं भी यहाँ पर क्योंकि आप लोगों को ट्यूटोरियल बता रहा हूँ, क्योंकि आपको हर स्टेप में रन कर के बता रहा हूँ, इसीलिए मुझे यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है बार बार रन करने में। लेकिन जनरली आप प्रोग्राम लिखेंगे अगर, तो आप एक कम से कम 50 लाइन तो लिखेंगे कोड की, उसके बाद आप कंपाइल करेंगे, तो उसमें आप लोग को बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम लोग आएंगे नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स पर, और नॉन प्रिमिटिव या फिर रेफरेंस डेटा टाइप, इनमें हम देखेंगे कि क्या डिफरेंस होता है। और जो रेफरेंस डेटा टाइप्स होते हैं हमारे, यानी कि नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स जो होते हैं वो हमारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप प्रिमिटिव डेटा टाइप से किस तरह अलग है। जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं वो ऑलरेडी डिफाइंड होते हैं, लेकिन नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स जो हैं वो ऑलरेडी डिफाइंड नहीं होते हैं। ठीक है, अब जो स्ट्रिंग होता है वो हमारा एक स्पेशल केस होता है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप का, और वो क्या होता है, वो ऑलरेडी बना हुआ होता है, वो प्रोग्रामर को बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट अगेन मैं कहूँगा आप लोग इसकी डिटेल में ना जाएं, और बस आप लोगों भी इस तरह समझ लें कि जो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होता है वो प्रोग्रामर बनाता है, और प्रिमिटिव डेटा टाइप ऑलरेडी आप लोग को मिलता है। जैसे कि बाइट मिला मुझे, डबल मिला, लेकिन अगर कोई एक ऐसी चीज़ मैं लिखना चाहूँ जिसके मेथड्स को मैं कॉल कर पाऊँ, फॉर एग्जांपल मैं आप लोग को यहाँ पर बताता हूँ। मान लो मैंने यहाँ पर एक स्ट्रिंग बनाई, मान लो मैंने हैरी नाम की स्ट्रिंग बनाई, और मैंने कुछ इस तरह से लिखा स्ट्रिंग h इज इक्वल टू हैरी, और मैंने यहाँ पर स्ट्रिंग का टी कैपिटल कर दिया है,
और उसके बाद मैं फिर एच डॉट करके इस पर मेथड्स रन कर सकता हूँ। देखो यहाँ पर आ गए मेथड्स कैर एट, कैर्स, कोड पॉइंट एट, कोड पॉइंट बिफोर। तो इस तरह के मेथड्स मैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप में रन कर सकता हूँ और ये मैं आप लोगों को आगे ले जाकर दिखाऊंगा। साइज जो होता है प्रिमिटिव डेटा टाइप का वो डेटा टाइप पे डिपेंड करेगा, लेकिन नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप का जो साइज़ है वो सबका सेम होता है, वो ऑब्जेक्ट के साइज़ के बराबर होता है। आप उसमें जितना भी डेटा डाल रहे हैं उसके हिसाब से आपका जो मेमोरी एलोकेशन है वो होता है। अब जावा के अंदर जो गार्बेज कलेक्शन है उसका एक मेथड होता है, यानी कि जावा के अंदर आप लोगों को मेमोरी फ्री वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी मेमोरी नहीं यूज़ हो रही है वो गार्बेज कलेक्टर ऑटोमेटिकली कलेक्ट करके हटा देता है, यानी कि आपकी मेमोरी मैनेजमेंट जो है ऑटोमेटिक होता है। अगेन मैं आप लोगों को एक्सपेक्ट नहीं करूँगा इस पॉइंट पर आप लोग इस डिटेल में जाएँ। हमारा यहाँ पर फोकस होगा कि हम लोग जावा लैंग्वेज को बिगिनर से लेकर एडवांस तक प्रैक्टिस कर करके अच्छी तरह से सीखें। ओके गाइज, अब यहाँ से हम लोग मूव करेंगे ऑपरेटर्स की तरफ और देखेंगे कि जावा के अंदर ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो मैं यहाँ पर करूँगा क्या कि इसको मिनिमाइज़ कर दूँगा। ये माइनस वाला जो दिख रहा है आपको बटन, इससे मिनिमाइज़ हो जाता है, यानी कि हाइड हो जाता है। और यहाँ पर हमने जितना भी लिखा है ये कोड आपको मिल जाना है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर करने क्या वाला हूँ कि नीचे हेडिंग डालूँगा। सबसे पहले मैं लिखूँगा यहाँ पर ऑपरेटर्स इन जावा, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा ब्यूटीफाई कर देता हूँ। मैंने सेव किया। अब मैं यहाँ पर 3 टर्म्स डिफाइन करूँगा, ऑपरेंड, ऑपरेटर और ऑपरेंड, ठीक है। अब आपको क्या ऑपरेंड 2 बार क्यों लिख दिया, बताता हूँ क्यों लिखा। देखो होता क्या है कि जब भी मैं इसको मल्टी लाइन कमेंट बना देता हूँ, जब भी आप कोई ऑपरेशन करते हो, ये प्रोग्रामिंग का नहीं है, मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट है एक्चुअली। जब भी आप कोई भी कुछ ऐसा करते हो, कोई भी कैलकुलेशन करते हो, ओके, तो 2 चीज़ों के बीच में ऑपरेशन होता है, वो दोनों ऑपरेंड कहलाते हैं। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पर लिखा 4 + 7 और यहाँ पर मैं थोड़ा टैब ले जाके आप लोगों को बताता हूँ क्या ऑपरेटर है क्या ऑपरेंड है। तो 4 और 7 ऑपरेंड हैं और मेरा यहाँ पर 7 4 होता है 11, तो वो मेरा हो जाएगा क्या, वो मेरा हो जाएगा रिजल्ट, ठीक है। तो इस तरह हम लोग जो है ऑपरेशनों करते हैं। तो अब मैं बताऊंगा आप लोगों को कि जावा में कितने तरह के ऑपरेटर्स होते हैं हमारे पास और उन ऑपरेटर्स से क्या क्या किया जा सकता है। तो प्राइमरीली जावा में हमारे पास मैं इसको इसके अंदर ही रखता हूँ। टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स इन जावा, अरिथमेटिक ऑपरेटर और उसी के साथ साथ हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर और उसी के साथ साथ हमारा लॉजिकल ऑपरेटर्स और हमारे पास होते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं हमारे जो कि कॉमन मैथमेटिकल अरिथमेटिक ऑपरेशंस करने में हमारी मदद करते हैं। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पर लिख दिया इंट a इज़ इक्वल टू, या फिर मैं एक काम करूँगा नंबर 1 नंबर 2 लिखूँगा, num1 इज़ इक्वल टू 45 और उसके बाद मैं यहाँ पर इसी लाइन में लिख दूंगा कॉमा लगा के num2 इज़ इक्वल टू 78 और मैं यहाँ पर साउट लिखूँगा। साउट का मतलब होता है system.out.println और उसके बाद मैं कुछ इस तरह से लिख दूंगा। मैं यहाँ पर लिख दूंगा क्या लिखूँ मैं मैं यहाँ पर कुछ ऐसे लिख देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया दी वैल्यू ऑफ num1 प्लस num2 इज़, कंट्रोल D दबाकर लाइन रेप्लिकेट हो जाती है। मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ आप लोगों को साथ के साथ। और मैं यहाँ पर लिख दूंगा num1 प्लस num2 और इसको सेव करके जैसे ही रन करूँगा तब आप लोग देखना यहाँ पर क्या होगा, 45 और 78 की ऐड होके वैल्यू मुझे यहाँ पर मिलने वाली है। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया था पहले कि ये कंपाइल करता है आपके पूरे प्रोग्राम को, थोड़ा सा टाइम ले लेता है। तो देखो यहाँ पर द वैल्यू ऑफ num1 प्लस num2 इज़ 123 आ गया, लेकिन इसने यहाँ पर ये जो वैल्यू मुझे दी है ना ये नई लाइन में दी है। तो अगर मैं उसी लाइन में चाहता हूँ तो मैं प्रिंट का इस्तेमाल करूँगा। println के अलावा एक प्रिंट नामक फंक्शन भी होता है जावा के अंदर, system.out.print। तो मैं system.out.print को रन करते हुए वेट कर रहा हूँ अभी इसका कि जैसे ये रन होगा तो मुझे वैल्यू देखने को मिलेगी। थोड़ा सा टाइम ले लेता है, मेरे लिए भी ले रहा है, आपके लिए भी लेगा। देखो यहाँ पर द वैल्यू ऑफ num1 प्लस num2 इज़ 123 आ चुका है। उसी के साथ साथ जिस तरह मैंने ये करा है मैं यहाँ पर कंट्रोल D जैसे ही करूँगा तब होगा क्या कि मैं नई लाइन में इसको रेप्लिकेट कर दूंगा। तो मैं माइनस अगर कर दूँ यहाँ पर तो मुझे माइनस मिल जाएगा। उसी के साथ साथ मैं यहाँ पर आप लोगों को टाइम्स और डिवाइड करके भी दिखाऊँगा।
तो मैंने यहाँ पर माइनस करा, उसके बाद मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लिकेशन दोनों जगह कर दूंगा, फिर डिवीजन कर दूंगा दोनों जगह। ये कर दिया मैंने जी, डिवाइड लो। और उसके बाद मैं यहाँ पर एक मॉड्यूलो ऑपरेटर का इस्तेमाल करूँगा, और मॉड्यूलो ऑपरेटर भी बताऊँगा आप लोगों को क्या होता है। फिर उसी के साथ साथ हमारे पास इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे कि मान लो मैं num1 प्लस प्लस करूँ और मैं यहाँ पर num1 माइनस माइनस करूँ, या फिर मैं क्या करूँ, मैं प्लस प्लस num1 करूँ। मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा, बिल्कुल टेंशन मत लेना, मेरी जिम्मेदारी है एक्सप्लेन करना इसको कंट्रोल एस कर दिया। चलो जी, इसका आउटपुट देख लेते हैं, फिर बात करेंगे अब इसके बारे में। देखो क्या होगा, यहाँ पर तो प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ टाइम्स हो जाएगा, यहाँ डिवाइड हो जाएगा, यहाँ मॉड्यूलो हो जाएगा। मॉड्यूलो का मतलब क्या होता है, रिमाइंडर। अब यहाँ पर मॉड्यूलो वाला जो ऑपरेशन है वो आपको क्या देगा, अब यहाँ पर मैंने ना एक प्रिंट एलन लगा देना चाहिए था यहाँ पर। उससे होगा क्या कि अगर मैं प्रिंट एलन लगाता तो मुझे नई लाइन मिल जाती। तो अगर मैं यहाँ पर प्रिंट एलन लगा दूँ और यहाँ पर भी मैं प्रिंट एलन लगा दूँ एलन, और यहाँ पर प्रिंट एलन। देखो मैं एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, जैसे ही मैंने प्रिंट एलन लिखा तो देखो ये प्रिंट एलन जो है ये इंट के लिए भी लिखा गया है, कैर के लिए भी लिखा गया है, लॉन्ग के लिए भी लिखा गया है, और ये सब के लिए लिखा गया है यहाँ पर। तो आप देखो कि यहाँ पर इंट के लिए एक अलग प्रिंट एलन लिखा गया है जावा के अंदर, और कैर के लिए एक अलग प्रिंट एलन लिखा गया है। तो इसे कहते हैं मेथड ओवरलोडिंग, यानी कि आपने अलग अलग मेथड लिख दिए अलग अलग डेटा टाइप्स के लिए, ठीक है। तो प्रिंट एलन इसको रन करते हैं, और इसको रन करेंगे तो क्या आउटपुट आएगा, इसको रन करेंगे जैसे ही हम, तो यहाँ से मैं इनफैक्ट क्या कर रहा हूँ कि ये जो मैंने लिखा हुआ है ऊपर इसको मैं इग्नोर कर रहा हूँ, और उसके बाद मैं यहाँ से अपने आउटपुट को मान रहा हूँ वैल्यू ऑफ num1 प्लस num2 से। तो वैल्यू ऑफ num1 प्लस num2 ये आ गया, num1 माइनस num2 कर दिया इसने। उसी के साथ साथ इसने सारी वैल्यूज़ दे दी, लेकिन यहाँ पर थोड़ा मैसअप कर दिया मैंने चीज़ों को। मुझे यहाँ भी प्रिंट एलन लिखना चाहिए था, तो मैं एक काम करता हूँ, ये एलन को कॉपी करके यहाँ भी पेस्ट कर देता हूँ ताकि नई नई लाइन में सारी चीज़ें मुझे दिखाई पड़े। प्रिंट एलन लिखने से क्या होता है कि एक लाइन प्रिंट हो जाती है बाद में, दैट्स इट, दैट्स अबाउट इट। द वैल्यू ऑफ num1 प्लस num2 इज़ लिखा मैंने, एक ही लाइन में ये आ गया, लेकिन इसके बाद एक न्यू लाइन प्रिंट हो गई। तो वेट करते हैं, यहाँ पे नंबर्स को देखेंगे फिर। तो जो हमारा परसेंटेज था, जो हमारा num1% num2 था, मैं देख रहा हूँ यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ गई है, num1% num2 इज़, और यहाँ पर num1 डिवाइडेड बाई num2 तो 0 आ गया, num1% num2 इसने मुझे यहाँ पर ब्लैंक दिया है। तो यहाँ पर system.out.print लिखना चाहिए मुझे, जैसे कि मैंने और जगह लिखा है, और मैं इसको वापस से अब कंपाइल करूँगा, और ये जो 45 है ये ऊपर आ जाएगा फिर, क्योंकि num1% num2 जो है वो 45 हमारा हो जाएगा। तो मैं आप लोग को अभी दिखाता हूँ। तो ये देखो यहाँ पर ये 45 हो गया है। तो अब हम बात करेंगे आगे की चीज़ों की। प्लस माइनस समझ में आ गया होगा आप लोगों को, मल्टीप्लाई भी एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है। डिवाइड के बारे में बताता हूँ, 0 क्यों आ रहा है। देखो जब भी हम दो इंटीजर्स को डिवाइड करते हैं, ये 45 डिवाइड बाई 78 किया, तो उसका रिजल्ट भी इंटीजर ही आना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को डिवाइड करूँगा इंटीजर से, जैसे कि मान लो मैंने num1 को कर दिया फ्लोट, तो मैं यहाँ पर इसको इंट कर देता हूँ, num2 को इसको फ्लोट कर देता हूँ, और आप लोग देखना किस तरह जो है मेरे रिजल्ट्स जो हैं चेंज हो जाएंगे। तो ये होगा क्या, करेगा क्या, मैंने एक्चुअली सेमीकोलन नहीं लगाया था, तो इनफैक्ट मैं बिल्ड को कैंसिल करके वापस से रन करूँगा। और यहाँ पर होगा क्या कि जब एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर और इंटीजर नंबर हमारा मल्टीप्लाई होगा, तब रिजल्ट आएगा एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, और अगर ये दोनों डिवाइड होंगे तब भी रिजल्ट आएगा एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। तब देखो यहाँ पर 0.57 आ गया, ये भी पॉइंट में आया, सब कुछ रिजल्ट फ्लोटिंग पॉइंट में आ रहा है। लेकिन अगर दो इंटीजर के बीच में कैलकुलेशन करवाऊंगा, जो कि मैं पहले करवा रहा था, तब क्या होगा, तब वही होगा, वो राउंड कर देगा इंटीजर में। यानी कि अगर आपने 45 डिवाइडेड बाई 78 किया तो 0 ही मिलना है आपको। तो आशा करता हूँ समझ में आप लोगों को आ गया होगा। इसको वापस से कंपाइल कर देता हूँ, दोनों को इंटीजर बना के, और मॉड्यूलो के बारे में बात कर लेते हैं। देखो जब भी दो नंबर डिवाइड होते हैं, जो भी रिमाइंडर मिलने वाला है उसको वो दिखा देता है मॉड्यूलो ऑपरेटर हमारा। तो यहाँ पर रिमाइंडर क्योंकि 45 मिलने वाला है, अगर मैं डिवाइड करूँ 45 और 78 को, 78 0 से जाएगा, 45 रिमाइंडर आएगा, इसीलिए यहाँ पर ये 45 दिखा रहा है। अब चलो थोड़ी सी बात कर लेते हैं यहाँ पर num1 प्लस प्लस की, यानी कि ये जो मैंने आप लोगों को अभी बताया वो क्या है, वो है एक इंक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करता है, अब मैंने num1 प्लस प्लस करा तो ये क्या करेगा, पहले num1 को प्रिंट कर देगा। क्या था num1 मेरा 45 था, तो 45 को इसने प्रिंट कर दिया।
उसके बाद ये num1 में एक वैल्यू बढ़ा देगा, मतलब num1 की वैल्यू क्या हो गई, 46 हो गई है अभी, ठीक है। प्लस प्लस num1 क्या करेगा, पहले num1 को बढ़ाएगा, उसके बाद प्रिंट कर देगा, क्योंकि इस लाइन में ऑलरेडी 46 हो चुकी है वैल्यू, यहाँ तक पहुँचेगा तो 47 हो जाएगी, कुछ ऐसे समझ लो, यहाँ तक पहुँचेगा तो 47 हो जाएगी, फिर ये प्रिंट होगा, यहाँ तक पहुँचेगा तो 47 हो जाएगी और फिर 47 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब 47 तो प्रिंट हो गया है, तो ये 47 वापस प्रिंट हो जाएगा यहाँ पर, और उसके बाद वैल्यू क्या हो जाएगी, वैल्यू 46 हो जाएगी, फिर माइनस माइनस होगा 46 में तो 45 हो जाएगी और 45 प्रिंट हो जाएगा, जैसे कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि ये एक्सपेरिमेंट्स आप खुद करके देखें। num1 प्लस प्लस क्या करेगा, पहले प्रिंट करेगा फिर इंक्रीमेंट करेगा, प्लस प्लस num1 पहले इंक्रीमेंट करेगा फिर प्रिंट करेगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये क्लियर हो गया होगा। तो ये थे हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर की बात करते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर हमारे इक्वल टू तो हमने देख ही लिया है, हम यूज़ कर रहे हैं, ये एक असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। तो अगर मैंने num1 इक्वल्स टू 45 लिखा हुआ है और num1 में 45 वैल्यू आ जाती है, तो वो हम असाइनमेंट ऑपरेटर की मदद से कर पा रहे हैं, ठीक है। एक और मैं आप लोगों को बताता हूँ असाइनमेंट ऑपरेटर का एक और एग्जाम्पल। अगर मैं यहाँ पर num1 प्लस इक्वल टू 34 लिख दूँ, तब इसका मतलब है कि num1 में असाइन कर दो उसकी वैल्यू का 34 एक्स्ट्रा, यानी कि num1 में 34 जुड़ जाएगा। अगर मैं यहाँ पर 3 कर दूँ, num1 में 3 जुड़ जाएगा। तो यहाँ तक आते आते num1 क्या हो जाएगा, यहाँ तक आते आते num1 मेरा हो जाएगा 48, 45 प्लस 3 48, और उसके बाद आप लोग यहाँ पर देखेंगे 48 को प्रिंट होता हुआ। यहाँ पर अभी मेरा बिल्ड हो रहा है, ये थोड़ा टाइम लेगा, यहाँ पर आप 48 को प्रिंट होता हुआ देखेंगे। तो थोड़ा वेट करते हैं इसका, थोड़ा सा जैसे ही वेट करेंगे 48 आएगा, देखो 48। तो प्लस इक्वल्स टू ऑपरेटर हमारा क्या करता है, जो भी नंबर है उसमें 3 और जोड़ देगा। अगर यहाँ 3 लिखा है तो 10 लिखा है तो 10 और जोड़ देगा। उसी तरह बिल्कुल सही गैस किया आपने। अगर माइनस इक्वल टू 8 लगा दिया मैंने, तब क्या होगा, मान लो num2 में लगा दिया मैंने माइनस इक्वल टू 8, इसका मतलब है कि num2 की जो भी वैल्यू है उसमें से 8 घटा दिया जाए और num2 को वो बना दिया जाए, num2 70 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मान लो मैंने यहाँ पर num2 प्रिंट करा, num1 की जगह num2 करता प्रिंट अगर मैं, तब आप लोग देखो यहाँ पर क्या होगा। फिर जैसे ही मैं इसको बिल्ड करके रन करूँगा, यहाँ पर आप लोग देखोगे कि num2 की वैल्यू 70 मिलेगी, क्योंकि num2 को मैंने चेंज कर दिया है, एज सिंपल एज दैट। तो आप लोग देखो यहाँ पर num2 को मैंने चेंज कर दिया, 70 मिल गई मुझे। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को ये चीज़ तो क्लियर हो गई होगी। तो हम लोगों ने देखे यहाँ पर अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, हम लोगों ने देखे यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर्स। अब मैं आप लोगों को एक क्विक क्विज देना चाहता हूँ, जिसका रिप्लाई आपको मुझे नीचे डिस्क्रिप्शन में देना है। और क्विक क्विज क्या है, एक्सप्लोर दीज ऑपरेटर्स। और मैं ऑपरेटर्स बता रहा हूँ कौन से एक्सप्लोर करने हैं आपको। एक तो आप लोगों को एक्सप्लोर करना है मल्टीप्लाई इज इक्वल टू, एक डिवाइड इज इक्वल टू, एक आप लोगों को परसेंट इज इक्वल टू ऑपरेटर को मुझे बताना है क्या करता है। उसके बाद आप लोगों को मुझे बताना है कि इतना ही बताना मुझे, इतना काफ़ी है। अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे और चलेंगे कंपैरिजन ऑपरेटर्स की तरफ। तो कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या होते हैं, जो कि दो वैल्यूज़ को कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो कंपैरिजन ऑपरेटर्स लिख देता हूँ यहाँ पर। तो मैं सिंपली करूँगा कि यहाँ पर कुछ इस तरह से लिखूँगा, और जिसके अंदर मैं लिखूँगा यहाँ पर क्या, कंपैरिजन ऑपरेटर्स। पहला कंपैरिजन ऑपरेटर इक्वल टू, और दूसरा कंपैरिजन ऑपरेटर जो बताऊँगा वो नॉट इक्वल टू, और तीसरा मैं यहाँ पर आप लोगों को बताऊँगा लेस देन। फिर उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊँगा एक ग्रेटर देन के बारे में, और उसके बाद हम लोग लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू देखेंगे। तो लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है। तो इन छयों के बारे में मैं आप लोगों को अभी बता देता हूँ, फिर जब हम इफ एल्स स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे तब मैं आप लोगों को और डिटेल में बताऊँगा। तो इक्वल टू क्या करता है, कंपेयर्स टू वैल्यूज़, ठीक है। कि अगर चेक्स फॉर इक्वालिटी लिखता हूँ, अगर वो दोनों वैल्यूज़ इक्वल है तो ट्रू रिटर्न करेगा, वरना फॉल्स रिटर्न करेगा। चेक्स फॉर, तो मैं इसको सही से लिख देता हूँ, चेक्स इफ टू वैल्यूज़ आर नॉट इक्वल,
ठीक है। और लेस देन में क्या होगा, लेस देन में कि अगर वो लेस देन है कि नहीं, ग्रेटर देन में कि ग्रेटर देन है कि नहीं, और लेस देन इक्वल टू में लेस देन या इक्वल टू है कि नहीं, और ग्रेटर देन इक्वल टू में ग्रेटर देन इक्वल टू है कि नहीं। तो मैं इसको यहाँ पर लिख कर टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, ये यहाँ पर एकदम जो है सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, और मैं चाहूँगा कि आप लोग जो है इसको ऐसे ही देख कर समझ लें। अब हम यहाँ पर चलेंगे अगली तरह के ऑपरेटर्स में। हमने ऑपरेटर्स कहाँ पर लिखे थे, अरिथमेटिक देखे हमने, असाइनमेंट देखे, कंपैरिजन देखे, लॉजिकल ऑपरेटर देख लेते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर 3 तरह के आप लोगों को बताता हूँ, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। और लॉजिकल ऑपरेटर्स में पहला लॉजिकल ऑपरेटर जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ वो है मेरे पास डबल एम्परसेंट, ठीक है, और इसे कहते हैं लॉजिकल एंड ऑपरेटर। इसके बाद दूसरा है मेरे पास लॉजिकल और ऑपरेटर। फिर इसके बाद मेरे पास एक तीसरा है लॉजिकल नॉट। अब ये करते क्या, इनके बारे में देख लेते हैं। ये रिटर्न्स ट्रू ओनली इफ बोथ कंडीशंस आर ट्रू। मान लो मैंने लिख दिया ए इज ग्रेटर देन बी एंड, यानी कि डबल एंड ए इज इक्वल टू बी। तो अगर लेस देन बी और इक्वल टू बी दोनों ये तो ट्रू नहीं हो सकते, लेकिन मैं कुछ इस तरह लिख सकता हूँ कि इफ ए इज ग्रेटर देन 3 एंड ए इज ग्रेटर देन 7 तभी ट्रू होगा, ठीक है। तो इस तरह से ए इज ग्रेटर देन 7 और ए इज ग्रेटर देन 3 ये दोनों अगर ट्रू हो जाएंगे तब ये ट्रू रिटर्न करेगा। तो मैं आप लोगों को एफ में ले जाकर और अच्छे एग्जाम्पल्स दूंगा। मैंने एक बहुत ही घटिया सा एग्जाम्पल दिया अभी। उसी तरह यहाँ पर रिटर्न्स ट्रू ओनली इफ एनी वन ऑफ द कंडीशंस इज ट्रू। एनी वन कंडीशन इज ट्रू। लॉजिकल नॉट क्या है, लॉजिकल नॉट है कि अगर ट्रू तो फॉल्स, फॉल्स तो ट्रू। फ्रॉम ट्रू टू फॉल्स एंड वाइस वर्सा, यानी कि अगर ट्रू होने वाला है तो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स होने वाला है तो ट्रू हो जाएगा। एज सिंपल एज दैट। हम लोग चलेंगे इसके बाद कंडीशनल्स को देखेंगे, वहाँ पर लॉजिकल ऑपरेटर्स और अच्छी तरह आप लोगों को समझ में आएंगे, और कंडीशनल्स को देखने के बाद आप लोग को एक अच्छी पकड़ बन जाएगी आप लोगों की जावा में, और आप लोग अपने आप से खुद कह पाएंगे कि हाँ मैं जावा अब जानता हूँ, मैं जावा का मास्टर जो है बन चुका हूँ, मैं अच्छे प्रोग्राम लिख सकता हूँ। कंडीशनल्स, लूप्स और ब्रेक कंटिन्यू, एरेज, एक्सेप्शंस, सब चीज़ें हम लोग अब स्टेप बाय स्टेप आगे चल के देखते हैं। ऑल राइट गाइज, सो अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे इफ एल्स स्टेटमेंट्स के बारे में। और इफ एल्स कंडीशनल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। मैं अब जावा की बात कर रहा हूँ, तो जावा में इफ एल्स स्टेटमेंट्स किस तरह आपको लिखने हैं और क्या आप लोगों को किस तरह अचीव करना है ये मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो यहाँ पर मैं करूँगा क्या, आप लोगों को मैं बताऊँगा कि इफ एल्स स्टेटमेंट किस तरह आप लोग यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उससे भी पहले टेकिंग यूज़र इनपुट इन जावा। तो अगर आप लोगों को यूज़र इनपुट लेना है जावा के अंदर तो उसके लिए क्लास होती है, और क्लास का नाम होता है स्कैनर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा स्कैन इज इक्वल टू न्यू स्कैनर। तो जैसे ही मैं न्यू स्कैनर लिखूंगा, और ये देखो जावा डॉट यूटिल से आ रहा है स्कैनर, तो जैसे ही मैं यहाँ पर स्कैनर को सेलेक्ट कर लूँगा, आप लोग ऊपर देखो कि इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर ऑटोमेटिकली इसने मेरे लिए यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। तो मैंने क्या किया है कि स्कैन इज इक्वल टू न्यू स्कैनर, और इनफैक्ट मुझे यहाँ पर स्कैनर भी लिखना पड़ेगा क्योंकि ये स्कैनर टाइप का, मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया स्कैनर का एक स्कैन नामक वेरिएबल बनाओ, स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट, और उसको मैंने बराबर कर दिया न्यू स्कैनर के। और मैं यहाँ पर स्कैनर के अंदर एक आर्ग्यूमेंट दूंगा, और मैं यहाँ पर लिखूँगा सिस्टम डॉट इन। इसका मतलब ये है कि मैं जो यूज़र इनपुट लेना चाहता हूँ वो कीबोर्ड से लेना चाहता हूँ, यानी कि सिस्टम डॉट इन मतलब मैं इनपुट स्ट्रीम में से लेना चाहता हूँ इनपुट। अब मैं यहाँ पर करूँगा क्या, मैं यहाँ पर लिखूँगा स्ट्रिंग इनपुट इज इक्वल टू, और मैं यहाँ पर लिख दूँगा स्कैन डॉट नेक्स्ट लाइन। तो जैसे ही मैंने नेक्स्ट यहाँ पर लिखा तो ये देखो नेक्स्ट लाइन मेथड एक है ऑलरेडी, मैंने सेलेक्ट कर लिया। जो ड्रॉप डाउन आया वो बहुत सारे और भी मेथड्स दे रहा था मुझे, लेकिन मैंने स्कैन लाइन को सेलेक्ट कर लिया। अब मैं यहाँ पर साउट लिख कर, और साउट क्या होता है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, उसमें मैं क्या करूँगा इनपुट को यहाँ पर मैं कुछ इस तरह लिख दूंगा। तो मैं अगर इस प्रोग्राम को रन करूँ तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा बिल्ड होने में, थोड़ा सा टाइम तो लेता है बिल्ड होने में, और जैसे ही बिल्ड हो जाएगा वैसे ही क्या होगा कि इसके बिल्ड होने के बाद
मुझे ये एक प्रॉम्प्ट देगा कि आप एंटर करें कुछ। मैंने इनफैक्ट कुछ लिखा नहीं है, मुझे लिखना कुछ यहाँ पे चाहिए था, कुछ इस तरह से लिखना चाहिए था। एक और साउट में लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि एंटर, मैं कुछ भी एंटर करा सकता हूँ, इनपुट, ठीक है। तो मैं एंटर इनपुट कुछ इस तरह लिखूँगा, इसको सेव करूँगा और मैं यहाँ पर देखो ये इनपुट का इंतज़ार कर रहा है। तो मान लो मैंने RTT लिख दिया यहाँ पर कुछ इस तरह, तो देखो ये RTTT आ गया। अब मैं इसको वापस से अगर कंपाइल एंड रन करूँ तो ये देखो एंटर इनपुट लिखा हुआ है और स्ट्रिंग इनपुट इज इक्वल टू स्कैन डॉट नेक्स्ट लाइन लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि मैंने एक स्कैनर क्लास का नया ऑब्जेक्ट बनाया। मैंने कहा कि मुझे एक स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट दे दें, तो मेरे जावा ने कहा ठीक है, ये रहा आपका स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट, आप कहाँ से इनपुट लेना चाहते हैं। मैंने कहा जी कीबोर्ड से लेना चाहता हूँ। उसने कहा ठीक है, सिस्टम डॉट इन लिखा है तो मतलब कीबोर्ड से लेना चाहते हैं। उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटर एंटर इनपुट लिख दें। उसने कहा ठीक है जी, एंटर इनपुट लिख दिया। अब मैंने कहा कि जो मेरा स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना था ना, मुझे एक लाइन दे दो, नेक्स्ट लाइन उससे रीड कर लो बस। तो यहाँ पर मैं अगर लिखूँ हैरी इज़ अ गुड बॉय और एंटर मार दूँ तो हैरी इज़ अ गुड बॉय पूरा का पूरा ऐसे ही रीड हो जाता है। अब मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि अगर मैं यहाँ पर नेक्स्ट लिखूँ, सिर्फ नेक्स्ट, और मैं कुछ इस तरह से लिखूँ, Ctrl+S करूँ और इसको कंपाइल एंड रन करूँ। मैंने नेक्स्ट लाइन लिखा था, मैं सिर्फ अगर नेक्स्ट लिखूँ तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ क्या होता है। तो अभी ये क्या हो रहा है कि बिल्ड हो रहा है, पार्सिंग जावा लिख कर आ रहा है और मैंने, जैसे कि आप लोगों को मालूम ही है, अपने पैकेज का नाम कोड विद हैरी चुना है। देखो अगर मैं यहाँ पर अब लिखूँ हैरी इज़ अ गुड बॉय, तो ये क्या हुआ, सिर्फ हैरी आ गया। ऐसा क्यों हुआ? अगर आप लोग को दिख नहीं रहा है तो उसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। ऐसा इसलिए हुआ कि ये वाइट स्पेस का इंतज़ार करता है। तो जैसे मैंने हैरी के बाद एक वाइट स्पेस दिया, ये वहीं पर जो है रुक गया। इसने कहा जी हैरी के बाद आपने वाइट स्पेस दे दिया, मतलब कि आपको सिर्फ इतना चाहिए, क्योंकि आपने सिर्फ नेक्स्ट का इस्तेमाल किया है। अगर पूरी लाइन चाहिए तो आपको नेक्स्ट लाइन लिखना पड़ता है। अब आपने जैसे कि देखा कि स्कैन हमारा जो ऑब्जेक्ट था स्कैनर का, उसके अंदर और भी बहुत सारे मेथड्स मौजूद थे। हमने लेकिन किया क्या कि उनको स्टडी नहीं किया है अभी। तो मैं चाहूँगा कि अभी आप रुकें, ध्यान से सुने इफ एल्स कंडीशनल्स क्या होते हैं और उसके बाद जो है हम लोग उनको यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। अगर मैं कुछ इस तरह से लिख दूँ, मैं यहाँ पर लिख दूँ नेक्स्ट, यहाँ पर मैं नेक्स्ट बिग इंटीजर है, फ्लोट है, डबल है और देखते हैं क्या क्या है। तो मैं अगर यहाँ पे जाऊँ और ये नेक्स्ट इंट लिख दूँ, Ctrl+S से मैं सेव करूँगा इसको। तो मैंने क्या किया, स्कैनर क्लास का नेक्स्ट इंट लिख दिया और यहाँ भी मुझे इंट लिखना पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ कि मुझे एक इंटीजर चाहिए इनपुट में, तो यहाँ पर मान लो मैं कह रहा हूँ एंटर एज, ठीक है। तो नेक्स्ट इंट क्या करेगा, जो भी इंटीजर डालोगे वो ले लेगा। तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ यहाँ पर रन। तो मैं इसको रन कर रहा हूँ, बिल्ड कर रहा हूँ और जैसे ये बिल्ड एंड रन हो जाएगा, मैं करूँगा क्या, जो भी एंटर करूँगा मुझे मिल जाएगा वो आउटपुट में, ठीक है। तो मान लो मैंने कुछ इस तरह ये किया, तो ये देखो मुझे आउटपुट में मिल गया। अब एक चीज़ दिखाता हूँ यहाँ पर आपको, मैं इसको रन कर रहा हूँ और ये बिल्ड एंड रन हुआ और जैसे ही मैंने इसको रन करके मान लो मैंने यहाँ पर कोई स्ट्रिंग दे दिया, SDF दे दिया और एंटर करा, तो यहाँ पर हो जाएगी दिक्कत, क्योंकि SDF एक इंटीजर नहीं है। तो होगा क्या कि मेरा जो प्रोग्राम है उसको प्रॉब्लम क्रिएट होगी और उसको एक रन टाइम एरर मिलेगा। तो अगर मैं यहाँ पर एंटर दबाऊँ तो ये कह रहा है जी आपने, मैं बताता हूँ ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है। ये कह रहा है जी आपने कहा था कि आप इंटीजर देने वाले हैं और आपने ये दे दिया SDF। ये कैसा मजाक है, आपने तो कहा था कि नेक्स्ट इंट चाहिए मुझे। तो ये गलत बात है, आपसे जावा कुछ इस तरह से बात कर रहा है, ठीक है। सो गाइस अब हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रिंग्स के कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स के बारे में और ये देखेंगे कि जो स्ट्रिंग होता है वो एक इंपॉर्टेंट डेटा टाइप क्यों होता है जावा के अंदर। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, मैंने हैरी नामक एक स्ट्रिंग यहाँ पर बना रखी है। इसको मैंने system.out.println किया था और इसको अगर मैं बिल्ड एंड रन करूँगा तो नो सरप्राइजेज़ कि हैरी प्रिंट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ वो ये है कि हम स्ट्रिंग के साथ काफ़ी चीज़ें कर सकते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पर मैंने एक नेम इज इक्वल टू हैरी तो बना रखा है और मैंने चैनल इज इक्वल टू यहाँ पर कोड विद हैरी मान लो लिख दिया। तो मैं इसको ज़रा सा बंद करके जूम कर लेता हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से दिखे और मैं इसको जूम करूँगा तो थोड़ा सा क्लियर दिखेगा आप लोगों को। और सेमीकोलन लगाना तो आप भूलते नहीं है जावा में, ये आपकी खास बात है। अब यहाँ पर मैं अगर साउट लिखूँ तो देखो यहाँ पर ये हैरी आ गया, थोड़ा टाइम ले लेता है कंपाइल होने में, कोई बात नहीं। तो मैं अगर यहाँ पर साउट लिखूँ और उसके बाद मैं यहाँ पर लिखूँ नेम प्लस और फिर उसके बाद लिखूँ फ्रॉम और दोनों साइड स्पेसेस लगा रखी है मैंने और प्लस और मैं यहाँ पर लिख दूँ चैनल, ठीक है। CH लिखूँगा तो ये मुझे सजेस्ट कर देगा चैनल। तब आप लोग देखना कि ये होगा क्या यहाँ पर। जैसे ही मैं ऐसा करूँगा
सेव करता हूँ इसको और इसको रन करता हूँ मैं, तो होगा क्या कि ये 3 स्ट्रिंग्स कॉन्कैटिनेट हो जाएंगी। अब आप कहेंगे कॉन्कैटिनेट का क्या मतलब है? कॉन्कैटिनेट का मतलब है जुड़ जाना। हैरी आएगा नेम की जगह, फिर उसके बाद ये आ जाएगा स्पेस फ्रॉम स्पेस आ जाएगा, और उसके बाद चैनल आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर आउटपुट आने वाला है, और ये देखो हैरी फ्रॉम कोड विद हैरी। तो हुआ क्या कि हैरी फ्रॉम कोड विद हैरी ये 3 अलग अलग स्ट्रिंग्स थी, हमने इनको जॉइन करके एक में जोड़ दिया। एक में जोड़ के हमको क्या फ़ायदा मिला? हम इन तीनों को कॉन्कैटिनेट कर पाए, और इस तरह से हम लोग कंबाइन करके प्लस ऑपरेटर का यूज़ करके 3 स्ट्रिंग्स को मिला सकते हैं। अब आप में से कई लोग सोच रहे होंगे प्लस तो एडिशन होता है, तो प्लस एडिशन भी होता है और प्लस कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर भी होता है। अगर स्ट्रिंग्स पर प्लस ऑपरेशन हो रहा है तो वो क्या होता है? कॉन्कैटिनेट हो जाती हैं। अगर वो मान लो आप 2 नंबर्स पे कर रहे हैं, तब होगा क्या? 3 + 2 5, इस तरह से आप लोगों को दिखाएगा। अब अगर मान लो मैं यहाँ पर नेम डॉट लेंथ लिख दूँ, तो जो नेम डॉट लेंथ होता है वो जावा स्क्रिप्ट में, सॉरी नॉट जावा स्क्रिप्ट में, जावा में एक मेथड होता है जो कि करता क्या है? नेम डॉट लेंथ आपको लेंथ बताता है स्ट्रिंग की। तो अगर मैं नेम की जगह नेम डॉट लेंथ करूँ तो मुझे एक इंटीजर मिल जाएगा प्रिंट होके, और वो होगा इस स्ट्रिंग की लंबाई जो कि 5 है, क्योंकि हैरी में 5 कैरेक्टर्स आते हैं। तो इस तरह हम लोग लेंथ को निकाल सकते हैं। कुछ और मेथड्स की बात कर लेते हैं यहाँ पर। अगर मैं नेम डॉट टू अपर केस लिखूँ, यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ Ctrl+Z करके ज़रा इस लाइन को रेप्लिकेट करता हूँ। तो मैं एक काम करता हूँ, ये जो मैंने पहले नेम लिखा था वो भी रहने देता हूँ, ताकि आप लोग को ये जब मैं कोड दूंगा तब आप लोग को जो है समझ में आ जाए। तो देखो यहाँ पर 2 अपर केस करके एक मेरे पास मेथड है, और इसका नाम ही बता रही है क्या करता है। तो आप लोग को अगर मैं बोलूँ गैस करो ये क्या करता है, तो आप लोग को पता है कि ये अपर केस में कन्वर्ट कर देता है किसी भी स्ट्रिंग को। और जैसे कि आप देख रहे हैं जो हैरी है उसका H जो है वो ऑलरेडी अपर केस में, तो वो वैसे का वैसे ही रहेगा, और बाकी के जो कैरेक्टर्स हैं वो हमारे अपर केस में कन्वर्ट हो जाएंगे। हैरी लिख कर आ गया है। उसी तरह आप लोगों ने बिल्कुल सही गैस किया कि 2 लोअर केस भी होता है, और 2 लोअर केस क्या करता है? आप लोग समझ ही गए होंगे क्या करता है। 2 लोअर केस में कन्वर्ट कर देता है। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। मैंने स्ट्रिंग्स की बात करी, मैंने स्ट्रिंग में कॉन्कैटिनेशन की बात करी, मैंने 2 लोअर केस अपर केस की बात करी। अब अगर मान लो मुझे फ्रॉम के बाद एक डबल कोट लिखना पड़ गया कुछ इस तरह से, तो ये क्या हो रहा है? ये तो इंटेलिजेंट आइडिया ही मुझे एरर दे रहा है। मैं चाहता हूँ कि लिख कर आए हैरी फ्रॉम डबल कोट और उसके बाद स्पेस कोड विद हैरी, समझ रहे हो? मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर एक डबल कोट आ जाए फ्रॉम के बाद, और वो मैं नहीं ला पा रहा हूँ। तो ऐसा क्यों हो रहा है? इसको अगर मैं रन भी कर दूंगा ना तो ये मुझे एरर देगा। तो आप लोग सोचोगे अगर मुझे डबल कोट लाना है तो मैं क्या करूं? तो इसके लिए हम लोग एस्केप सीक्वेंसेस का इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं इसको डबल कोट को ऐसे के ऐसे ही लिख दूं तो एरर आ रहा है। एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि इसको पता नहीं चलेगा कि इस स्ट्रिंग को कहाँ स्टार्ट करना है, कहाँ ख़त्म करना है। इसको लगेगा कि ये स्ट्रिंग यहाँ स्टार्ट हुई, यहाँ ख़त्म हो गई, और उसके बाद ये क्या है, और ये जो है एरर आ गया पूरा। तो कभी भी आपको एक डबल कोट डालना है तो आप करेंगे क्या? आप लोग लिखेंगे \डबल कोट, और \डबल कोट लिखेंगे तो ये एक कैरेक्टर है। तो ये एक स्पेशल कैरेक्टर है, एक एस्केप सीक्वेंस डबल कोट कैरेक्टर है, जिसका मतलब ये है कि आप स्ट्रिंग्स के अंदर इसको एस्केप करके इस्तेमाल कर सकते हो। और अब मेरे पास वो आ जाएगा जो कि मैं चाहता हूँ, हैरी फ्रॉम डबल कोट कोड विद हैरी। क्यों आया ये? क्योंकि मैंने इसको यहाँ पर ये देखो नेम और उसके बाद यहाँ पर ये एस्केप कर दिया था मैंने इसको डबल कोट लगाकर, डबल कोट के पहले लगाकर, ठीक है। अब हमारे पास कुछ और भी होते हैं डबल कोट्स के साथ साथ। अगर मैं यहाँ पर कुछ ऐसे स्लैश लगा दूँ तब ये देखो ये मुझे एरर दे रहा है। लेकिन अगर मैं स्लैश चाहता हूँ तो मुझे स्लैश को भी एक एस्केप करके स्लैश करना पड़ेगा। तो ये देखो यहाँ पर फ्रॉम स्लैश लिख कर आ रहा है, और उसी के साथ साथ मैं यहाँ पर /t यूज़ कर सकता हूँ। उसी के साथ साथ मैं यहाँ पर सिंगल कोट / यूज़ करता हूँ, और इन सबको कहते हैं एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स। ये स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, और हमारे बहुत सारी एस्केप सीक्वेंसेस होती हैं, जैसे कि \r होता है हमारा, \n होता है। \n क्या करता है? एक न्यू लाइन कैरेक्टर होता है। तो अभी हम इस वीडियो में इतना ही रखेंगे इसको। बाकी जो अगर आप एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स के बारे में जानना चाहते हैं तो ज़रूर सर्च करें। मैं इसको रन करूँगा तो ये वाला मुझे डबल कोट देगा, ये वाला मुझे \/ दे देगा, ये वाला मुझे \t यानी कि टैब दे देगा। टैब होती है बड़ी स्पेस, और \n ये मुझे नई लाइन दे देगा, यानी कि जो चैनल का नाम है वो नई लाइन में लिख कर आएगा। देखो हैरी फ्रॉम एक नई लाइन, फिर एक स्पेस, और फिर कोड विद हैरी। Ctrl+Z
कंट्रोल जी, हाँ ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जो है यूज़ कर सकते हैं एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स को। तो कंकैटिनेशन देख लिया हमने, कुछ स्पेशल मेथड्स देखे स्ट्रिंग के, और उसी के साथ साथ हम लोगों ने यहाँ पर एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स भी देख लिए। अब मैं यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहता हूँ कुछ और मेथड्स के बारे में, और स्ट्रिंग के वो मेथड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अब स्ट्रिंग एक ऐसा अकेले का डेटा टाइप है जिसके सारे मेथड्स आप लोग को आने चाहिए, और मैं ही नहीं कहूँगा रट के बैठ जाओ सारे मेथड्स, मैं कह रहा हूँ कि आएंगे तो आपका जो लॉजिक होगा, आपकी जो प्रोग्रामिंग होगी वो अच्छी बनेगी, आप अच्छे से कोडिंग कर पाएंगे। जैसे मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो मैं यहाँ पर एक साउट लिखूँ, यानी कि साउट जब भी मैं बोल रहा हूँ system.out.println है मेरे कहने का मतलब, और मैं यहाँ पर लिखूँ name.contains और उसके बाद मैं लिखूँ HAR, इनफैक्ट कैपिटल में रखूँगा इसको HAR, और अगर मैं इसको रन करूँ तो ये मुझे बताएगा कि क्या नेम के अंदर HAR है या नहीं है, तो ये मुझे बता देगा। तो देखो यहाँ पर मैंने HAR जो है, मैं एक काम करता हूँ इसको यहाँ पर कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि आप लोग को सिर्फ नेम दिखे, और ये सारा मैं आपको कोड तो दे ही दूंगा। तो name.contains HAR, क्या नेम में HAR है ये पूछा जा रहा है, तो नेम में HAR है इसलिए ट्रू, देखो यहाँ पर ट्रू आ गया। तो ये एक बूलियन रिटर्न करता है, अगर कोई भी स्ट्रिंग का नाम .contains में लगा के उसके अंदर कि कुछ कैरेक्टर दे दूँ, और वो मुझे ये बता देगा कि ये कैरेक्टर उस स्ट्रिंग में था कि नहीं, ठीक है। अब हम लोग और चीज़ें क्या कर सकते हैं, हम लोग कैर एट यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मान लो मैं अगर यहाँ पर कुछ इस तरह लिख दूँ कैर एट, और उसके बाद मैं यहाँ पर कैर एट के अंदर मान लो 7 नहीं 2 दे दूंगा, और कैर एट के अंदर 2 दूंगा, तो क्या होगा, ये मुझे इंडेक्स पर यानी कि 2 इंडेक्स पर मुझे बताएगा कौन सा कैरेक्टर है। अब गिनती होती है 0 से चालू, याद रखना, इसलिए आर प्रिंट होगा। कभी भी जावा में गिनती चालू करते हो, अभी आगे हम अरेज देखेंगे, अरेज में गिनती हो या फिर हम इंडेक्स की बात करते हैं जब भी, तब क्या होगा, जो गिनती है वो चालू होगी 0 से, ठीक है। तो 0 1 2, 2 पे कौन सा है, आर, तो इसलिए आर आ गया। हैरी में जो 2 पर है वो आर है, ठीक है। अगर 1 से चालू होती तो ए आता, लेकिन 1 से चालू नहीं होती है गिनती 0 से चालू होती है, तो इसीलिए हम लोगों ने देखो यहाँ पर कैर एट 2 किया तो हमको आर मिला। एक एंड्स विद करके होता है, और एंड्स विद में हम ये देख सकते हैं कि क्या एक स्ट्रिंग एंड में आती है किसी एक स्ट्रिंग के, जैसे हैरी के एंड में क्या RY आता है, अगर आता है तो ये क्या करेगा, तब ये करेगा क्या, ये मुझे दे देगा, क्या देगा, ये मुझे ट्रू दे देगा। अब यहाँ मुझे एक वार्निंग सी दे रहा है, देखो हाईलाइट कर दिया मेरे इंटेलिजेंट आइडिया ने, कह रहा है कि जी आपका ये हमेशा ट्रू रिटर्न करेगा, क्योंकि आपने हार्ड कोड कर दिया यहाँ पर, तो ये हमेशा ट्रू रिटर्न करेगा। तो ये कह रहा है कि आप इसको ट्रू से रिप्लेस कर लो, लेकिन क्योंकि मैं आप लोग को ट्यूटोरियल करा रहा हूँ यहाँ पर, सिर्फ बता रहा हूँ ये कैसे काम करती हैं चीज़ें, इसीलिए मैं इसको जो है ऐसे ही रहने दूंगा। तो जनरली होता क्या है कि यहाँ पर हम एक वेरिएबल डालते हैं, और वो वेरिएबल या तो यूज़र इनपुट से आता है या फिर चेंज होके आता है कहीं से, तो ये इस तरह की जो वार्निंग है वो नहीं मिलती है। अब एंड्स विद के बाद हम देखेंगे इंडेक्स ऑफ, और इंडेक्स लिखा, देखो इंडेक्स ऑफ आ गया, और मैं कह रहा हूँ कि जी RY कहाँ पर है, या फिर एक काम करता हूँ ARY कहाँ पर है मुझे बता दो, हैरी में ARY कहाँ पर है, ARY तो है ही नहीं, तो ये क्या करेगा, बताऊँगा क्या करेगा, लेकिन RRY है हैरी में, तो ARY जब लिखा था तब क्या क्या आउटपुट आएगा ये देखते हैं। पहले ARY हम लिखेंगे तो यहाँ पर ये क्या रिटर्न करेगा, क्योंकि यहाँ पर ARY इस स्ट्रिंग के अंदर नहीं है इसलिए -1 रिटर्न करेगा, और इंडेक्स ऑफ फंक्शन के -1 का मतलब है कि ARY नहीं है मेरे इस स्ट्रिंग में, जिस स्ट्रिंग में मैंने इंडेक्स ऑफ चलाया है। तो इंडेक्स ऑफ फंक्शन क्या देता है, इंडेक्स ऑफ फंक्शन मुझे पहली इंडेक्स देता है जहाँ पर RRY है, तो यहाँ पर ये मुझे क्या देगा, 0 1 2, ये मुझे 2 दे देगा क्योंकि 2 से RRY चालू हो रहा है। तो यहाँ पर ये जैसे ही रन होगा मेरा जावा प्रोग्राम, ये मुझे 2 दे देगा आउटपुट में, जैसे कि आप लोगों ने यहाँ पर देखा। तो ये थे स्ट्रिंग के कुछ मेथड्स। मैं चाहूँगा कि इस पॉइंट पर आप लोग इंटरनेट पर जाएं और लिखें जावा स्ट्रिंग मेथड्स, और यहाँ पर स्ट्रिंग मेथड का कोई रेफरेंस ले लें, कहीं से भी आप पढ़ें, बट इसको पढ़ें, काफ़ी रिजल्ट्स आ जाते हैं इंटरनेट पर अगर आप सर्च करते हैं तो, और ज़रूर से आप लोग जो है उसको देखें, आप लोग की अंडरस्टैंडिंग जो है बढ़ेगी। तो ये था हमारा जावा के अंदर स्ट्रिंग्स और उसके कुछ मेथड्स। अब हम क्या करेंगे कि हम लोग जल्दी से देखेंगे मैथ के बारे में। तो मैथ क्लास क्या करती है जावा में, हमको मैथमेटिक्स करने में सहायक होती है। तो मैथमेटिक्स अगर आप करना चाहते हैं जावा के अंदर, तब आप लोग मैथ क्लास का उपयोग कर सकते हैं। तो ये सारे साउट स्टेटमेंट्स हटा दूंगा,
मैंने काफ़ी साउट्स लगा रखे हैं यहाँ पर, साउट्स मतलब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लगा रखे हैं, तो इनको मैं हटा दूंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर करूँगा क्या, एक इंट num1 बनाऊँगा और उसको मैं कर दूंगा 4, num2 बना लूँगा एक, उसको कर दूंगा 7, 2 इंटीजर बनाए, ज़्यादा कोई बड़ा काम नहीं किया है। ठीक है, तो यहाँ पर और मैं क्या करूँगा, ये करने के बाद अब मैं मैथ क्लास का उपयोग करूँगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर करूँगा क्या, साउट लिखूँगा, साउट लिखने के बाद मैं लिखूँगा मैथ डॉट मैक्स, मैथ डॉट मैक्स। अब मैं जैसे यहाँ पर मैथ लिखूँगा तो ये देखो मैथ आ रहा है जावा डॉट लैंग से, यानी कि मुझे कुछ इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं मैथ डॉट मैक्स करूँ अगर और 4,7 कर दूँ और इसको मैं रन करूँ, तब देखो यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, इन दोनों का मैक्स मिल जाएगा। लेकिन अगर मैं आप लोग को ऊपर लेके जाऊँ ना यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर इसने जैसे स्कैनर को इसको इंपोर्ट करने की ज़रूरत पड़ी थी, इसको मैथ इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मैथ जो है इनबिल्ट होता है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर num1 num2 लिखना चाहिए था, तो मैंने यहाँ पर num1 num2 लिख के इसको वापस से रन कर दिया। मैंने पहले 4 7 लिख दिया था, बट यहाँ पर मुझे 7 मिल गया है, यानी कि जो मैक्स है दोनों नंबर का वो मुझे मिल गया है। जिस तरह मैथ डॉट मैक्स होता है उसी तरह मैथ डॉट मिन भी होता है, और उसी तरह हमारे पास एक SQRT फंक्शन भी होता है। तो SQRT के अंदर अगर मैं 36 डाल देता हूँ तब क्या होगा, मैं 36 डाल दूंगा तो मुझे स्क्वायर रूट मिलेगा 36 का। अब देखो यहाँ पर मैथ डॉट मैक्स मैंने किया तो मुझे 7 यहाँ पर मिल गया, और अभी मैंने जो प्रोग्राम लिखा है उसमें मैंने मैथ डॉट मैक्स लगाया है और मैथ डॉट मिन लगाया है। मैंने कहा कि मैक्सिमम दे दो मुझे और मिनिमम दे दो मुझे, और स्क्वायर रूट भी मैंने रिक्वेस्ट किया है 36 का, जो कि मुझे मिलना चाहिए 6। तो देखो यहाँ पर दोनों चीज़ें आ गई हैं, 7 4 और 6 तीनों आ गई हैं इनफैक्ट। अब मैथ डॉट abs के बारे में बात कर लेते हैं। अगर मैं कोई भी नेगेटिव नंबर देता हूँ मैथ डॉट abs को, तब वो मुझे पॉजिटिव करके दे देगा, और अगर मैंने कोई पॉजिटिव नंबर दिया है तो वो मुझे वैसे के वैसे ही दे देगा। मैं मैथ क्लास पे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, बस आप लोग को बेसिक आना चाहिए, और ये बहुत ज़्यादा बेसिक है मैथ क्लास का, इसलिए मेरे हिसाब से ये आपको ज़रूर आना चाहिए। और मैथमेटिक्स एक ऐसी चीज़ है जो सारे के सारे प्रोग्रामर्स को ज़रूर से आनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पूरे मैथमेटिशियन बन जाएं, बट अगैन ये छोटे मोटे ऑपरेशंस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से करना आपको आने चाहिए अगर आप लोग जावा सीख रहे हैं तो। एक लास्ट फंक्शन मैथ डॉट रैंडम, और उसके बाद मैथ क्लास रैप करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो मैथ डॉट रैंडम को अगर मैं प्रिंट करूं तो होगा क्या कि ये मुझे एक रैंडम नंबर दे देगा 0 और 1 के बीच में, और वो रैंडम नंबर 0 भी हो सकता है लेकिन 1 नहीं हो सकता। ठीक है, 0 और 1 के बीच में एक रैंडम नंबर मिलने वाला है। देखो 0.50 समथिंग मिल गया। अगर इसको फिर से रन करूँगा तो ये मुझे कोई दूसरा नंबर देगा। तो अभी तो 0.505 समथिंग दिया है इसने, और अगर मैंने मान लो फिर से रन किया 0.94 दिया है इसने। तो इस तरह आप रैंडम नंबर जनरेट कर सकते हो। अब कभी कभी होता है कि मुझे 2 नंबर के बीच में रैंडम नंबर जनरेट करना पड़ता है, तो ऐसे में आप लोग क्या कर सकते हैं, जिन 2 नंबर के बीच में जनरेट करना है, जैसे मान लो मुझे 4 और 8 के बीच में जनरेट करना है, तो मैं लिखूँगा 4 प्लस और उसके बाद मैं लिख दूँगा 8 मल्टीप्लाई बाय मैथ डॉट रैंडम, इनफैक्ट 8 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय मैथ डॉट रैंडम। तो ये जितनी बार भी मुझे रैंडम नंबर जनरेट करके देगा, जैसे मान लो मैंने इसको लिख दिया 1 2 3 4 5 बार, तो ये मुझे 4 और 8 के बीच में ही जनरेट करके देगा रैंडम नंबर। अब इसका मैं प्रूफ नहीं बता रहा हूँ क्या होता है, बस आप ये समझ लो कि 4 और 8 के बीच में रैंडम नंबर जनरेट करना है, तो आप कुछ इस तरह से इसको कर सकते हो, और इसको इंटीजर में टाइप कास्ट वगैरह भी कर सकते हो। देखो ये अभी ये तो मैथ डॉट रैंडम का है 0.24, इसके बाद 4 और 8 के बीच में ही आ रहे हैं हमारे पास रैंडम नंबर्स। तो ये थे हमारे मैथ क्लास के कुछ फंक्शंस इनफैक्ट। तो अगर आप लोग को और देखने हैं मैथ क्लास के फंक्शन, तो आप लोग लिख सकते हैं जावा मैथ क्लास मेथड्स, और आप लोग को काफ़ी लंबी लिस्ट मिल जाएगी, उसको आप लोग आराम से देख के पढ़ लेना, और ज़रूर से आप लोग उसको ट्राई भी करना। कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा इंपॉर्टेंट, और उसकी लिस्ट बना के नोट्स बना के आप लोग एक जगह रख सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ क्लियर हो गया होगा ये। अब हम कंडीशनल्स की तरफ बढ़ेंगे, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इफ एल्स कंडीशनल्स लिख देता हूँ यहाँ पर। मैं यहाँ पर थोड़ा सा चीज़ों को वो रखना चाहता हूँ, वो मतलब क्लीन। इफ एल्स कंडीशनल्स, तो यहाँ पर मैं एंटर मार देता हूँ, यहाँ पर भी एंटर मार के मैं आ गया हूँ नीचे। यहाँ पर मैं आप लोगों को बताता हूँ इफ एल्स का क्या मतलब है। अगर लिटरल मीनिंग की बात करें इफ एल्स की, तो इफ एल्स का मतलब है अगर मगर, अगर ऐसा तो वैसा, ऐसा हो तो वैसा हो जाए। मान लो मैं कहता हूँ कि जी अपनी एज एंटर करें, मैं कहता हूँ एंटर योर एज, आप अपनी एज एंटर करें। मैंने यहाँ पर इस प्रोग्राम में बहुत सारे ये
साउट स्टेटमेंट्स लगा रखे हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन वाले। मैं चाहूँगा कि मैं इनको कॉपी कट कर लूँ, सॉरी कमेंट आउट कर लूँ, नॉट कमेंट या कॉपी या क्या भी जो भी बोल रहा हूँ मैं। मुझे यहाँ पर जितने भी साउट हैं उनको कमेंट करना है, तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश, ये शॉर्टकट होता है कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश। जैसे ही मैं ये दबाऊँगा होगा क्या, ये देखो मैं जैसे ये दबाऊँगा ये कमेंट आउट कर दे रहा हूँ उनको। मैं ये कह रहा हूँ कि जी इनको इग्नोर करें अब आप। तो कमेंट का एक सबसे बड़ा जो यूज़ है वो ये भी होता है कि आप जैसे ही क्लिक करते हैं, कंट्रोल स्लैश दबाते हैं, तब वो जो आपकी लाइन ऑफ कोड है जिसको सेलेक्ट करके आपने कंट्रोल स्लैश दबाया हुआ है, होता क्या है कि वो कमेंट आउट हो जाता है। और कमेंट आउट होने के बाद आप उसको वापस से अगर कंट्रोल स्लैश दबाएंगे तो वो वापस से आ जाता है, ये फिर कमेंट आउट हो गया। तो मैं यहाँ पर स्विच कर सकता हूँ, अगर मुझे मान लो ये नहीं देखना है, मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा कमेंट आउट करना है, मैं कह रहा हूँ जी मुझे नहीं देखना है ये जो है मुझे कमेंट आउट करना है, तो मैं ऐसे कर दूँगा कंट्रोल स्लैश करके। लेकिन आप लोग को ये मिल जाएगा कोड, आप लोग वापस से इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल स्लैश करोगे तो ये देखो आ गया कोड वापस। मैंने फिर कंट्रोल स्लैश दबाया तो ये कमेंट आउट हो गया। तो इंटेलिजे आइडिया जो है बहुत ही अच्छी आईडी है जावा के लिए। इनफैक्ट अगर आप लोग पाइथन में बाद में प्रोग्रामिंग करते हैं, फिर आप पाइथन से आ रहे हैं, तो पाइथन में भी एक पाईचार्म नाम की आईडी होती है, अगर आप लोगों ने यूज़ कर रखी है तो वो भी बिल्कुल इसी तरह होती है। और मुझे वो आईडी भी बहुत क्लीन और अच्छी लगती है, और मैं वो भी आप लोगों को सजेस्ट करूँगा अगर आप लोगों ने पाइथन प्रोग्रामिंग करनी है कभी भी आगे जाके तो। लेकिन अभी आगे बढ़ते हैं और इसको वापस से कंपाइल एंड रन करते हैं और देखते हैं कि क्या हमें सिर्फ इतना मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो हमने क्या किया, यहाँ तक इनपुट में हमने एक एज ले ली। जैसे मान लो मैं यहाँ पर 567 डाल देता हूँ तो 567 एक एज आ गई। ये 45.63 ये भाई साहब कहाँ से आ रहे हैं, इनको चेक कर लेते हैं एक बार। हमने तो सारी ओके, तो ये सर यहाँ से आ रहे हैं, तो सर अब आप नहीं आएंगे यहाँ पर, मैं आपको रन करता हूँ तो ये नहीं आएंगे, ठीक है। तो हमने किया क्या कि यहाँ पर इनपुट में एक इंटीजर इनपुट करा लिया। इसको मैं जो एज है मैं इसको एक काम करता हूँ कि कमेंट आउट कर देता हूँ, कंट्रोल एस कर लिया मैंने। मान लो मैं यहाँ पर 56 लिखूँगा तो अभी 56 आ रहा है, लेकिन अब मैं वापस से रन करूँगा तो ये मुझे 56 नहीं दिखाएगा। क्यों नहीं दिखाएगा, क्योंकि मैंने हटा दिया है आउट स्टेटमेंट। इफ एल्स कंडीशनल में आता हूँ जल्दी से। अगर मैं यहाँ पर कुछ ऐसे लिखूँ, इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन 5 और मैं यहाँ पर लिखूँ साउट और मैं यहाँ पर लिखूँ यू आर नॉट अ किड, और उसके बाद मैं यहाँ पर लिखूँ एल्स, और फिर उसके बाद यहाँ पर लिख दूँ साउट और उसके बाद लिख दूँ यू आर अ किड। तो मैंने किया क्या यहाँ पर, मैंने कहा कि अगर आपकी एज अब यहाँ पर आप ना ये जो रेड वाला बटन है इसको दबा के इसे काट भी सकते हो, ठीक है, ये कैंसिल हो गया। मैंने कहा यहाँ पर अगर आपकी एज 5 से ज़्यादा है तो आप एक बच्चे नहीं हैं, लेकिन अगर आपकी एज 5 से कम है तो जी आप बच्चे ही हैं। तो मैं यहाँ पर इसको अगर रन करूँ और कंपाइल एंड रन कर रहा हूँ, ये बिल्ड हो रहा है, और उसके बाद जैसे ही मुझे यहाँ पर मिलेगी एज, मान लो उप्स मैंने यहाँ पर कोई गड़बड़ कर दी है, और वो गड़बड़ क्या है, ओके मैंने एज नाम से मुझे देना चाहिए था। मैंने यहाँ पर ये नोटिफिकेशन भी दे रहा है, कह रहा है कंपाइलेशन फिनिश्ड, तो एज नाम से मैं लेता हूँ, सॉरी मैंने इनपुट नाम से लिया था, एज यूज़ कर लिया। चलो जी ठीक है, फिर से कंपाइल रन करते हैं और देखते हैं क्या कहता है इंटेलिजे आईडी हमारा इंटेलिजे आइडिया। तो अब ये थोड़ा टाइम ले रहा है रन करने में, इसको देते हैं इसका टाइम। तो मैं आपको समझा देता हूँ होगा क्या। जो भी मैं एज डालूंगा, जैसे मान लो मैंने 6 डाल दी, तो एज इज़ ग्रेटर देन 5 कंडीशन ट्रू हो जाएगी, इसलिए ये मेरा अंदर चला जाएगा और यू आर नॉट अ किड मुझे रन करके दे देगा। देखो यू आर नॉट अ किड इसने मुझे रन करके दे दिया। लेकिन अगर मैं इसको वापस से रन करूं और इस बार मान लो मैं 3 डाल दूं, तो ये देखो यू आर अ किड रन कर रहा है। यानी कि अगर ये ट्रू रिटर्न करेगी कंडीशन मेरी, तब ये यहाँ चला जाएगा, वरना इसमें चला जाएगा। तो इफ़ अगर सच है ये कंडीशन, तो इफ़ के अंदर जो हमने लगाए हैं ब्रैकेट के बाद कंडीशन जो दी है वो सच होती है तो इसके अंदर आ जाएगा, वरना एल्स में चला जाएगा। इतना ही सिंपल था जी इफ एल्स। अब आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि अगर मुझे 2-3 कंडीशन चेक करानी है तो आप लैडर बना सकते हैं इफ एल्स की। आप यहाँ पर इफ़ लिख सकते हैं और उसके बाद आप वापस से एक और एल्स इफ लिख सकते हैं। तो आप कुछ ऐसे कर सकते हैं कि इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन 5 तो ये प्रिंट कर दो। एल्स इफ मान लो आपने किया एज इज़ ग्रेटर देन 10 या फिर 20, तो क्या होगा, एल्स इफ एज इज़ ग्रेटर देन 20, तो साउट कर देता हूँ यू आर एन एडल्ट, ठीक है। तो यहाँ पर होगा क्या, ये इसका फ्लो क्या रहेगा, मैं इसको रन करके आप लोग को दिखाता हूँ। अगर एज इज़ ग्रेटर देन 5 है तब क्या होगा, अगर ग्रेटर देन 5 है तो इसके अंदर चला जाएगा,
ठीक है। लेकिन अगर ग्रेटर देन 5 नहीं है तब यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो मुझे इनफैक्ट इस एग्जाम्पल को थोड़ा और अच्छा बनाना पड़ेगा। मैं एक काम करता हूँ कि एज इज़ ग्रेटर देन 20 यहाँ पर लिखता हूँ, और अगर एज इज़ ग्रेटर देन 20 नहीं है और यहाँ पर यू आर एन एडल्ट को कुछ इस तरह लिखता हूँ। मैं यहाँ पर करूँगा क्या कि ये जो मेरा यू आर एन एडल्ट है इसको यहाँ ले जाऊँगा। मैं जस्ट एग्जाम्पल को थोड़ा अच्छा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए अच्छे से। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने कहा कि अगर एज आपकी ग्रेटर देन 20 है और अगर है तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा यू आर एन एडल्ट। लेकिन मान लो आपकी एज 16 है तो ये कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाएगी इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन 20 वाली। और उसके बाद होगा क्या, जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तब ये एल्स इफ को चेक करेगा। अगर ये ट्रू हो गई तो यहीं पर ख़त्म हो जाएगी इसकी कहानी, इस इफ़ की, इस एल्स इफ की और इस एल्स की। यानी कि ये पूरी जो लैडर है इसको इफ़ एल्स लैडर बोलते हैं। इफ़, एल्स इफ, एल्स, ये जो सेट ऑफ स्टेटमेंट्स हैं इनका एग्जीक्यूशन जो है वहीं पर रुक जाएगा। ये कहेंगे ठीक है जी, इफ़ के अंदर की कंडीशन सच हो चुकी है, अब आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तब ये एल्स इफ में जाएगा और ये चेक करेगा क्या एज ग्रेटर देन 5 है। इस केस में तो ग्रेटर देन 5 है तो यू आर नॉट अ किड आ जाएगा, ठीक है। मान लो ये भी फॉल्स हो जाती है, मान लो आपने 3 डाल दी एज, तब ये एल्स में आके गिरेगा। ये कहेगा जी आप अब किड ही हैं। तो अगर मान लो मैंने यहाँ पर 34 डाल दी एज तो यू आर एन एडल्ट आ गया। एट द सेम टाइम अगर मैं यहाँ पर मैं डाल दूँ मान लो 16 तो पहला वाला फेल होगा, दूसरे वाले के अंदर आ जाएगा ये, और यहीं पर जो है इसको इसके बाद वाली कंडीशंस चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसको। यू आर नॉट अ किड आ गया। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग अपने यहाँ पर एक्सपेरिमेंट्स रन करके देखें कि क्या चीज़ कैसे आती है, यहाँ पर किस तरह काम होता है, इफ एल्स स्टेटमेंट किस तरह एग्जीक्यूट करते हैं। अब अगेन आप यहाँ पर एल्स ना लिख के अब आपका आर्ग्यूमेंट कुछ बच्चों का क्या रहता है, अब आप लोग कहेंगे कि हैरी भाई आपने यहाँ पर इफ़ लिखा तो एल्स इफ लिखने की क्या ज़रूरत थी, इफ़ ही लिख देते और काम हो जाता, इसको चेक करता फिर इसको चेक करता और फिर इस ये नहीं होता तो ये हो जाता। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ उसके साथ प्रॉब्लम क्या है। अगर मैं यहाँ पर इफ़ एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ और उसके बाद एंड में एक एल्स कुछ इस तरह से इस्तेमाल करूँ तो होगा क्या कि जैसे ही उसको कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी वो वहीं पर रुक के और इस एल्स के बाहर आ जाएगा। तो यानी कि अगर मैंने 1 लाख इफ़ स्टेटमेंट, ध्यान से सुनना मेरी बात को, अगर मैंने 1 लाख इफ़ स्टेटमेंट्स लगा दिए यहाँ पर और मैंने कहा इफ़ एल्सिफ 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 मान लो 1 लाख लगा दिए, तो मान लो तीसरा वाला मैच हो गया, तीसरी वाली कंडीशन मैच हो गई तो वो उन पूरे 1 लाख को स्किप कर देगा और उससे आपका प्रोग्राम फास्ट होगा। वरना उसको 1 लाख कंडीशंस को चेक करना पड़ेगा और वो स्लो रहेगा। इसीलिए इफ़ के साथ एल्सिफ एल्सिफ यूज़ करना चाहिए जहाँ जहाँ आप कर सकते हैं। लेकिन कहीं कहीं होता है कि आप नहीं कर सकते तो सिर्फ इफ़ कंडीशन आप लगा के और इफ़ एल्स या फिर इफ़ ओनली इफ़ भी चलता है। और इफ़ को एल्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये भी मैं बता दूं कि बिना एल्स के अगर मैं कुछ इस तरह लिखूं, अगर मैं इसको सेव करूं और इसको मैं रन करूं, उप्स मैंने सिर्फ बिल्ड दबा दिया, कोई बात नहीं, मैं इसको बिल्ड एंड रन कर लूँगा। तो ये बिल्ड हो रहा है पार्सिंग जावा, मैं इसको रन करूँगा, जैसे ही बिल्ड हो जाएगा तो रन करने के बाद क्या होगा, इसको मैं जैसे ही रन करूँगा, रन कर रहा हूँ, जस्ट गिव मी अ सेक। मैंने इसको रन किया और जैसे ही ये रन हो जाएगा ये सिक्योरिटी अलर्ट की तरह प्रोसेस मेन इज़ नॉट अलाउड टू रन इन प्रॉब्लम पैरेलल, स्टॉप एंड री रन किया, इसको मैंने कैंसिल किया। अब मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, एंटर योर एज, मान लो मैंने 3 लिख दी तो देखो कुछ नहीं हुआ। लेकिन अगर मैं 20 से बड़ी लगा दूँ एज, यहाँ पर मैं इसको वापस से री रन कर रहा हूँ, बिल्ड हो रहा है ये, मान लो मैंने लगा दिया 45, तो देखो यहाँ पर यू आर एन एडल्ट लिख कर आ गया। तो ज़रूरी नहीं है कि जहाँ इफ़ लिख रहे हो वहाँ एल्स भी चाहिए। इफ़ के साथ एल्सिफ भी ऑप्शनल है, एल्स भी ऑप्शनल है। एल्सिफ अगर लिखोगे तो ये होगा कि ये चेक करेगा, फिर ये, फिर अगला एल्सिफ, फिर अगला एल्सिफ, और कुछ भी मैच नहीं करता है तो उसको एल्स को एग्जीक्यूट करना ही पड़ेगा। ये हमारा इफ़ एल्स एल्सिफ लैडर होती है। आशा करता हूँ क्लियर हो गया होगा ये आपको। मैं यहाँ पर इसको भी कुछ इस तरह कर दूँगा, मिनिमाइज़ कर देता हूँ उसको। तो इफ़ एल्स तो आप लोग को समझ में जो है आ गया होगा। तो इस तरह से आप लोग जो है कंडीशनल्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं एक चीज़ आप लोग को बताना चाहता हूँ कि जो एज ग्रेटर देन 20 है, ये हमारा क्या होता है, ये वैल्यूएट होगा या तो ट्रू में या फॉल्स में। तो अगर मैंने यहाँ पर इफ़ ट्रू लिख के इसको रन कर दिया तो क्या होगा कि ये हमेशा ट्रू रहेगी कंडीशन, इसलिए यू आर एन एडल्ट मुझे दिख जाएगा चाहे मैं कुछ भी टाइप करूं। तो मैं एज कुछ भी टाइप करूं, ये इफ़ ट्रू मैंने क्योंकि यहाँ पर लिख दिया इसलिए यहाँ पर आ जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है, मैं करके दिखाता हूँ आपको। मान लो मैं उल्टा करता हूँ, मान लो मैं अगर 2 भी डाल दूँ एज तब भी यहाँ पर मुझे यू आर एन एडल्ट आएगा क्योंकि मैंने हार्ड कोड कर दिया यहाँ पर, ठीक है।
तो मैं एज ग्रेटर देन 20 को वैसे के वैसे ही लिख देता हूँ। तो मेरे कहने का मतलब यहाँ पर सिर्फ इतना था कि ये जो एज ग्रेटर देन 20 होता है ना, ये इवैल्यूएट होता है ट्रू या फॉल्स में। या तो एज ग्रेटर देन 20 ट्रू होगा या फिर एज ग्रेटर देन 20 फॉल्स होगा, इन दोनों में से ही एक होगा। तो ये चीज़ जो होती है वो ट्रू या फॉल्स में रिप्लेस हो जाती है रन टाइम पे। तो रन टाइम पे अगर एज ग्रेटर देन 20 होगी तभी एग्जीक्यूट होगा, वरना नहीं होगा। इनफ फॉर इफ एल्स स्टेटमेंट। मैं आशा करता हूँ अब आपको एकदम इफ एल्स में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग एक प्रोग्राम बना लें अच्छा सा इफ एल्स यूज़ करते हुए। बहुत सारी अब आपके पास पॉसिबिलिटीज़ हैं, आप काफ़ी कुछ कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे और चलेंगे स्विच की तरफ कि ये स्विच क्या होता है। जिस तरह हमने यहाँ पर इफ़ एल्स इफ और ये सब देखा एल्स, उसी तरह हमारे पास एक स्विच स्टेटमेंट होता है। और ये स्विच स्टेटमेंट क्या होता है बताता हूँ क्या होता है। स्विच स्टेटमेंट बिल्कुल इफ एल्स की तरह होता है। इसमें होता क्या है कि जिस तरह हमने ऊपर यहाँ पर क्या किया था, मैं इफ एल्स वाले को कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि ये हमारे रास्ते में ना आए, और मैं करूँगा कि यहाँ पर स्विच स्टेटमेंट के अंदर अब लिखूँगा। तो मैं यहाँ पर कुछ ऐसे लिखूँगा स्विच। देखो अगर मैं SW लिखूँ यहाँ पर, ये मुझे सजेस्ट कर रहा है स्विच। ये क्या है? अगर मैं यहाँ पर लिखूँ स्विच और उसके बाद यहाँ पर मैं लिख दूँ एज, तो ये सिंटेक्स है इसका। मैं इसको इस तरह से खोल सकता हूँ। मैं कहूँगा केस 12 और यहाँ पर लिखूँगा साउट यू आर 12 ईयर्स ओल्ड। उसके बाद मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैंने कुछ इस तरह से तो केस अभी लिख दिया है अपना। फिर मैं यहाँ पर नीचे आऊँगा, मैं यहाँ पर लिख दूँगा केस 56 साउट, और मैं यहाँ पर लिख दूँगा यू आर, और उसके बाद मैं यहाँ पर लिख दूँगा 56 ईयर्स ओल्ड। आपको क्या हैरी भाई क्या कर रहे हो, केस केस क्या लिखे जा रहे हो? ये अभी समझाता हूँ इसका क्या यूज़ है और ये कब आपको अच्छा लगेगा यूज़ करना। तो अगर 16 है तो यहाँ 16 कर देता हूँ। एक सिंपल सा एग्जाम्पल ले रहा हूँ, रियल वर्ड में आप अच्छा एग्जाम्पल लेंगे। और यहाँ पर मैं डिफ़ॉल्ट लिख दूंगा और यहाँ पर लिख दूंगा साउट, और यहाँ लिख दूंगा मैं यू डिड नॉट मैच एनी ऑफ द केसेस। कंट्रोल से सेव कर दिया मैंने। इसको रन करूँगा और एज जो मैं इनपुट ले रहा हूँ, अगर मैंने 12 डाल दिया तो ये केस मैच हो जाएगा, अगर 56 डाल दिया तो ये केस मैच हो जाएगा, अगर 16 डाल दिया तो ये केस मैच हो जाएगा, तो डिफ़ॉल्ट डाल दिया तो ये केस मैच हो जाएगा। अब अगर मान लो मैं 56 अगर लिखूंगा तो मेरा आउटपुट क्या आएगा? मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूँ अभी। 56 लिखकर एंटर मारने से पहले मैं क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, क्या आउटपुट आएगा, और आप लोगों को बताना है क्या आउटपुट आएगा। मैं आप लोगों को थोड़ा टाइम देता हूँ, आप लोग सोच लें क्या आउटपुट आएगा। मैं 56 लिखूंगा तो आप में से कई लोगों का जवाब होगा कि यू आर 56 ईयर्स ओल्ड आउटपुट आएगा। लेकिन अगर मैं एंटर दबाऊंगा तो देखो यू आर 56 ईयर्स ओल्ड के साथ साथ ये 2 स्टेटमेंट भी आ गए। तो होता क्या है, जब स्विच केस स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है तब जहाँ पर उसको मैचिंग केस मिल जाता है उसके बाद के सारे केसेस वो एग्जीक्यूट कर देता है। ऐसा होने से बचने के लिए हमें हर केस के बाद एक ब्रेक लगाना पड़ता है इस तरह से। तो ब्रेक मैं यहाँ पर लगा दूंगा, और डिफ़ॉल्ट में ब्रेक लगाऊं ना लगाऊं बात एकदम बराबर है, नहीं भी लगाऊं तो काम चल जाएगा, क्योंकि डिफ़ॉल्ट तब रन होता है जब इनमें से कोई केस मैच ना करे। तो अब मैं अगर इसको कंपाइल एंड रन करूं, इसको बिल्ड करूं, और उसके बाद मान लो मैं डालता हूं 98 डाल देता हूं, जो कि मेरे किसी केस में नहीं है। 98 डालूंगा तो क्या होगा, ये चेक करेगा, ये चेक करेगा, ये चेक करेगा, और इवेंचुअली उसको पता चलेगा कि 98 तो किसी केस को मैच ही नहीं करता है, फिर ये डिफ़ॉल्ट में आ जाएगा। तो मैं अगर एज 98 डाल के एंटर मार दूं तो ये डिफ़ॉल्ट में आके बोलेगा यू डिड नॉट मैच एनी ऑफ द केसेस। तो आशा करता हूँ कि स्विच केस भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब ये ब्रेक हमने जो डाला यहाँ पर, ये ब्रेक एक नया कीवर्ड है और हमने इससे पहले नहीं पढ़ा था ब्रेक के बारे में। अब ये ब्रेक से क्या होता है आप लोग समझ चुके हैं। हमने अगर ब्रेक नहीं लगाया होता तब केस 12 के बाद वाले सारे केसेस एग्जीक्यूट होते ही होते, लेकिन अगर हमने ब्रेक लगा दिया अभी यहाँ पर, तब क्या फ़ायदा मिला हमको ये फ़ायदा मिला कि ब्रेक लगाकर उसके बाद वाले केसेस एग्जीक्यूट करने से हम बच गए। तो अगर हम बचना चाहते हैं एग्जीक्यूट करने से वो सारे केसेस जो कि मैचिंग केस के बाद हैं, तो हम ब्रेक लगा देते हैं। तो ब्रेक लगाने से हम लोग ये जो फालतू के केसेस हैं वो एग्जीक्यूट करने से बचते हैं। चलो बढ़िया। तो अभी तक जो है मैंने रिपीट कर दिया, 2-3 बार इस चीज़ को समझ में आ गया होगा। ब्रेक एक ऐसा स्टेटमेंट है
जिसको एक ऐसा कीवर्ड है इनफैक्ट जो कि हम अभी वापस से रिविजिट करेंगे, कहाँ पर, लूप्स में। तो इसके बाद मैं आप लोगों को लूप्स के बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे भी पहले मैं चाहता हूँ आप एक प्रोग्राम लिखें। तो यहाँ पर मैं क्विक क्विजेस देता रहता हूँ आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए। तो एक क्विक क्विज आप लोगों के लिए, और मुझे नीचे कमेंट करके जो लोग देगा इसका आंसर सबको एक एक दिल दूंगा। और अगर आप लोग कमेंट करते हैं, मैं आपको अपने उससे बता रहा हूँ कि अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो आप समझ जाना कि आप सीरियस हैं। अगर आप कमेंट करते हैं इसको सॉल्व करके, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ क्विक क्विज, और यहाँ पर मैं आप लोगों को देता हूँ कि प्रिंट संडे टू सैटरडे इनफैक्ट बेस्ड ऑन नंबर्स 1 to 7 टाइप्ड बाय द यूज़र। ठीक है, तो आप लोगों को करना क्या है, संडे से लेके सैटरडे तक, संडे के लिए 1, मंडे के लिए 2, ट्यूसडे के लिए 3, वेंसडे के लिए 4, थर्सडे के लिए 5, फ्राइडे के लिए 6, सैटरडे के लिए 7। आप लोगों को कुछ इस तरह से नंबर्स की मैपिंग करनी है। और जैसे ही किसी ने मान लो 2 एंटर किया, आप लोग को मंडे दिखा देना है, टुडे इज़ मंडे ऐसे दिखा देना है, और वो स्विच के स्टेटमेंट की मदद से आप लोग को करना है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग कर पाएंगे इस चीज़ को, और आप लोग जैसे ही इसको करेंगे आप लोग को काफ़ी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, स्विच के स्टेटमेंट की एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी आप लोगों की, और वो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होगा। तो अब हम करेंगे क्या, चलेंगे लूप्स की तरफ। और लूप्स क्या होते हैं इसको सबसे पहले समझेंगे, उसके बाद कोड लिखेंगे। तो लूप्स की अगर मैं आप लोगों से बात करूं, तो लूप सुनकर आप लोगों को क्या लगता है, लूप का क्या मतलब होगा? लूप होता है कि एक चीज़ को बार बार करना। कहते हैं ना कि गाना बहुत अच्छा लगा, आई एम लिसनिंग दिस ऑन लूप। लूप का मतलब है कि बार बार करते रहना। तो मैं भी करूँगा क्या, कि जो स्विच लगाया हुआ है मैं इसको सेलेक्ट करके कमेंट आउट कर दूंगा, और मैं यहाँ पर लूप्स लिखूंगा। अब मान लो कि मुझे 1 से लेकर 10 तक नंबर प्रिंट करने हैं, बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग लिखोगे साउथ, लिखोगे फिर 1 लिखोगे, फिर उसके बाद आप बोलोगे साउथ 2 लिख दूंगा मैं, फिर उसके बाद आप बोलोगे मैं साउथ 3 लिख दूंगा। 10 तक आप लिख के मुझे दे दोगे, कहोगे लो जी हैरी भाई आपने 1 से 10 तक प्रिंट करने को बोला था, मैंने कर दिया। लेकिन क्या अगर मैं 1 से 100 बोलूँगा तो आप 100 बार साउथ लगाओगे, या फिर मैं आप लोगों से 2000 तक बोलूँगा तो 2000 बार प्रिंट करोगे? जी नहीं, आप एक स्मार्ट तरीके से काम को करना चाहोगे, और वही स्मार्ट तरीका लूप है। दिखाता हूँ आप लोगों को क्या है ये लूप। मैं यहाँ पर ये वाला साउथ हटा देता हूँ, मैं यहाँ पर लिखूँगा इंट आई इज इक्वल टू 0। मैंने कहा कि एक इंटीजर बना दो आई नाम का, और उसकी वैल्यू को कर दो 0, ठीक है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है अभी तक। मैंने कहा कि वाइल आई इज़ लेस देन 1000, 100 रखता हूँ, 100 कुछ ऐसा करो। कैसा करो, मैं इसको कंट्रोल X करके कंट्रोल V कर देता हूँ, और यहाँ I कर देता हूँ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि I की वैल्यू जब तक 100 से छोटी है तब तक ये करते रहो, लेकिन I की वैल्यू तो 0 है और वो हमेशा 100 से छोटी है, तो ये तो होता रहेगा। तो ये एक इनफाइनाइट लूप का केस बन जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि मेरा लूप इनफाइनाइट लूप ना बने, मैं चाहता हूँ कि वो रुके। तो मैं I को क्या करूँगा, I को हर बार 1 से इंक्रीमेंट करता रहूँगा। मैं कहूँगा I प्लस इज इक्वल टू 1। मैं I प्लस इज इक्वल टू 1 इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे I को पहली आइट्रेशन में 1 करना है, दूसरी आइट्रेशन में 2 करना है, तीसरी आइट्रेशन में 3 करना है, एंड सो ऑन, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे करके मुझे 100 तक जाना है, 99 तक जाएगा इनफैक्ट, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है। 0 होगा पहले, कंडीशन ट्रू हो जाएगी। कंडीशन को चेक करना है 0 लेस देन 100 ट्रू है कि नहीं। हाँ है जी, ट्रू है बिल्कुल, तो ये प्रिंट हो जाएगा और I की वैल्यू 1 हो जाएगी। फिर 1 इज़ लेस देन 100 ट्रू है कि नहीं, जी हाँ है, 1 प्रिंट हो जाएगा। फिर ऐसे ये 99 तक आएगा, 99 लेस देन 100 ट्रू है कि नहीं, जी हाँ है, 99 पे आ जाएगा, प्रिंट हो जाएगा 99। फिर 100 इज़ लेस देन 100 ट्रू है कि नहीं, फॉल्स है। 100 इज़ लेस देन 100, 100 इज़ इक्वल टू 100 होता है। अगर लेस देन इक्वल टू होता तब 100 इज़ लेस देन इक्वल टू 100 ट्रू होता, लेकिन 100 इज़ लेस देन 100 इज़ फॉल्स। तो 0 से 99 तक नंबर प्रिंट हो जाएंगे। करके दिखाता हूँ आप लोगों को, ऐसे मज़ा नहीं आएगा। मैंने ऊपर यहाँ पर एज को इनपुट करने का यहाँ पर एक स्निपेट लिखा हुआ है, 3 लाइन लिखी हुई है, उनको हटा देता हूँ। इनफैक्ट अभी ये मुझसे पूछेगा एंट्री और एज, तो मैं बाईपास कर दूंगा कुछ भी एज डालकर। तो मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आप लोग को दिखे। 45 लिख के देखो 0 से 99 तक आ गया। तो ये था हमारा वाइल लूप। तो वाइल लूप क्या करता है, वाइल लूप हमारा जो फॉर्मेट होता है वो ये होता है कि आप कोई एक वेरिएबल डिफाइन करें या ना करें, ये आपकी मर्ज़ी है।
वाइल के अंदर एक कंडीशन देते हैं आप कहते हैं कि वाइल, और उसके अंदर आप एक कंडीशन देते हैं, तो वो कंडीशन जब तक सच होगी तब तक वाइल चलता ही रह जाएगा, चलता ही रह जाएगा, चलता ही रह जाएगा। तो ये होता है वाइल लूप, और मैं आशा करता हूँ कि आपको वाइल लूप समझ में आया होगा। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर कुछ इस तरह से लिखता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ वाइल कंडीशन, और यहाँ पर कोड, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दिस कोड विल कीप एग्जीक्यूटिंग until the condition is true। जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक आपका जो ये वाइल लूप है वो एग्जीक्यूट होता जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे जैसे ये वाइल खोल रहा हूँ, यहाँ पर एक टैब ये स्पेस दे दे रहा हूँ, यानी कि इंडेंटेशन दे दे रहा हूँ। तो ये जावा में ज़रूरी नहीं है, अगर मैं इसको हटा के भी सेव करूँ ऐसे और इसको कंपाइल करूँ तब भी ये रन हो जाएगा। लेकिन सिर्फ हम ऐसा इसलिए करते हैं ताकि हमारा प्रोग्राम अच्छा दिखे, क्लीन दिखे, ह्यूमन रीडेबल दिखे। देखो मशीन तो रीड कर लेती है। अब मैं आप लोग को एक बात यहाँ पे बताता हूँ। तो मार्टिन फाउलर ने एक बात बोली थी कि एनी फूल कैन राइट कोड दैट कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड। कोई भी बेवकूफ़ वो कोड लिख सकता है जो कि कंप्यूटर समझे, लेकिन जो ग्रेट प्रोग्रामर्स होते हैं वो लिख सकते हैं कोड जो कि ह्यूमन समझ सके। तो एनी फूल कैन राइट कोड दैट अ कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड, और गुड प्रोग्रामर्स राइट कोड दैट ह्यूमन कैन अंडरस्टैंड। तो ये जो कोट है मार्टिन फाउलर का, ये बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना टेस्ट चेंज करने के लिए आप लोग को बता दूं। तो वाइल लूप हमने देख लिया अभी यहाँ पर। अब मैं आप लोग को लेकर चलना चाहूँगा डू वाइल लूप में। तो एकदम सेम है, ठीक है, एग्जैक्टली सेम, बट एग्जैक्टली सेम है। मैं यहाँ पर डू वाइल लूप लिखता हूँ, बताऊँगा कि डिफरेंस क्या है, एक छोटा सा डिफरेंस है बस। ठीक है, तो डू वाइल लूप में क्या होता है, सबसे पहले डू लिखना होता है, ये वाइल कंडीशन यहाँ आ जाती है। इसमें सिंटैक्स देखो किस तरह चेंज हो रहा है। बस मैं आई को जे कर देता हूँ क्योंकि आई ऑलरेडी यूज़ हो चुका है, और यहाँ पर जे कर देता हूँ, और ये वाइल यहाँ पर आ जाएगा सिंटैक्स के हिसाब से। अब सिंटैक्स रटना नहीं है, मैं तो कहूँगा कि आप इसको यहाँ पर रेफरेंस के तौर पे ले लेना। इस कोड को ये मैं आपको देने वाला हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन में, इसको रेफरेंस के तौर पे आप ले लेना आराम से, और इसको यूज़ करना आराम से। और आप इसको यूज़ करते करते इसमें से देख कर आप आराम से देख पाओगे कि कहाँ डू लगता है, कहाँ वाइल लगता है, और इसको देखकर कोडिंग करना। मैं तो आप लोग को आज़ादी देता हूँ पूरी। डू वाइल लूप में क्या होता है कि ये कम से कम एक बार चलता ही चलता है। तो यहाँ पर अगर मैं इसको चला दूँ, देखो मैं इसको अगर चला दूँ यहाँ पर डू वाइल लूप को, इनफैक्ट मुझे वाइल लूप को कमेंट कर देना चाहिए था, तो वाइल लूप को मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। इसके ऊपर जो भी मैंने फालतू कोड या प्रिंट स्टेटमेंट्स लगा रखे हैं उन्हें भी मैं कमेंट आउट कर दूँगा। मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। बैकग्राउंड टास्क को मैंने कैंसिल करना था, चलो कोई बात नहीं, मैं इसको वापस से बिल्ड करके रन कर रहा हूँ। तो बिल्ड करके इसको वापस से रन करूँगा तो क्या होगा, आप कहेंगे जी हैरी भाई को डिफरेंस ही नहीं दिख रहा। देखो होगा क्या कि जे 0 हो जाएगा और जे प्रिंट होता जाएगा। लेकिन यहाँ पर होता क्या है कि ये कंडीशन कुछ भी हो एक बार ज़रूर रन होगी। डू वाइल में क्या होता है कि सिर्फ एक बार तो रन होनी ही होनी है, उसको कोई नहीं रोक सकता। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर जे इज़ लेस देन 100 की जगह जे इज़ ग्रेटर देन 100 लिख दूँ और सेव कर लूँ, तब आपको लगेगा कि ये रन होगा ही नहीं एक बार भी, क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो गई है। लेकिन j इज इक्वल टू 0 होने के बाद ये कहेगा डू का मतलब करना ही करना है जी। डू का मतलब क्या है कि करना ही करना है, कुछ भी हो। कंडीशन दिखी नहीं है इसको अभी तक, आप लोग कुछ ऐसे समझ लो। तो क्या होगा, डू के अंदर घुसेगा और ये कर देगा, यानी कि system.out.println जे कर देगा 0 प्रिंट हो जाएगा। तो ये 0 यहाँ पर प्रिंट हो गया, ठीक है। उसके बाद जे की वैल्यू 1 से बढ़ेगी। अब जे की वैल्यू 1 हो चुकी है। क्या 1 ग्रेटर देन 100 है? नहीं। फिर ये क्या कहा, उप्स कंडीशन तो फॉल्स हो गई, तो 0 ज़रूर प्रिंट होगा। तो मैं इसको रन करके आपको दिखाता हूँ। जे ग्रेटर देन 100 करने से 0 प्रिंट होना ही होना है, और उसके बाद जो है 0 के बाद कुछ प्रिंट नहीं होगा। तो ये रन हो जाएगा, तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो आप लोग देखो यहाँ पर ये सिर्फ 0 प्रिंट हो गया, यानी कि पहले एक बार पहली इटरेशन चलनी है और उसके बाद कुछ और होगा। तो ये होता है हमारा डू वाइल लूप। मैं आशा करता हूँ डू वाइल लूप एकदम क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। बिल्कुल ही वाइल की तरह था, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं था। मैंने यहाँ पर सिंटैक्स भी अपडेट कर दिया है और आप लोग यहाँ पर आराम से इसको यूज़ कर सकते हैं। जो कोड मैंने आप लोग को देने वाला हूँ, जो कोड मैं आप लोगों को, उसको आप आराम से यूज़ करके और अपने प्रोग्राम्स लिख सकते हैं देख के। तो आप इसको एक रेफरेंस शीट की तरह यूज़ कर सकते हैं। मैं अभी इसको कमेंट आउट कर दूँगा
और अब हम मूव करेंगे अगले लूप की तरफ जो कि है फॉर लूप। जो फॉर लूप होता है, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से कॉपी करता हूँ इसको और फिर आप लोग को यहाँ पर बताऊँगा। डू वाइल की जगह फॉर लिखूँगा यहाँ पर फॉर लूप, और मैं यहाँ पर सिंपली करूँगा क्या कि यहाँ पर फॉर लिखूँगा, और यहाँ पर होता है स्टेटमेंट 1 सेमीकोलन स्टेटमेंट 2 सेमीकोलन स्टेटमेंट 3, और इसके बाद यहाँ पर कोड टू बी एग्जीक्यूटेड। ये इसका सिंटैक्स होता है फॉर लूप का। अब आप में से कई लोग कहेंगे जी हैरी भाई क्या लिख दिया आपने। देखो स्टेटमेंट 1 जो होता है वो एग्जीक्यूट होता है फॉर लूप के चलने से पहले, ठीक है। फॉर लूप के चलने से पहले एक बार ये एग्जीक्यूट होगा। स्टेटमेंट 2 वो कंडीशन होती है जो चेक की जाती है, यानी कि अगर ये ट्रू होगा तब लूप आगे बढ़ेगा, और स्टेटमेंट 3 हर आइटरेशन के बाद रन होता है। तो मैंने बोल तो काफ़ी कुछ दिया, और मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ कि आप लोग मेरे एक बार बोलकर सुनने से समझें, इसलिए एग्जांपल मैं आप लोग को दूंगा। मैं यहाँ पर लिखूँगा फॉर, और मैं यहाँ पर लिखूँगा इंट i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन 10, i प्लस प्लस, और यहाँ पर साउट लिख दूंगा एक। साउट जब भी मैं बोल रहा हूँ समझ जाओ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन बोलने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, और यहाँ पर मैं i को प्रिंट कर दूंगा और इसको रन करूँगा तो दिखाता हूँ क्या होगा। 0 से लेकर 9 तक प्रिंट होगा। तो यहाँ पर हुआ क्या, स्टेटमेंट 1 जैसे कि बताया था लूप से पहले सिर्फ एक बार चलेगा, सिर्फ एक बार, यानी कि एक बार चल गया तो दूसरी बार चल ही नहीं सकता, एक बार चलेगा सिर्फ। चल गया जी, मान लो चला दिया मैंने, फिर ये कंडीशन चेक होगी क्या 0 10 से छोटा है, हाँ जी है, रन कर दो इसको। ये आ गया 0, यहाँ पर अभी तक से 0 प्रिंट हुआ है। फिर उसके बाद ये यहाँ पर आएगा, इस कंडीशन में i प्लस प्लस को अपडेट करेगा i की वैल्यू को। i की वैल्यू अब क्या हो चुकी है, 1 हो चुकी है, तो 1 को चेक करेगा। फिर यहाँ पर 1 लेस देन 10 है, हाँ जी है, तो प्रिंट कर दो 1 को। फिर ऐसे ही करते 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 यहाँ पर आ जाएगा 9 तक, फिर i की वैल्यू 10 हो जाएगी इंक्रीमेंट की वजह से, और इसके बाद 10 इज़ लेस देन 10 जो है वो फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि 10 इज़ लेस देन 10 फॉल्स होता है, 10 10 से छोटा नहीं है, 10 10 के बराबर है। 10 लेस देन इक्वल टू 10 जो है वो ट्रू रिटर्न करेगा। अगर मैं यहाँ पर इसको लेस देन इक्वल टू करके रन करूँ तब ये 0 से लेके 10 तक मुझे देगा। तो आप लोग देखना कि ये 0 से लेके 10 तक मुझे देगा। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को ब्रेक और कंटिन्यू के बारे में बताऊंगा कि ये ब्रेक और कंटिन्यू क्या होता है। देखो 0 से लेके 10 तक आ गया जैसे कि मैंने बोला था। तो आउटपुट विंडो को बड़ा छोटा भी कर सकते हो आप यहाँ पर इस तरह ऊपर नीचे ले जाकर, ये तो आप लोग को मालूम ही होगा, ठीक है। अब जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं ब्रेक और कंटिन्यू के बारे में। मैंने ब्रेक के बारे में स्विच के स्टेटमेंट्स में बताया था आप लोगों को, अगर याद हो आप लोगों को तो उसी को मैं अभी कंटिन्यू करूँगा। ब्रेक स्टेटमेंट क्या होता है, देखो ब्रेक क्या करता था वहाँ पर स्विच केस स्टेटमेंट में, वहाँ पर मतलब ऊपर यहाँ पर जहाँ मैंने आप लोग को स्विच केस बताया था, ब्रेक कहता था कि जी केस मैच हो चुका है, अब इसके नीचे वाले केसेस को आप रन नहीं करोगे और सीधे बाहर निकल जाओ स्विच स्टेटमेंट के। तो ब्रेक का मतलब होता है कि जी सीधे बाहर निकल जाओ, ऐसा करके समझ लो। यहाँ पर ब्रेक लगाता था तो सीधे बाहर निकल जाता था, सीधे बाहर आता था स्विच के। यहाँ पर भी वही होगा। तो अगर मैंने मान लो यहाँ पर पहले में ही ब्रेक लगा दिया तो क्या होगा, 0 प्रिंट होके बाहर आ जाएगा, कहेगा जी नहीं करना प्रिंट, अब इसके बाद प्रिंट नहीं करना, लूप को ख़त्म करो यहीं पर। तो अभी ये पार्स हो रहा है, ये अभी काम कर रहा है, जैसे ये रन होगा आप देखना सिर्फ 0 दिखाई पड़ेगा आपको। तो क्योंकि ब्रेक दिख गया इसको एक बार, ब्रेक का मतलब होता है कि जी ब्रेक कर दो, इसके आगे का कुछ नहीं चलना चाहिए, ये होता है हमारा किस चीज़ का मतलब, ब्रेक का मतलब। अगर यही ब्रेक में यहाँ लगा देता तब आपको ये भी देखने को नहीं मिलता, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन भी देखने को नहीं मिलता। ये देखो यहाँ पर ये कह रहा है अनरीचेबल स्टेटमेंट। तो अगर मैं इसको यहाँ पर रन करूँ अभी तो यहाँ पर होगा क्या, मैं इसको रन कर रहा हूँ और ये लूप के अंदर ही मैंने ब्रेक लिख दिया। तो मैंने क्योंकि लूप के अंदर ही ब्रेक लिख दिया तो क्या होगा, तो ये देखो यहाँ पर ये मुझे एरर भी दे रहा है, कह रहा है कि जी आपने अनरीचेबल स्टेटमेंट यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। तो अगर मान लो मैं यहाँ पर कुछ इस तरह लिखूँ जो मैंने यहाँ पर ये लिखा है, इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, और पेस्ट करता हूँ। तो क्योंकि मैंने यहाँ पर अनरीचेबल स्टेटमेंट लिख दिया तो ये मुझे एरर फिर से देगा। तो इस एरर को बचने के लिए मैं कहूँगा इफ़ i इज़ ग्रेटर देन, यहाँ पर एक इफ़ स्टेटमेंट लगाऊंगा और लिखूँगा i अगर 2 से ग्रेटर है तब आप सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन करें, वरना ना करें, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि i इज़ ग्रेटर देन ये, और ये ब्रेक हटा देता हूँ, वरना आप क्या करें, वरना आप ब्रेक कर लें, कुछ ऐसे मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। इफ़ i इज़ ग्रेटर देन 2
कुछ आप ब्रेक कर दें, ठीक है, एल्स मैंने कुछ ये लिखा है कोड अभी, ठीक है, मैं आप समझाता हूँ क्या लिखा मैंने ये लिखा कि अगर i 2 से बड़ा हो जाता है तब आप लूप को भूल जाओ, लूप को तोड़ दो, ब्रेक मतलब तोड़ दो, यहीं से टूट के निकल जाओ। तो क्या होगा, 0 के लिए रन होगा, 1 के लिए रन होगा, 2 जैसे ही होगा ब्रेक हो जाएगा, तो 0 और 1 आएगा सिर्फ यहाँ पर। अब अगेन ये ब्रेक का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल नहीं होगा, लेकिन जब आप अपने प्रोडक्शन कोड में यूज़ करेंगे ब्रेक को, तब आप लोग को पता चलेगा कि जो ब्रेक होता है वो क्या करता है। जहाँ ब्रेक दिखा फॉर लूप की कहानी वहीं खत्म। ब्रेक का मतलब होता है कि यहाँ तक जो हुआ जी हुआ, इसके बाद फॉर लूप नहीं चल सकता ये वाला, यानी कि ब्रेक दिखते ही फॉर लूप के बाहर आ जाएगा, ठीक है, बढ़िया। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे कुछ ऐसा कि कंटिन्यू के बारे में देखेंगे। अगर मैं i इज़ ग्रेटर देन 2 करके कंटिन्यू करता, देखो ये 0 1 2 है, अब इस ब्रेक की जगह अगर मैं कंटिन्यू लगा देता, देखो ब्रेक आपको समझ में आ गया, अगर नहीं आया तो वीडियो को पीछे करके फिर से देख लेना, अगर आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। कंटिन्यू क्या करता है, ब्रेक क्या करता था, तोड़ देता था लूप को, ब्रेक कहता था कि जी लूप को भूल जाओ, कंटिन्यू कहता है कि अभी वाली आइट्रेशन को भूल जाओ, यानी कि इसके नीचे मत जाना, अब सीधा अगली आइट्रेशन में जाओ। यानी कि कुछ ऐसा होगा कि i ग्रेटर देन 2 के लिए, i जैसे ग्रेटर देन 2 होगा, ये कहेगा जी अगली में जाओ। मैं काम करता हूँ, इसको i इज इक्वल टू कर देता हूँ, और i इज इक्वल टू 2 लिखने के बाद मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इफ एल्स के बाद मैं यहाँ पर एक चीज़ लिख दूंगा, एक साउट लिख दूंगा, और यहाँ पर मैं एक i भी प्रिंट कर देता हूँ, ठीक है, और मैं ये एल्स हटा देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा चेंज कर दिया कोड अपना। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर i की वैल्यू 2 हो जाए तो कंटिन्यू कर दो, यानी कि इसके नीचे मत आओ, और वैसे क्या करो, साउट i कर दो, यानी 0 रन होगा, 1 के लिए रन हो जाएगा, 1 प्रिंट हो जाएगा, लेकिन जैसे ही 2 होगा ये कहेगा जी 2 है तो कंटिन्यू, यानी कि इसके नीचे मत जाना, अब सीधे 3 के लिए चलाओ, तो 3 के लिए चलेगा, तो 3 आएगा, तो 2 को स्किप कर देगा ये। तो कभी भी कोई एक आइट्रेशन स्किप करनी पड़ती है आपको आधे रास्ते में, तब आप कंटिन्यू का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने अभी इसको रन किया है, तो 0 1 3 से लेकर पूरा 10 तक आएगा मेरा आउटपुट। तो ये देखो मेरा आउटपुट आ रहा है यहाँ पर 0 1 3 4 5 6 7 8 9 10। तो जिस तरह मैंने आप लोग को बताया यहाँ पर ब्रेक और कंटिन्यू के बारे में, मैं आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे और आप लोग को क्लियर हो गया होगा, और अब आप लोग जो है आराम से इस चीज़ को जो है समझ पा रहे होंगे, और आप लोग आराम से कर पाएंगे, अपने प्रोग्राम्स लिख पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे, और जो बेसिक है वो यही है। इस पॉइंट पर हम आगे बढ़ेंगे और अब हम देखेंगे जावा में अरेज के बारे में कि अरे क्या होता है जावा के अंदर। तो ये जो मैंने लगा रखा है ना अभी यहाँ पर क्या लगा रखा है, मैंने एक फॉर लूप लगा रखा है, तो इसको मैं सेलेक्ट करूँगा और इसको कमेंट कर दूँगा। तो अगर मैं जूम आउट करूँ अपनी स्क्रिप्ट में, काफ़ी कुछ लिखा है मैंने, ये सारा का सारा कोड आप लोगों को मिल जाएगा। मैं यहाँ पर करूँगा क्या, नीचे आऊँगा और एरेज के बारे में आप लोगों को बताऊँगा। तो मैं यहाँ पर जावा एरेज लिख दूँगा। अब एरेज क्या होता है, एरेज वैल्यूज़ का समाहार होता है, वैल्यूज़ की कलेक्शन होती है। यानी कि अगर मान लो मुझे मल्टीपल वैल्यूज़ स्टोर करानी है, तब मैं एक ही वेरिएबल में मोर देन 1 वैल्यू स्टोर करा सकता हूँ एरेज की मदद से। अब ये मैंने क्या बोल दिया, जैसे मान लो मुझे मार्क्स स्टोर करने हैं 10 बच्चों के, और मैं चाहता हूँ कि मैं बिल्कुल भी सेपरेट वेरिएबल्स ना बनाऊँ ये काम करने के लिए। तो ये काम करने के लिए मैं एक एरे बना सकता हूँ। तो मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ कि इंटीजर का मुझे एक एरे दे दो, और उसमें मुझे स्टोर करने क्या, मार्क्स, तो उसका नाम मैं रख रहा हूँ मार्क्स इज इक्वल टू 1 2 3 5 मान लो, ठीक है। अब क्या है कि जैसे ही मैं ये लिखूँगा तो एक एरे मेरा क्या होगा, डिक्लेयर हो गया। अब मैं अगर यहाँ पर साउट लिखूँगा और उसके बाद लिखूँगा मार्क्स 0, तब क्या होगा, 1 आ जाएगा। तो क्या होता है कि जो इंडेक्स होती है एरे की वो 0 से स्टार्ट होती है। तो जब मैंने यहाँ पर लिखा इंट और मैंने ये जो स्क्वायर ब्रैकेट थे ये खोल के बंद कर दिया, इसका मतलब मैं ये कह रहा हूँ जावा से कि जावा साहब मार्क्स नाम का मुझे एक एरे बना कर दो, उसके अंदर ये 4 वैल्यू स्टोर कर दो। और जावा आपसे कहेगा ठीक है जी मैं ये 4 वैल्यू स्टोर कर देता हूँ मार्क्स नामक इस डब्बे के अंदर। हमने वेरिएबल की बात की थी, हमने बात की थी कि वेरिएबल एक डब्बा होता है, एक कंटेनर होता है। तो हम मार्क्स नाम के उस डब्बे में स्टोर कर देंगे क्या, 1 2 3 5।
अब आपसे जावा ये कहता है कि जी देखो हैरी भाई, आपका मैंने 1 2 3 5 तो स्टोर कर दिया मार्क्स नाम के डब्बे में। जब भी आपको चाहिए 1 तो 0 कहकर उसको पुकारना, कहना मार्क्स 0, तब मैं आपको 1 दे दूंगा। मार्क्स 2 जब कहोगे तब आपको क्या मिलेगा, मार्क्स 2 कहोगे तो 3 मिलेगा, मार्क्स 1 कहोगे तो 2 मिलेगा, मार्क्स 0 कहोगे तो 1 मिलेगा। तो 0, ये वाला 1, ये वाला 2 और ये वाला 3। तो मैंने अभी क्या किया है कि इस प्रोग्राम को रन किया है और ये प्रोग्राम जो है अभी बिल्ड हो रहा है, और जैसे ही बिल्ड होकर रन हो जाएगा तब क्या होगा, मुझे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। क्यों मिला 1? क्योंकि मैंने 0th इंडेक्स वाला जो हमारा वेरिएबल है मार्क्स के अंदर उसको रिक्वेस्ट किया है। मैंने कहा है कि जो भी मार्क्स 0 है वो जी मुझे दे दो। तो मार्क्स 0 इज इक्वल टू 1 यहाँ पर प्रिंट हो गया है। तो मैं आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। उसी के साथ साथ अगर मैं मान लो कुछ ऐसे करूँ मार्क्स और उसके बाद मैं कह दूँ 3 इज इक्वल टू 34, तो अगर इसके बाद मैंने साउट करके मार्क्स 3 प्रिंट करने की कोशिश करी तब मुझे क्या मिलेगा, मुझे अपडेटेड वैल्यू मिलेगी 34। यानी कि मैं वैल्यू को अपडेट भी कर सकता हूँ इस तरह से, मैं वैल्यू को एक्सेस कर सकता हूँ और वैल्यू को अपडेट भी कर सकता हूँ। तो ये है मेरा एरे। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को एरे समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को बताता हूँ, देखो यहाँ पर 1 और 34 आ गया, मार्क्स 0 पे 1 था, मार्क्स 3 पे 0 1 2 3 5 था, लेकिन मैंने आज चेंज करके 34 कर दिया था। मैं अब लिख देता हूँ दिस विल अपडेट मार्क्स 3 और मुझे मार्क्स 3 की जगह अब 34 मिलेगा। अब अगर मान लो एक एरे गिवन है और आप लोग को उसको पूरा लूप करना है और सारी वैल्यूज प्रिंट करनी है, तब कैसे करोगे? तो आप सिंपली फॉर लूप की मदद से कर सकते हो। आप बोलोगे जी एक आई नाम का वेरिएबल बनाओ और उसको चलाओ, कहाँ तक चलाओ, मार्क्स डॉट लेंथ तक। अब मार्क्स डॉट लेंथ क्या होता है, मार्क्स डॉट लेंथ मार्क्स की लेंथ देगा, यानी कि 1 2 3 4, इस केस में 4 देगा। और उसके बाद आप कहते हो आई प्लस प्लस और साउट करके आप लिख देते हो मार्क्स आई। तो आई की वैल्यू होगी 0 1 2 3 और 4, ठीक है। सॉरी 4 नहीं होगी आई की वैल्यू, क्योंकि लेस देन है, तो 0 1 2 3 होगी। तो 0 करूँगा तो 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, 5 मिलेगा। तो उसको मैं जैसे ही रन करूँगा तब इन दोनों को भूल जाना आप, ये जो मार्क्स 0 मार्क्स 3 1 और 34 आएगा, उसके बाद मैं जो प्रिंट कर रहा हूँ वो मेरा एरे है। तो 1 आएगा पहले, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 34 आएगा, क्योंकि मैंने अपडेट कर दिया मार्क्स 3 यहाँ पर। इस बात को आप ध्यान रखना, मार्क्स 3 मैंने अपडेट कर दिया, मेरा एरे अपडेट हो चुका है। तो देखो यहाँ पर 1 2 3 और 34 आ गया। तो ये था जी एक तरीका, एक क्लासिकल तरीका लूप को आइटरेट करने का, वे टू आइटरेट एन एरे, एक एरे को आइटरेट करने का। अब यहाँ पर हम एक नए तरह के लूप के बारे में बात करेंगे जो कि है फॉर ईच लूप। अगर मैं यहाँ पर कुछ ऐसे लिखूँ मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फॉर ईच लूप। अगर मैं यहाँ पर कुछ ऐसे लिखूँ फॉर और मैं यहाँ पर लिखूँ इंट और उसके बाद मैं यहाँ पर लिख दूँ आई, या फिर मैं लिख दूँ यहाँ पर वैल्यू और मैं यहाँ पर लिख दूँ फिर क्या, मार्क्स, और मैं कहूँ कि साउट वैल्यू, तब होगा क्या कि मार्क्स एरे के अंदर जो जो वैल्यू है वो सब प्रिंट हो जाएंगी। तो मैं एक काम करता हूँ, जो क्लासिकल वे था, इसके बाद एक साउट लगाता हूँ और यहाँ पर मैं लिखूँगा दिस इज़ फॉर ईच लूप। तो इसके बाद जो भी प्रिंट होगा वो मेरा फॉर ईच लूप वाला है। तो होगा क्या कि वैल्यू जो होगी मेरी मार्क्स की वो हर बार मिलती जाएगी मेरे लूप को। तो यहाँ पर क्या होगा कि 1 आएगा पहले, फिर 2, फिर 3 और फिर 34, क्योंकि मैंने मार्क्स 3 को अपडेट कर दिया है। तो वैल्यू होगी यहाँ पर आई, देखो 1 2 3 और 34। तो ये एक तरीका है हमारा, ये मॉडर्न वे है आइटरेट करने का। तो आप फॉर ईच लूप लगा के इसको आइटरेट कर सकते हो। और जिस तरह मैंने आप लोगों को यहाँ पर सिंगल डायमेंशनल एरे के बारे में बताया, आप मल्टी डायमेंशनल एरे के बारे में बात कर सकते हैं। जैसे कि मान लो मैं यहाँ पर एक एरे बनाना चाहूँ, मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ मैट्रिक्स इज इक्वल टू, और मुझे यहाँ पर एक ये लगाना पड़ेगा स्क्वायर ब्रैकेट, जैसे कि आप लोग को मालूम ही है, मैंने बताया आप लोगों को, जैसे यहाँ पर हमने लगाया था, उसी तरह ये बताने के लिए कि ये एक एरे है। और मैं कुछ ऐसे लिख दूँगा, तो मैं लिखूँगा 1 2 3 और उसके बाद कॉमा लगा के मैं लिख दूंगा क्या, 4 5 6। मान लो मैंने ये वैल्यू स्टोर करनी है अपनी, यानी कि सेमीकोलन लगा देता हूँ, कंट्रोल एस से मैं सेव कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर 1 2 3 और 4 5 और 6 मैंने यहाँ पर प्रिंट कर दिया। अब क्योंकि ये 2 डायमेंशनल एरे है इसलिए मुझे 2 ये लगाने पड़ेंगे।
तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। अगर मैं नहीं लगाऊंगा तो मेरा इंटेलिजेंट आइडिया ही यहाँ पर मुझे बता दे रहा है कि जी आपने ये क्या कर दिया, ये रेड लाइन अभी दिखा रहा है, ये कह रहा है जी एक 2 डायमेंशनल अरे है, इसलिए 2 आपको ये लगाने पड़ेंगे खुले बंद स्क्वायर ब्रैकेट्स, ठीक है। चलो अगर मैंने ये कर दिया तो अगर मैं यहाँ पर एक साउट करके दिखाऊँ आप लोगों को और मैं आप लोगों को मैट्रिक्स 0 1 करके दिखाऊँ तब क्या प्रिंट होगा आपके हिसाब से? तो मैट्रिक्स 0 1 करके प्रिंट होगा 2 मेरा। आप लोग देखना कि 2 प्रिंट हो जाएगा यहाँ पर 34 के बाद। क्यों? क्योंकि आप इसको कुछ ऐसे देखो, मैं यहाँ पर टैब लगा देता हूँ थोड़ा ताकि समझ में आए आप लोगों को। तो मेरा कंप्यूटर हैंग कर रहा है और ये मुझे एक एरर दे रहा है, एरे रिक्वायर्ड बट इन फाउंड। तो ये कह रहा है एरे रिक्वायर्ड, ओप्स मैंने यहाँ पर देखो गड़बड़ कर दी है। ये मुझे कुछ इस तरह लिखना था 0 1, तो मैंने यहाँ पर गड़बड़ कर दी थी इसलिए ये मुझे एरर दे रहा है। तो ये सिंटेक्स है मैट्रिक्स 0 और फिर 1, ठीक है। तो मैट्रिक्स 0 1 लिखकर क्या हुआ, मैट्रिक्स 0 1 लिखकर ये क्या करेगा, 0th में पहले इसको ले लेगा, कहेगा जी 0 पे आपका ये है, उसके अंदर घुसेगा, फिर कहेगा 0 1 1 पे आपका 2 है। तो ये देखो 2 प्रिंट हो गया 34 के बाद। तो आशा करता हूँ क्लियर हो गया होगा आप लोग को मल्टी डायमेंशनल एरे। जिस तरह मैंने आप लोगों को 2 डायमेंशनल एरे बताया यहाँ पर, उसी तरह आप लोग 2 डायमेंशनल एरे की तरह 3 डायमेंशनल 4 डायमेंशनल 5 डायमेंशनल 1000 डायमेंशनल एरे भी बना सकते हो, ठीक है। बढ़िया। अब हम एक काम करेंगे, जल्दी से एक स्ट्रिंग एरे बनाएंगे और मैं उसका नाम रखूँगा कार्स। और मैं यहाँ पर करूँगा क्या, कुछ इस तरह लिखूँगा, कुछ इस तरह लिखूँगा और यहाँ पर मैं लिख दूंगा इज इक्वल टू हैरी, मारुति और सुजुकी और इनोवा और उसके बाद टाइटेनियम लिख देते हैं, टाइटेनियम 4 टाइटेनियम, ठीक है। 4 टाइटेनियम, मारुति हैरी नाम की कोई गाड़ी नहीं है बट अगेन आप लोग थोड़ा झेलो मुझे। मारुति हैरी, मारुति सुजुकी, इनोवा 4 टाइटेनियम, सेमीकोलन लगा देते हैं। अब मैं क्या करूँगा, जल्दी से कहूँगा कि स्ट्रिंग वैल्यू कार्स ऐसे करके और एक साउट लगा के मुझे बस यहाँ पर वैल्यू लिख देना है, सिर्फ इतना करना है। मुझे ये सारी की सारी कार्स की वैल्यू मिल जाएंगी एक एक करके वैल्यू वेरिएबल के अंदर। तो आप लोग देखना यहाँ पे मारुति हैरी, मारुति सुजुकी, इनोवा 4 टाइटेनियम, ये यहाँ पर आप लोग को मिलता चला जाएगा ऑन लूप। तो देखना ये कैसे काम कर रहा है। देखो मारुति हैरी मिला, मारुति, फिर सुजुकी, फिर इनोवा, फिर 4 टाइटेनियम, यहाँ पर आउटपुट में आप लोग देख सकते हो। तो आशा करता हूँ कि आप ये समझ गए होंगे कि हम लोग जिस तरह इंट के एरे बना रहे थे उसी तरह स्ट्रिंग के एरे भी बना सकते हैं। और उसी तरह जिस तरह हमने पहले फॉर लूप लगाया था, यहाँ पर फॉर ईच लूप कहते हैं इसको, जिस तरह हमने फॉर ईच लूप लगाया था ये वाला अपने इंटीजर एरे के अंदर, उसी तरह हम फॉर ईच लूप अपने स्ट्रिंग वाले एरे में भी लगा सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ क्लियर हो गया होगा आपको। और इसमें सिर्फ इतना ही है, सिंगल डायमेंशनल एरेज, मल्टी डायमेंशनल एरेज, फॉर ईच लूप, सिर्फ इतना ही है। और मुझे मालूम है कि आप लोग को थोड़ा सा शुरू में ये लग सकता है थोड़ा सा डेंजरस, लेकिन अगेन मैं आप लोगों से कहूँगा प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। आप लोग जैसे ही प्रैक्टिस करेंगे ज़्यादा आप लोगों को चीज़ें आसान लगने लग जाएंगी। तो ये थे हमारे एरेज। सो गाइस अब हम लोग बात करेंगे जावा में ट्राई कैच की, कि ये ट्राई कैच क्या होता है और किस तरह आप लोग इस्तेमाल करेंगे इसको। तो मैं करूँगा क्या, जो मैंने फॉर ईच लूप बताया था आप लोगों को, एंड इनफैक्ट मैंने आप लोगों को ये जो पूरा जावा एरेज बताया था इसको मैं कमेंट आउट कर दूंगा और उसके बाद मैं यहाँ पर एक नया कमेंट लिखूँगा और यहाँ पर मैं कुछ इस तरह से ट्राई कैच लिखूँगा, यानी कि ट्राई कैच यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। कभी कभी क्या होता है कि हमारा जो कोड है वो एरर थ्रो करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कुछ ऐसा करूँ, मैं यहाँ पर कॉपी करूँ और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट करूँ और उसके बाद मैं यहाँ पर करूँ साउट यानी कि system.out.println और मैं 0 1 2 3 4 5 मेरा है नहीं, लेकिन तब भी मैं क्या करूँ, कार्स 5 को एक्सेस करने की कोशिश करूँ और मैं कहूँ जी मुझे कार्स 5 बताइए क्या है जावा साहब। तो जावा साहब कहेंगे ये तो एरर है, जावा साहब को प्रॉब्लम होगी, जावा साहब कहेंगे है ही नहीं कार्स 5, 4 तक है सिर्फ 0 1 2 3 4, तो मैं आपको कहाँ से दूँ कार्स 5। अब होगा क्या, ऐसा करने से मुझे एरर मिलेगा। इसके बाद अगर मैं यहाँ पर साउट मासूम नाम से कुछ प्रिंट करूँ, मैं यहाँ पर मासूम नाम से प्रिंट कर रहा हूँ, उप्स मैंने क्या किया है, Ctrl+Z और मासूम। देखो यहाँ पर ये एरर तो आपने देख लिया कि यहाँ पर एरर आ रहा है कि इंडेक्स फाइंड 5 आउट ऑफ बाउंड्स फॉर लेंथ 5, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर मैंने यहाँ पर फिर से गड़बड़ कर दी, मैं इसको स्टॉप करूँगा
उप्स। तो मुझे करना क्या है, बेसिकली मुझे इसको रन करना है सेव करके। तो यहाँ पर ये बिल्ड कर रहा है, अभी मैं बिल्ड कैंसिल करता हूँ इसको और वापस से मैं इसको बिल्ड करके रन करूँगा। जैसे ये स्टॉप हो जाएगा, तो स्टॉप हो गया, मैं वापस से बिल्ड करके रन कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पर कार्स 5 को एक्सेस करने की कोशिश करी और उसके बाद मैंने एक मासूम यहाँ पर प्रिंट किया। जब मैंने सिर्फ कार्स 5 को प्रिंट करने की कोशिश की थी तब मुझे एरर मिला। देखो ये एरर है, एक्सेप्शन इन थ्रेड मीन जावा डॉट लैंग डॉट अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन इंडेक्स 5 आउट ऑफ बाउंड्स फॉर लेंथ 5। तो ये मुझे यहाँ पर एरर मिल गया। अब यहाँ पर ये मुझे लाइन नंबर भी दे रहा है, अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मैं उस लाइन नंबर पे पहुँच जाऊँगा जहाँ पर एरर है। अभी ये बिल्ड कर रहा है, तो बिल्डिंग प्रोसेस इसने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ली है। तब करेंगे क्या, जैसे ये रन होगा तो एरर तो आना है, ये तो हमको पता है। लेकिन जो चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ मैं आपको दिखाता हूँ। देखो हमने यहाँ पर ये लाइन लिखी जो कि गलत थी, जिसको एरर मिलना ही मिलना था। इसके चलते हुआ क्या, इसके चलते ये मासूम लाइन बेचारी प्रिंट नहीं हो पाई। तो इस मासूम लाइन को और मासूमियत देने के लिए, यानी कि इस मासूम लाइन को बचाने के लिए इसकी पहले वाली लाइंस के एरर से हम ट्राई कैच ब्लॉक का इस्तेमाल करते हैं। हम कहते हैं जी प्रोग्राम को रोको मत, जब भी कोई एरर आए तो प्रोग्राम को रोकना मत, ट्राई करना ऐसा करने का, कैसा करने का, ऐसा करने का ट्राई करना। कर पाओगे तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है, लेकिन अगर नहीं कर पाओगे तो उसको कैच करना और जो भी एक्सेप्शन आएगी वो मुझे ई के तौर पर देना। और देखो यहाँ पर फिर क्या होगा, और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, साउट कर दूंगा ई को, यानी कि एरर नहीं आएगा इस बार मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ मैंने रन कर दिया है, टाइम लेता है थोड़ा। मैंने कहा कि ट्राई करो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन कार्स 5 को करने का। अब ऑब्वियसली ये नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि है ही नहीं कार्स 5। तो एरर थ्रो ना करने के बजाय एरर कैच हो जाएगा यहाँ पर, और होगा क्या उससे कि मेरा जो प्रोग्राम है वो स्टॉप नहीं होगा। जब भी एरर आता है तो वहीं पर हॉल्ट हो जाता है प्रोग्राम, जैसे कि हमने पहले देखा था। इस बार लेकिन ऐसा नहीं होगा। इस बार वो एरर मैंने कहा कि मुझे प्रिंट करके दे दो, एरर को थ्रो मत करो। देखो पहले रेड से आ रहा था, अब क्या है, मैंने मैनुअली प्रिंट करा एरर को। यहाँ पर मैंने कहा कि इसको कैच करके ऐसा कर दो, जो भी एरर आ रहा है मुझे प्रिंट करके दे दो उसको। और उसके बाद ये जो मासूम लाइन थी जो कि पहले नहीं चल रही थी वो अब चल रही है। तो ट्राई कैच से क्या होता है कि जो भी एरर आने वाला होता है, अगर आएगा नहीं आएगा तो सच्ची कोई बात ही नहीं। जैसे आपने अगर यहाँ पर कैच 3 लिख दिया तब तो एरर आएगा ही नहीं, तब तो खामोशी के साथ आप लोग को ये कार्ड्स 3 मिल जाएगा, 0 1 2 3, यानी कि इनोवा आपको प्रिंट होकर मिल जाएगा और फिर मासूम प्रिंट होकर मिल जाएगा। लेकिन अगर ये लाइन एरर थ्रो कर सकती थी, कर देती, तब आप लोगों को ये कैच करके, कैच के अंदर जो भी लिखा है आपने वो प्रिंट करके देगा। अब जैसे कि ये इसका यूज़ क्या है मैं बताता हूँ आपको। यूज़ क्या है इसका, यूज़ ये है कि कभी कभी हम नेटवर्क रिक्वेस्ट मारते हैं। मान लो आप इंटरनेट पे जाके कोई यूआरएल क्रॉल कर रहे हो, वो यूआरएल एग्जिस्ट ही नहीं करता है, या फिर उस यूआरएल में 404 एरर आ रहा है मान लो, तो क्या होगा अगर 404 एरर आ रहा है। तो अगर उस यूआरएल में 404 एरर आ रहा है तो आप उससे कैसे बचोगे, आप उससे नहीं बच पाओगे। आपको बचने के लिए कैच करना पड़ेगा उस एक्सेप्शन को जो भी वो एरर थ्रो करेगा। देखो यहाँ पर इनोवा और मासूम आ गया है, तो कैच करने से क्या होगा कि जो एरर आपको प्रिंट होने वाला होता, अब वो एरर प्रिंट नहीं होगा आपको, वो एरर आपका नहीं आएगा, आपको वो एरर प्रिंट होके मिलेगा सिस्टम डॉट डॉट प्रिंटलन की मदद से। यानी कि आपका प्रोग्राम एरर की वजह से नहीं रुकेगा और आगे बढ़ जाएगा, और ये जो मासूम लाइन से आगे की वो एग्जीक्यूट हो पाएंगी। तो आई होप कि ट्राई कैच समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे जावा में मेथड्स की। हमने अभी यहाँ पर किया क्या था, सिर्फ एक मेथड बनाया था और उसका नाम क्या था, हमने उसका नाम रखा था वॉइड मेन, और हमने कहा था कि वो ज़रूरी होता है। अब मेथड क्या होता है, एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो कि तब रन होता है जब उसको कॉल कराया जाता है। अब मान लो मुझे 2 नंबर्स को ऐड करना है, या फिर मान लो मुझे 2 नंबर्स का मीन निकालना है, तो मैं क्या उसको बार बार उस ब्लॉक को करूँगा। मान लो 10 लाइन में होता है मीन, मान लिया कि 1-2 नंबर का जो अरिथमेटिक मीन है वो 10 लाइन में निकलता है, लेट अस सपोज। तो क्या मैं उसको निकालने का बार बार लाइन ऑफ कोड लिखता जाऊंगा? नहीं, मैं एक मेथड लिख लूँगा। मैं ऐसा करूँगा कि एक मेथड को क्रिएट कर दूँगा। मैं कहूँगा कि जी आप एक काम करें, आप यहाँ पर एक सम नाम का मेथड बना लें। आपको मैं दूंगा क्या, आपको मैं इंट ए दूंगा और इंट बी दूंगा, 2 इंटीजर दूंगा। आपको रिटर्न कर देना है क्या, a प्लस बी आप लोगों को रिटर्न कर देना है। तो आप रिटर्न करेंगे a प्लस बी। अब यहाँ पर क्या है
कि यहाँ पर मुझे इंट सम लिखना पड़ेगा। इंट सम मुझे क्यों लिखना पड़ेगा? इंट सम इसलिए लिखना पड़ेगा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो वैल्यू रिटर्न हो वो एक इंटीजर आए। तो अगर मैं यहाँ पर मैं नीचे आता हूँ, मैं मासूम के बाद यहाँ पर अगर लिखूँ कुछ ऐसे साउट नहीं, मैं यहाँ पर लिख दूँ सम और यहाँ पर लिख दूँ 5,6 या फिर 7, तो देखो यहाँ पर A 5 हो गया और B 7 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर ये कह रहा है कि नॉन स्टैटिक मेथड सम कैन नॉट बी रेफरेंस फॉर अ स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट। तो मुझे करना क्या पड़ेगा कि यहाँ पर एक स्टैटिक कीवर्ड लगाना पड़ेगा। स्टैटिक कीवर्ड क्या करता है? तो जैसे कि मैंने यहाँ पर स्टैटिक पहले लगाया था, स्टैटिक वॉइड लिखा था, इस बार स्टैटिक इंट लिखूंगा। स्टैटिक का मतलब है कि ये मेन क्लास को बिलोंग करता है और मेन क्लास के ऑब्जेक्ट को बिलोंग नहीं करता है। तो ये जो मेन क्लास हमने बनाई है वो फंक्शन की मालिक है। तो अब अगर मैं इसको रन करूँ, यहाँ पर मैं नीचे ही आ जाऊँ अगर, तो आप लोग देखो यहाँ पर ये सम A 5 और B 7 कुछ इस तरह से इसने ले लिया है। और आप लोग देखो यहाँ पर जैसे ही ये रन हो जाएगा एक बार और जैसे ये मुझे आउटपुट देगा, आप देखना मासूम के बाद क्या लिख कर आएगा। तो इस तरह हम लोग जो है मेथड को कॉल कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि मेथड कॉलिंग आप लोगों को समझ में आ गई होगी। और जैसे ही आप देखें मैंने यहाँ पर 5 और 7 दिया तो इसने 12 मुझे यहाँ प्रिंट करके दे दिया। सो गाइस मैं यहाँ पर करूँगा क्या कि जो मैंने यहाँ पर ट्राई कैच वाला कोड लिखा था उसको मैं कमेंट कर दूँगा और मैं यहाँ पर करूँगा क्या, अब एक छोटा सा मिनी प्रोजेक्ट बनाऊँगा और उस मिनी प्रोजेक्ट में मैं क्या करूँगा, 2 नंबर्स को इनपुट करूँगा और 2 नंबर्स को इनपुट करने के बाद मैं एक कैलकुलेटर बनाऊँगा और यूज़र से पूछूँगा कि आप क्या करना चाहते हैं, आप उन 2 नंबर्स के साथ क्या कौन सा ऑपरेशन करना चाहते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा 2, इनफैक्ट मैं फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स बनाऊँगा और मैं यहाँ पर पहला लिखूँगा number_1 इज़ इक्वल टू, मैं लिख दूँगा मैं इनफैक्ट उसको यूज़र से लूँगा और दूसरा मैं ले लूँगा number_2 और ये 2 नंबर जो हैं ये यूज़र इनपुट के तौर पे मुझे देगा। और जैसे ही वो यूज़र मुझे इनपुट के तौर पे ये 2 नंबर्स देगा, मैं करूँगा क्या, इन दोनों को या तो जोड़ूंगा, घटाऊंगा और कोई ऑपरेशन मैं अप्लाई करूँगा। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक साउट लगाऊंगा और यहाँ पर लिखूँगा एंटर फर्स्ट नंबर, ठीक है। और उसके बाद स्कैनर क्लास का यूज़ करके स्कैन इज इक्वल टू न्यू स्कैनर में लिखूँगा। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, जिस तरह मैंने यहाँ पर ऊपर, अगर आप लोग को याद हो तो स्कैनर क्लास आप लोग को यूज़ करके दिखाई थी, तो अगर आप लोग को स्कैनर याद है तो मैं आप लोग को दिखाता हूँ कहाँ मैंने आप लोग को बताया था। इनफैक्ट मैं कंट्रोल F कर सकता हूँ स्कैनर के लिए और मैंने आप लोग को दिखाया था स्कैनर लिख के मैंने system.in लिखा था और scan.nextInt करा था। तो मैं इस बार क्या करूँगा, scan.next फ्लोट करूँगा। तो system.in में लिखूँगा इसके अंदर और यहाँ पर क्या लिखूँगा, मैं यहाँ पर लिखूँगा कि scan.next फ्लोट जो है वो मैं क्या करूँगा, उसको नंबर 1 के बराबर कर दूँगा। मैं कहूँगा जी नंबर 1 जो है वो scanner.next फ्लोट हो जाएगा, ठीक है। और सिमिलरली मैं क्या करूँगा, ये काम वापस से करूँगा और यही काम मैं क्या करूँगा, एक scan2 बना लूँगा और ये काम मैं scan2 के साथ करूँगा और नंबर 2 के साथ करूँगा। कंट्रोल S से इसको सेव कर लेता हूँ और अभी इसको मैं क्या करूँगा, एक साउट लगा के सिंपली नंबर 1 लिखूँगा, number_1 और number_2 लिखूँगा और इसको रन करूँगा और ये देखूँगा कि जी अभी तक जो लिखा है मैंने उसमें कोई गड़बड़ तो नहीं है। ऐसा करने से होता क्या है कि जब भी आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर रहे हैं तब आप लोग चाहेंगे कि आप लोग कभी भी कोई एरर ना आए आपका, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 34 और 65 आ गया। तो मैंने यहाँ पर एक चीज़ और लिखनी चाहिए थी, एंटर फर्स्ट नंबर के बाद एंटर सेकेंड नंबर भी मुझे लिखना चाहिए था यहाँ पर। तो कंट्रोल X करके यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एंटर सेकेंड नंबर लिख दूंगा, एंटर सेकेंड नंबर, ठीक है। फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर और उसी के साथ साथ यहाँ पर होगा क्या कि मैंने यहाँ पर लिख दिया स्कैनर इज इक्वल टू न्यू स्कैनर, ये दोनों मैंने लिख दिए हैं और अब 2 नंबर मेरे पास यहाँ पर आ चुके हैं। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, एक स्ट्रिंग बनाऊँगा और मैं लिखूँगा स्ट्रिंग प्रॉम्प्ट इज इक्वल टू और मैं यहाँ पर लिखूँगा एंटर 0 फॉर एडिशन, 1 फॉर सब्ट्रैक्शन, 2 फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड 3 फॉर डिवीजन, ठीक है। तो मैंने सिंपली इसको कुछ इस तरह से लिख दिया है, ठीक है। अब देखो मैंने एंटर मारा तो इसने प्लस ऑटोमेटिकली लगा दिया, कॉन्कैटिनेट कर दिया स्ट्रिंग्स को।
मैंने कहा कि जी प्रॉम्प्ट को यहाँ पर यूज़र को दिखा दो, 2 नंबर है, और मैं यहाँ पर एक चीज़ और कर देता हूँ, यहाँ पर एक साउट लगा देता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ यू हैव एंटर्ड और स्पेस देता हूँ, और मैं प्रिंट एलन ना लगा के प्रिंट लगाता हूँ इस बार। और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक और साउट लगाऊंगा और यहाँ पर लिख दूंगा एंड, ठीक है, यू हैव एंटर्ड स्पेस दूंगा और नंबर 1 एंड नंबर 2, ठीक है। तो ये किया मैंने, टैब दबाया और उसके बाद मैं यहाँ पर प्रॉम्प्ट कर दूंगा, ठीक है। मैंने लिख दिया प्रॉम्प्ट और इज इक्वल टू ये लिखा, और अभी मैं क्या करूँगा, इसको ज़रा रन करके देख लेता हूँ, क्योंकि रन करके देखने से क्या होता है ना कि एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ जो मैंने किया है अभी तक वो बिल्कुल सही है। तो एंटर फर्स्ट नंबर, मान लो 7, एंटर सेकंड नंबर 8, ठीक है, यू हैव एंटर्ड 7 एंड 8। देखो मैंने जब दूसरा नंबर लिखा, यहाँ पर देखो मैंने गड़बड़ कर दिया जी, प्रिंट एलन नहीं लिखना था, प्रिंट लिखना था, तो एंड और यहाँ पर एलन लिख देता हूँ, ठीक है। वापस से इसको रन करके देखता हूँ, और मैं बार बार रन करके इसलिए देख रहा हूँ ताकि मैं श्योर हो जाऊँ कि इस पॉइंट तक मैंने जो किया है वो सही किया है। ये श्योरिटी के लिए मैं यहाँ पर बार बार जो है लिख रहा हूँ। देखो यू हैव एंटर्ड 7 एंड 3, एंटर 0 फॉर एडिशन, 1 फॉर सब्ट्रैक्शन, 2 फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड 3 फॉर डिवीजन। तो ये मैं यहाँ पर जो है इस तरह से कर सकता हूँ। अब मैं यहाँ पर एक चीज़ जो आप लोग को बताना चाहता हूँ वो ये है कि आप लोग को अलग अलग स्कैनर्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप एक ही स्कैनर से काम चला सकते हैं। मैंने एक स्कैनर बनाया, num2 मैंने लिखा यहाँ पर, और अब मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, वापस से इसी स्कैनर को यूज़ करूँगा और यहाँ पर लिखूँगा int input इज़ इक्वल टू और मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लिख दूँगा स्कैन डॉट नेक्स्ट इंट, ठीक है। और यहाँ पर फिर मैं एक स्विच स्टेटमेंट लगाऊंगा और मैं यहाँ पर इनपुट को स्विच करूँगा, और स्विच के अंदर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर केस लिखूँगा सबसे पहले 0, और 0 केस में मैं क्या करूँगा, लिखूँगा साउट एडिंग दीज नंबर्स, और एक डिफ़ॉल्ट केस भी लगा देता हूँ। और डिफ़ॉल्ट केस मेरा क्या रहेगा, डिफ़ॉल्ट रहेगा इनवैलिड इनपुट। अगर कोई भी इनपुट मैच नहीं करेगा तो मैं कह दूंगा जी इनवैलिड इनपुट। तो मैंने क्या किया यहाँ पर, मैंने अपने पुराने ही स्कैन को यूज़ करके अपनी एक ही स्कैनर क्लास का एक इंस्टेंस बनाया, और मैंने क्या किया, 4 डाला, 5 डाला, और उसके बाद मैं 0 डालूंगा तो देखो कह रहा है एडिंग दीज नंबर्स, और इनवैलिड इनपुट तो इसलिए बोल रहा है क्योंकि ब्रेक नहीं लगाया। तो अगर आपने ध्यान से सुना था जब मैंने बताया था इसके बारे में, केस के बारे में, स्विच केस के बारे में, तब आप लोग समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पर इनवैलिड इनपुट भी क्यों आया इसके साथ, ठीक है। केस 0 किया और उसके बाद केस 1 करूँगा, और उसके बाद 1 के बाद क्या है, 2 और 3 है, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, इसको कंट्रोल डी कर देता हूँ। इनफैक्ट मैं यहाँ से करूँगा इसको ऐसे, यहाँ से ऐसे सेलेक्ट करके कंट्रोल डी, फिर कंट्रोल डी, फिर एक और कंट्रोल डी कर दूँगा, ठीक है। इससे क्या होगा, ऐसा करने से कुछ खास नहीं होगा, बस होगा ये कि क्या होगा कि मैं 1 के बाद 2 के बाद 3 के बाद 4 ऐसे लिख सकता हूँ। तो मैंने लगता है ज़्यादा लगा दिए, 2 और 3 मुझे लिखना था सिर्फ, मैंने 4 भी लगा दिया। तो एक काम करूँगा, इसको मिटा दूँगा मैं, केस 3 तक बस मुझे चाहिए, और 0 के बाद यहाँ पर मुझे एक टैब भी देना है, तो मैं इसको सेलेक्ट करके टैब दे दूँगा। केस 1 लिखा मैंने, 0 लिखा, 2 लिखा और 3 लिखा, और फिर उसके बाद मैंने एक अपना डिफ़ॉल्ट केस भी लिखा है जिसमें मैंने क्या किया है, मैंने कहा है इनवैलिड इनपुट, एज सिंपल एज दैट। और कुछ इस तरह मैं स्पेसेस दे दूंगा, एडिंग दीज नंबर्स, और उसके बाद सबट्रैक्टिंग दीज नंबर्स, और उसके बाद यहाँ पर लिख दूंगा मल्टीप्लाइंग दीज नंबर्स, और उसके बाद डिवाइडिंग दीज नंबर्स, ठीक है। तो जब एडिंग दीज नंबर्स होगा और यहाँ पर एक साउट लगाऊंगा और यहाँ पर लिखूंगा द वैल्यू ऑफ num1 द रिजल्ट इज लिख देता हूँ, और यहाँ पर प्रिंट एलन नहीं लगाऊंगा क्योंकि मुझे न्यू लाइन नहीं चाहिए, ठीक है। और मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, यहाँ मुझे न्यू लाइन चाहिए, प्रिंट एलन लिखूंगा, और यहाँ पर मैं लिख दूंगा क्या, मैं यहाँ पर लिख दूंगा नंबर 1 प्लस नंबर 2, ठीक है। यहाँ पर मैं सिमिलरली इसको कॉपी करूँगा और उसके बाद द रिज़ल्ट इज़ ये लिख दूँगा,
द रिजल्ट इज़ ये करूँगा। अभी मैं इनको चेंज करूँगा प्रॉपर ऑपरेटर्स में। द रिजल्ट इज़ यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो माइनस लिख दूंगा, और यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो स्टार लगा दूंगा यहाँ पर, और यहाँ पर डिवाइड कर रहा हूँ तो यहाँ पर क्या लगा दूंगा, स्लैश लगा दूंगा। कंट्रोल एस से इसको सेव करूँगा और इसको रन करूँगा, और जैसे ही इसको रन करूँगा ये सबसे पहले क्या करेगा, यहाँ पर आएगा, मुझे बोलेगा कि आप एंटर कर दो 2 नंबर। ठीक है, पहले नंबर पूछेगा, मैं एंटर करूँगा फ्लोट, दूसरा नंबर पूछेगा, फिर से एक फ्लोट एंटर करूँगा। तो देखो मैं यहाँ पर 5 कर रहा हूँ और 8 कर रहा हूँ, और देखो 5 और 8 कह रहा है, आपने प्रिंट किया। मैं 0 दबाऊँगा एडिशन के लिए, तो ये कह रहा है एडिंग दीज नंबर्स, रिजल्ट इज़ 13। और अगर मैं सब्ट्रैक्ट या डिवाइड करना चाहता हूँ तो वो भी मैं कर सकता हूँ। अगर मैं वापस से इसको रीरन करूँगा तब क्या होगा, ये मुझे वापस से पूछा 7 और 0 कर दूँगा, और अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा, तो मैं 2 दबाऊँगा, तो देखो मल्टीप्लाइंग दीज नंबर रिजल्ट इज़ 0, क्योंकि 7 मल्टीप्लाई बाय 0 0 होता है। तो हमने एक यहाँ पर सिंपल सा कैलकुलेटर बना लिया अपनी जावा की इस अंडरस्टैंडिंग को लेकर। ये सारा का सारा कोड जो है वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आपको ये कोड जो है मिल जाना है, उसकी टेंशन आप बिल्कुल मत लेना। तो ये था हमारा जावा एक वीडियो में मैंने समरी आप लोग को आशा करता हूँ अच्छी दे दी, आप लोग को पूरा अच्छे से समझा दिया कि जावा क्या होता है, किस तरह आप यूज़ कर सकते हैं। और जावा की जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वाला पार्ट है वो मैं जावा के कोर्स से लेकर आऊँगा। तो मैंने आप लोगों को यहाँ पर जावा का बेसिक पूरा दे दिया है, आशा करता हूँ समझ में आएगा। मैं जल्दी जावा का कोर्स स्टार्ट करने वाला हूँ, तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लेना, और आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा जल्दी ही कि जावा का कोर्स इस चैनल पर आ गया है। सो अभी के लिए गाइस इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।